हेलो एंड वेलकम टू द मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स, जो कि मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और उन करियर स्विचर्स के लिए हु वांट टू मास्टर मशीन लर्निंग जस्ट टू स्टैंड आउट इन टुडेज जॉब मार्केट। इस कोर्स में आपको इसेंशियल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, उसके कोर कंसेप्ट, किस तरीके से आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हो यूजिंग पाइथन, कहाँ यूज़ कर सकते हो, व्हाट आर दियर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अनलाइक अदर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, इसमें आपको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। हम सिर्फ एल्गोरिदम से बात करेंगे, उसकी वर्किंग पे बात करेंगे और उसको किस तरीके से हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के टाइम में हायरिंग मैनेजर्स डोंट केयर अबाउट कि आपको कितनी मैथमेटिक्स आती है मशीन लर्निंग मॉडल्स की। दे जस्ट वांट अ पर्सन हु कैन बिल्ड मॉडल दैट कैन सॉल्व अ रियल बिजनेस प्रॉब्लम, दैट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो अगर आप फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, करियर स्विच करना चाहते हो, then machine learning is no longer optional nowadays. Most of the companies are now demanding machine learning for a data analyst person. तो अगर आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या फिर किसी भी ऐसे फील्ड की तैयारी कर रहे हो जिसमें मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इस कोर्स को आप डेफिनेटली कंप्लीट कीजिए, बिकॉज इन दिस कोर्स यू विल फाइंड एवरीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। किस तरीके से आप मशीन लर्निंग को कनेक्ट कर सकते हो रियल टाइम में, जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट जानने होंगे, लॉजिक समझना होगा कि किस तरीके से मॉडल अप्लाई किया जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन, ये भी इसमें कवर्ड है। इस कोर्स का सिर्फ एक ही प्री रिक्विजिट है कि आपको स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक एल्गोरिदम, उसमें भले ही मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे हैं, बट कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स के ही ऊपर बना है। तो स्टैटिस्टिक्स अगर आप पहले कंप्लीट कर लो तो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स की भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ पे मैंने कंप्लीट जितना स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही मैंने बताया है फॉर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, तो आप उसको चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या होता है? सपोज कीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसको आपको बताना है कि एप्पल और ऑरेंज में क्या डिफरेंस है। ओके, तो सपोज आपके पास एप्पल है और ऑरेंज है, और आपको बताना है कि वो इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि ये जो चीज़ है वो एप्पल है, ये जो चीज़ है वो ऑरेंज है। तो आप क्या बताओगे कि एप्पल का जो कलर होता है, जब आप उसको दिखाओगे तो वो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा कि जो कलर है वो है रेड। ओके, और सरफेस कैसा है उसका? स्मूथ है। और वहीं ऑरेंज का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर का, एंड उसका सरफेस क्या है? थोड़ा सा रफ है एज़ कम्पेयर टू एप्पल। ओके, तो ये वो ऑब्जर्वेशन देख रहा है कि ऑरेंज अगर है तो वो ऑरेंज कलर का है, रफ सरफेस है, एप्पल है तो उसका स्मूथ सरफेस है, उसका कलर रेड है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है? एक डेटा हो जाता है। ओके, दीज आर नथिंग बट द डेटा एंड दीज आर कैटेगरीज। वो जो बच्चा है वो इस डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है कि ये जो चीज़ है वो एप्पल है या फिर ऑरेंज। सेम मशीन लर्निंग भी ऐसे ही वर्क करता है। मशीन लर्निंग में हम डेटा फीड करते हैं, मशीन लर्निंग में मॉडल होता है, जैसे बच्चा है वैसे एक मॉडल होता है जिसमें हम डेटा फीड करते हैं और उसके बेसिस पे वो हमें प्रिडिक्शन देता है। तो मशीन लर्निंग का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर मशीन को समझाना, उसको लर्न कराना डेटा के साथ। उस ML is a branch of artificial intelligence. It is a branch of artificial intelligence where machine learns from data विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम? क्योंकि यहाँ पे हम सेट ऑफ रूल्स नहीं बता रहे हैं मशीन को, यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल डेटा बता रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो पैटर्न्स खुद से फाइंड करेगा और समझेगा कि अच्छा अगर ये पैटर्न है तो ये प्रिडिक्शन मुझे देना है, ये पैटर्न है तो वो प्रिडिक्शन हमें देना है। ओके, हम यहाँ पे रूल्स नहीं डिफाइन कर रहे हैं। पहले की बात क्या थी? पहले सेट ऑफ रूल्स हुआ करते थे, सेट ऑफ रूल्स लाइक इफ़ color equals to red, then object is apple, and if color is orange, then object is orange. तो ये क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स है। अब अगर आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स आ जाएं तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो सिर्फ एक फीचर के लिए। आपके पास सरफेस भी है तो अगेन दो आपकी कंडीशन और बन जाएंगे सरफेस वाले। ओके, इफ़ कलर इज़ रेड एंड सरफेस इक्वल्स टू स्मूथ देन इट इज़ एप्पल।
तो ये जो कंडीशंस हैं, ये सेट ऑफ रूल्स हैं। तो पहले जो एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किया जाता था मशीन को ताकि वो प्रिडिक्ट कर पाए कि अगर ऐसा सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है तो हमारे पास ये प्रिडिक्शन आएगा। बट विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन इज़ नाउ एबल टू लर्न इटसेल्फ फ्रॉम द डेटा। ये सपोज AI का फील्ड है, ओके, दिस इज़ AI का ही सबसेट होता है, इट्स अ ब्रांच ऑफ ML इज़ द ब्रांच ऑफ AI, तो इट्स अ सबसेट ऑफ AI, ओके। सो दिस इज़ व्हाट ML, और ML का पार्ट होता है डीप लर्निंग, एंड ML का पार्ट होता है डीप लर्निंग, और इसी का पार्ट होता है जनरेटिव AI, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बूमिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, ओके। तो यहाँ पे आ जाता है आपका जेन AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ह्यूमन जैसे सोचता है, सेम हम मशीन लर्निंग को प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे वो ह्यूमन जैसे डिसीजंस ले सकता है, ह्यूमन जैसे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, वैसे ही हम मशीन को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन के बिहेवियर की तरह मैच कर पाए। सो दैट इज़ वेयर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम। तो आपने डीप लर्निंग के बारे में भी सुना होगा। मशीन लर्निंग में हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, डीप लर्निंग थोड़ा एडवांस हो जाता है टॉपिक। डीप लर्निंग में हम एडवांस एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिसमें आ जाता है आपका न्यूरल नेटवर्क। मशीन लर्निंग मेनली हम, अगर हमारे पास स्मॉल डेटा है तो यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन परफॉर्म कराने के लिए, बट अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग, ओके। इन द केस ऑफ लार्ज डेटा वी विल यूज़ द डीप लर्निंग। क्यों हम मशीन लर्निंग स्मॉल डेटा के केस में यूज़ करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग जो मॉडल्स हैं उनको फीचर इंजीनियरिंग रिक्वायर होती है, बट डीप लर्निंग के लिए फीचर इंजीनियरिंग तो रिक्वायर्ड है ही, बट अगर कुछ फीचर ऐसे हैं जो बिग डेटा में से नहीं निकल पाए, देन इट ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट्स फीचर्स फ्रॉम द बिग डेटा। सो हाउ अ मशीन लर्निंग वर्क्स, जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ कि मशीन लर्निंग क्या करता है, इट लर्न्स फ्रॉम डेटा, एंड क्या लर्न करता है, ये आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, अनकवर द ट्रेंड्स, एंड लास्टली बेस्ड ऑन दीज टू इट विल मेक द डिसीजन। और डिसीजन किस फॉर्म में हमें मिलता है, प्रिडिक्शंस की फॉर्म में। तो अगर किसी डेटा के बेसिस पे आपको कुछ प्रिडिक्ट करवाना है तो वहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ आती है। दैट इज़ वाई मशीन लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। मशीन लर्निंग में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, बट मशीन लर्निंग मेनली मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में होता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स ये तो हम आगे देखेंगे, बट उसको कैसे चूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ डेटा पे, बिजनेस प्रॉब्लम पे, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर, और डिजायर्ड आउटकम पे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो फर्स्ट टाइप क्या है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, एंड द लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट। ये 3 तरीके के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स प्रेजेंट हैं। सुपरवाइज्ड क्या होता है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं ओनली लेबल्ड डेटा पे, लेबल्ड डेटा। अगर ये आपके पास जो आपको प्रिडिक्ट करवाना है वो आपको पता है, आपके डेटा में अवेलेबल है, तो आप जो एल्गोरिदम्स यूज़ करोगे वो होगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अगर आपको डेटा पता है बट आपको क्या प्रिडिक्ट करना है उसमें से, अगर आपको पैटर्न समझना है, अगर आपको क्लस्टर करना है, तो वहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग यूज़ होता है, अगर आपके पास अनलेबल डेटा हो तो। और रीइंफोर्समेंट इन दोनों से ही डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जो एजेंट होता है, जो मॉडल होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में से वो एक्सपीरियंस करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है और लर्न करता है। सो इट लर्न फ्रॉम फीडबैक, उसके बेसिस पे मॉडल ट्रेन होता जाता है कि उसको नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, क्या उसके पुराने स्टेप से उसको रिवॉर्ड मिला है या फिर पेनल्टी मिली है, उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट डिसीजन अपने आप से लेता है। सो इस कंप्लीट कोर्स में हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल 2 तरीके के आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज रिग्रेशन एंड नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग, ओके, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ऑलरेडी लेबल्ड नहीं है, हमें क्लस्टर्स के बेसिस पे उसकी लेबलिंग करनी होगी। या फिर एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन में भी क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा है हमें नहीं पता कि उसमें से क्या एनॉमलीज है, बट मॉडल फाइंड कर सकता है, ओके। तो वहाँ पे भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, अनसुपरवाइज मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स ऐसे एल्गोरिदम हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल को,
ओके। तो अगर कंटिन्यूस वेरिएबल को हमें प्रिडिक्ट करना है तो हम रिग्रेशन मॉडल्स का यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस वैल्यूज़। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, क्लासिफाई करना। तो कैटेगरीज का अगर हमारे पास प्रिडिक्शन निकालना हो तो वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। सो दिस इज मेनली फॉर कैटेगोरिकल प्रिडिक्शंस, कैटेगोरिकल प्रिडिक्शन। क्लस्टरिंग क्या करता है, इट ग्रुप्स द सिमिलर डेटा। अब हमारे पास जब अनलेबल्ड डेटा होता है तो हमें नहीं पता कि उसमें से क्या सिमिलैरिटी है, किस तरीके से क्लस्टर बन रहा है, कौन से ऐसे डेटा हैं जो एक तरीके के हैं, ओके। तो वहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइन करने, तो वहाँ पे हमारे पास कैटेगरी नहीं है, बट क्लस्टरिंग की हेल्प से हम सिमिलर डेटा को ग्रुप कर सकते हैं और एक क्लस्टर बना सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द डेटा हम उसका कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। एनॉमली डिटेक्शन, इट डिटेक्ट्स द एनॉमली, इट डिटेक्ट्स द एनॉमली प्रेजेंट इन द डेटा। एनॉमली मतलब जो भी नॉर्मल बिहेवियर से अलग हट के कोई बिहेव कर रहा हो, कोई नॉर्मल बिहेवियर को शो ना कर रहा हो, वो हो जाता है एनॉमली, और या फिर आप कह सकते हो आउटलायर। तो आउटलायर डिटेक्शन या फिर एनॉमली डिटेक्शन में भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो जो हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं इसका यूज़ हर जगह होता है, चाहे आप नेटफ्लिक्स देख लो, चाहे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट देख लो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड किया जा रहा है वहाँ पे भी मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है, वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है। रिकमेंडेशन सिस्टम भी मशीन लर्निंग के बेसिस पे ही बनाया जाता है। पहला तो एप्लीकेशन हो गया रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि आपके मेल में एक स्पैम करके फोल्डर होता है। अभी कैसे पता गूगल को कि जो मेल आ रहा है वो स्पैम है या फिर नहीं, तो ईमेल्स के टेक्स्ट के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करता है कि ये जो ईमेल है ये एक स्पैम ईमेल है या फिर करेक्ट ईमेल है, तो उसके बेसिस पे वो स्पैम क्लासिफाई करता है, स्पैम क्लासिफिकेशन। इट्स ऑल्सो एन अनदर वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। कंपनीज को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और किस कस्टमर को टारगेट करना है, ये कैसे वो फाइंड करते हैं, ये भी मशीन लर्निंग की हेल्प से वो सेगमेंट करते हैं कस्टमर्स को। जो सेम बिहेवियर के कस्टमर होते हैं उनको एक साथ क्लस्टर करके उनको सेगमेंट करते हैं और उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट उस तरीके से लॉन्च करते हैं। सो कंपनीज यूज डेमोग्राफिक data to segment customers. तो customer segmentation is another a type of clustering algorithm. Next, बैंक यूज़ करती machine learning algorithms. बैंक uses ML to approve or deny loans. अब वो ऐसे मॉडल्स लगाती हैं कि जो कस्टमर का बिहेवियर है, पास्ट बिहेवियर, उसके बेसिस पे वो देखती है कि इसको लोन देना है या फिर नहीं, टू अप्रूव और डिनाई लोन्स। मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है तभी वो डिटेक्ट कर पाता है कि पर्टिकुलर पर्सन बेस्ड ऑन द वट एवर टेस्ट ही हैज़ डन उसके बेसिस पे उसको क्या प्रॉब्लम है, ओके। बट अगर कोई न्यू है या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा माइन्यूट चेंजेस है हेल्थ में और उसके बेसिस पे डिटेक्ट करना है तो वो एक मॉडल ही ज़्यादा अच्छे से कर पाता है कि वो उस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर नहीं। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग का यूज़ आप हर जगह देख सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डेटा फील्ड। तो नेक्स्ट लेट्स सी कि मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल क्या होती है। मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है, ओके। प्रॉब्लम हम डिफाइन करते हैं, देन प्रॉब्लम के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सिंपल डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन के बाद हम डेटा प्रिपेयर करते हैं। जैसा हमें डेटा एक्चुअल में चाहिए वैसा हम एक डेटा लेके आते हैं फ्रॉम द रॉ डेटा, तो हम डेटा प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे आ जाता है आपका मशीन लर्निंग मॉडलिंग। सो एमएल मॉडलिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और लास्ट में जो भी मशीन लर्निंग मॉडल हमारा बना है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। सो एमएल मॉडल डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय क्यों करते हैं, ताकि जो हमने ट्रेन किया है मॉडल को उसको हम रियल टाइम में यूज़ कर सकें, उसको हम रियल टाइम में किसी भी एप्लीकेशन के साथ या फिर सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ कर सकें। तो ये होता है एक एमएल लाइफ साइकिल, ओके। बट मशीन लर्निंग मॉडलिंग के अंदर क्या क्या होता है चलिए ये देखते हैं। अब ये मेन स्टेप है, इसके अंदर क्या क्या परफॉर्म होता है। सो एमएल का जो पाइपलाइन होता है वो हम देखते हैं, एमएल पाइपलाइन ये इस फेज़ के अंदर आ जाता है। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है एक एमएल प्रोजेक्ट का। और एमएल पाइपलाइन के अंदर क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करते हैं डेटा, ओके।
डेटा प्रिपेयर करने के बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। सो जो भी हमारे पास एक कंप्लीट क्लीन डेटा आया उसमें हम डेटा प्री प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम कम्प्लीटली जो भी फीचर्स हैं उस पर वर्क करते हैं। कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे मॉडल को अच्छे से ट्रेन होने में हेल्प करेंगे, एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करेंगे, कौन से इररेलेवेंट फीचर्स हैं उसको रिमूव करना, सेलेक्ट करना बेस्ट फीचर्स को चेंज, फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना, स्केल करना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में। सेकंड आ जाता है जब आपके पास एक कंप्लीट फीचर, एक कंप्लीट सेट ऑफ फीचर आ गया जो बेस्ट है आपके प्रिडिक्शन के लिए, उसके बाद हम करते हैं ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। यस, ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट क्यों कर रहे हैं कि हम जो भी कंप्लीट डेटा है, सपोज आपके पास 100 रिकॉर्ड है, जस्ट अज्यूम 100 रिकॉर्ड है, उसमें से मैंने 75 जो रिकॉर्ड है उसको रख लिया कि मैं मॉडल को इस 75 रिकॉर्ड से ही ट्रेन करूँगा। लेकिन अब मॉडल को ये भी तो चेक करना होगा कि जो मॉडल प्रिडिक्शन देगा क्या वो सही है नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? रियल टाइम में हमारे पास तुरंत न्यू डेटा नहीं आता है, तो हम एक्चुअल जो डेटा रहता है उसी में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं जिस पे हम मॉडल को ट्रेन नहीं करते, सिर्फ टेस्ट के लिए रखते हैं। ओके, तो सपोज आपके पास ये 100 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, 100 रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा हैं। तो आपने क्या किया, इसमें से 75% जो 75 रिकॉर्ड्स हैं उसको एज अ ट्रेन डेटा ले लिया जिस पे आप मॉडल ट्रेन करोगे, और जो 25 रिकॉर्ड्स हैं उस पे आप मॉडल की टेस्टिंग करोगे, मॉडल को इवेलुएट करोगे कि जो मेरा मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, क्या वो 90% एक्यूरेट है कि नहीं प्रेडिक्शन देने में, क्या वो 95% एक्यूरेट है, क्या वो 60% एक्यूरेट है, क्या मेरा मॉडल अंडर फिट है, ओवर फिट है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करते हैं बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा। जब हमारा ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट हो जाता है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं। ओके, मॉडल ट्रेन करते हैं। तो मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल लर्न कर लिया फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ओके, ऑन ट्रेनिंग डेटा। अब जो हमारे पास ट्रेन्ड मॉडल आया है उसको हम इवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन द टेस्टिंग डेटा। सो मॉडल टेस्टिंग और इवेलुएशन। अब सपोज आपका जो मॉडल था वो आपका सिर्फ 70% एक्यूरेट है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो जो प्रेडिक्शन देगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सारे जितने भी फेज़ हैं सबको हम डिटेल वे में देखने वाले हैं कि क्या क्या एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं इन सब फेजेस में। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो यहाँ पे जो भी मॉडल का पैरामीटर होता है उसको हम ट्यून करते हैं यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन, ग्रिड सर्च या फिर डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके पैरामीटर्स को चेंज करके देखते हैं कि कैसे हमारा मॉडल और अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है। और जब हमारे पास एक बेस्ट फिट मॉडल आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है बेस्ट फिट मॉडल जो आ जाता है उसको हम सेव करते हैं। ओके, और जो सेव्ड मॉडल है उसको हम डिप्लॉय करते हैं। सेव्ड मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, जो कि था हमारा ML लाइफ साइकिल में लास्ट फेज, दिस वन। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द मशीन लर्निंग पाइपलाइन, और यही सारे स्टेप्स हम डिटेल्ड में देखने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स में। सो ये जो सेव्ड मॉडल है हम इसको सेव क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हमारे पास न्यू डेटा आए, ओके, तो उसके बेसिस पे हमने उसको ML मॉडल में डाला, न्यू डेटा को हमने ML मॉडल में डाला, और ये जो न्यू डेटा है ये इस फेज से निकल के आता है, फीचर इंजीनियरिंग के फेज से निकल के आता है, उस फॉर्म में आता है जिसमें हमें मॉडल को देना होता है। तो न्यू डेटा आया, हमने फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप से इसको लेके आया है, एंड फिर जो सेव्ड मॉडल है उसको पास किया, तो हमें एक प्रिडिक्शन मॉडल देता है, तो वो प्रिडिक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। ये होता है कंप्लीट मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल एंड पाइपलाइन। सो लेट्स अंडरस्टैंड फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आपको मशीन लर्निंग मॉडल फिट करना है, या फिर एडवांस में अगर डीप लर्निंग मॉडल भी फिट करना है तो भी फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें एक मॉडल की, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, कोई भी मॉडल, इसमें हम क्या सेंड करते हैं, इसमें हम क्या इनपुट करते हैं, फीचर्स को इनपुट करते हैं। ओके, इसमें हम फीचर्स को इनपुट करते हैं और ये हमें क्या रिटर्न में देता है, प्रिडिक्शन देता है। ओके,
प्रिडिक्शन देता है, या फिर आप टारगेट वेरिएबल कह लो, टारगेट वेरिएबल, ओके, टारगेट देता है। तो ये जो फीचर्स हैं, अगर हम इन फीचर्स को सही से सेलेक्ट नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट फीचर्स को नहीं भेजेंगे मॉडल के अंदर, तो जो हमारा प्रिडिक्शन होगा, जो हमारा एक्यूरेसी होगा, वो हमें सही नहीं मिलेगा। या तो हमें ओवरफिट मॉडल मिल जाएगा, या तो हमें अंडरफिट मॉडल मिल जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम मॉडल के अंदर गार्बेज फीचर भेजेंगे, गार्बेज फीचर, इररेलेवेंट फीचर, तो हमें इररेलेवेंट प्रिडिक्शन ही मिलता है। ओके, जैसा आपने सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आप डालोगे मॉडल के अंदर वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। इसी के लिए फीचर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीचर इंजीनियरिंग में हम ऐसे अप्रोप्रिएट फीचर्स को फॉर्मुलेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जो कि मॉडल में हम भेजें और हमारा जो प्रिडिक्शन है, एक्यूरेसी है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। तो सपोज आपके पास एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा में आपने कोई भी फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म नहीं की, आपने मॉडल में डाला, ओके, आपने मॉडल में डाला इसमें, और आपको जो एक्यूरेसी मिली है, सपोज़ आपको एक्यूरेसी मिली 60%, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल हो रहा है अंडर फिट, ओके। या फिर सेकंड केस में ये तो हो गया अगर आपके पास बहुत कम फीचर्स हैं, ओके, टू फ्यू फीचर्स। एक और केस हो सकता है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे फीचर्स हों, रॉ डेटा के अंदर ही बहुत सारे फीचर्स हों, टू मेनी फीचर्स, आपने मॉडल के अंदर भेजा, एक्यूरेसी कितनी मिली आपको, इतने सारे फीचर को भेज दिया, तो अब वो मॉडल इतना ज़्यादा ट्रेन हो गया, सपोज 98% ट्रेन हो गया, ओके, तो इस केस में वो हो गया ओवरफिट, क्योंकि अनसीन डेटा पे उसने वेल परफॉर्म नहीं किया, अनसीन डेटा पे उसने प्रिडिक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, काफ़ी कम उसकी एक्यूरेसी रही, तो उस केस में हो जाता है ओवरफिट डेटा। तो व्हाट इज़ फीचर इंजीनियरिंग? फीचर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस of formulating the appropriate features, appropriate or right features given raw data, given the raw data, model and the task you are performing, and the task you are performing। तो इन तीनों के बेसिस पे ही हम फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं, and that you are performing। ML वर्कफ्लो की हमने बात की थी। ML वर्कफ्लो में हमने क्या देखा था, कंप्लीट जो हमारा पाइपलाइन था ML वर्कफ्लो का, उसमें क्या क्या था, सबसे पहले तो आ जाता है रॉ डेटा, देन उसमें से फीचर आ जाता है, मॉडलिंग, दिस इज मशीन लर्निंग मॉडलिंग और डीप लर्निंग मॉडलिंग, एंड देन इनसाइट्स। तो रॉ डेटा आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाता है, सपोज आपके पास डिफरेंट डेटा बेस हैं, ओके, दिस इज सोर्स 1, दिस इज सोर्स 2 एंड दिस इज सोर्स 3, ऐसे ही आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, उससे आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया, ओके, रॉ डेटा कलेक्ट किया, एंड देन ये जो फीचर्स में इसको कन्वर्ट करना होता है, एक रॉ डेटा होता है, एक फीचर होता है, फीचर में ये जो स्टेप है, इन स्टेप में जहाँ पे हम रॉ डेटा को फीचर्स में कन्वर्ट करते हैं, यही स्टेप में आ जाता है आपका फीचर इंजीनियरिंग, इसी स्टेप में आपका आ जाता है फीचर इंजीनियरिंग। तो ये जो फीचर इंजीनियरिंग से हमें फीचर्स मिलता है, इसको हम मॉडल को फिट करते हैं और उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, प्रेडिक्शंस, ये सब निकालते हैं। हमने बात तो कर ली कि फीचर इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, वाई इज़ फीचर इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला कि अगर आपका इररेलेवेंट फीचर होगा तो आपका मॉडल भी परफॉर्म सही से नहीं करेगा, बहुत सारे फीचर होंगे तो भी आपका मॉडल सही से परफॉर्म नहीं करेगा। सो टू मेनी फीचर और too few features results in overfit or underfit model, that is why feature engineering is important। underfit model, ये तो एक केस हो गया। next, some models like KNN, SVM etc need the features of the same unit। सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ, सेम स्केल, ओके, सेम यूनिट और सेम स्केल कह लीजिए। तो अगर आपके डेटा में डिफरेंट स्केल के फीचर्स प्रेजेंट है तो उनको एक स्केल पे लाना होता है, ताकि इस टाइप के जो मॉडल्स है वो और बेटर परफॉर्म कर सकें और बायसनेस को रिमूव कर सकें। मॉडल्स डू नॉट अंडरस्टैंड कैटेगोरिकल डेटा,
अगर आपके फीचर में अगर आपके डेटा में कैटेगोरिकल डेटा प्रेजेंट है, ओके, कैटेगोरिकल डेटा प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी मॉडल समझ नहीं पाता है उसको, कैटेगरीज को मॉडल नहीं समझता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही समझता है। तो ऐसी कैटेगरीज को इनकोड करना पड़ता है, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये भी किसका पार्ट है? फीचर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीचर्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीचर्स that represent something important to outcome। अगर कोई ऐसा फीचर है जो 2-3 फीचर को मिला के आप एक नया फीचर बना सकते हो जो कि और ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर द आउटकम, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द टारगेट वेरिएबल, देन जो नए फीचर बनाने के प्रोसेस है वो भी फीचर इंजीनियरिंग के ही अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, ओके, इस पे आपको रिग्रेशन मॉडल फिट करना है। अब आपके फीचर में क्या क्या प्रेजेंट है? सपोज आपके फीचर में प्रेजेंट है प्रोडक्ट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी हैं और कितना प्राइस है उसका, ओके। तो उसका यहाँ पे इन दोनों के बेसिस पे, ये जो दोनों फीचर हैं इसके बेसिस पे आप रिवेन्यू या फिर सेल करके एक फ़ीचर कैलकुलेट कर सकते हो, सेल या फिर रिवेन्यू करके एक फ़ीचर कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, ओके। तो यहाँ पे एक न्यू फीचर जनरेट हो गया, दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे अगर हम सेल्स प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा सेल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा हमें क्वांटिटी अपने स्टॉक में रखना है। इसी तरीके से न्यू फीचर्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैटेगोरिकल फीचर्स को नहीं समझता है मॉडल, तो उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। प्लस अगर डिफरेंट स्केल पे है आपका मॉडल, तो उसको एक सेम स्केल पे लाना ज़रूरी है, ओके। एंड अगर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं तो उसमें से सिर्फ रेलिवेंट फीचर्स को सेलेक्ट करना भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए आप फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हो। तो फीचर इंजीनियरिंग में 3 स्टेप आ जाते हैं, फीचर इंजीनियरिंग में 3 स्टेप आते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में पहला तो स्टेप हो जाता है डेटा क्लीनिंग, ओके। डेटा क्लीनिंग हम नहीं पढ़ेंगे। डेटा क्लीनिंग में आपका सिंपल हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ आता है, जो कि नॉर्मली सबको पता होगा। इम्प्यूटेशन की वजह से, इम्प्यूटेशन की हेल्प से आप मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ एंड हैंडलिंग आउटलायर्स, हैंडलिंग इनकन्सिस्टेंसीज। तो ये 3 तरीके के ऐसे क्लीनिंग है जो आपको परफॉर्म करना होता है फर्स्ट स्टेज में इन द फीचर इंजीनियरिंग। सेकेंड में आपका आ जाता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सेकेंड में आपका आ जाएगा फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इन सारे स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन से हम शुरू करेंगे, ओके। सेकेंड आपका फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, देन आपका आ जाता है फीचर एक्सट्रैक्शन। जैसा हमने बात किया नए फीचर को क्रिएट करना, वो हो जाएगा फीचर एक्सट्रैक्शन। एंड फोर्थ आपका हो जाता है फीचर सेलेक्शन। तो फीचर इंजीनियरिंग में ये 3 मेन आ जाते हैं, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्शन एंड सेलेक्शन। तो इन तीनों पे हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सबसे पहले आ जाता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली आपका आ जाता है फीचर इनकोडिंग, जहाँ पे हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। और आ जाता है आपका फीचर स्केलिंग, ओके। और डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाते हैं, जैसे कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो एग्जैक्टली हम फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं? वी कन्वर्ट रॉ डेटा, completely raw data into a format that a machine learning can understand। तो जो अवेलेबल फीचर्स हैं उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके हम एक ऐसे फॉर्मेट में लेके आते हैं जिससे मशीन लर्निंग मॉडल उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फीचर इनकोडिंग की। फीचर इनकोडिंग में कैटेगोरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, कैटेगोरिकल जो फीचर्स होते हैं, उनको हम सिंपली न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, ओके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मॉडल सिर्फ नंबर्स को ही समझता है, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे, कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिकल। तो इसके लिए हम कैटेगरीज़ को इनकोड करते हैं। तो डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स होती हैं जिनका हम यूज़ करके कैटेगोरिकल डेटा को
कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक कॉलम है जेंडर, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 वैल्यूज़ मेल और फीमेल। तो ये तो मॉडल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने इनकोडिंग लगाया और इसको बना दिया 0 और 1। तो अब मॉडल को अगर जब 0 मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि ये मेल के लिए है, और 1 मिलेगा तो वो समझ जाएगा फीमेल के लिए है। ओके, तो इस तरीके से एनकोडिंग वर्क करती है। अब डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है लेबल इनकोडिंग। ये ऐसे कैटेगोरिकल डेटा पे हम वर्क करते हैं जो कि होते हैं ऑर्डिनल। ओके, ऑर्डिनल डेटा। अगर अभी तक आपने मेरा स्टैटिस्टिक्स का वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ाया है, तो ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, नॉमिनल डेटा क्या होता है, सब पता चल जाएगा। ओके, तो ऑर्डिनल डेटा पे ये वर्क करता है। और ऑर्डिनल डेटा क्या होते हैं, ऐसे कैटेगरीज जिनका एक ऑर्डर हो, जिनका एक रैंक हो। ओके, सो इन दिस इनकोडिंग इट इंटरप्रेट कैटेगरीज as ordered integers, as ordered integers। सपोज आपके पास कोई एजुकेशन करके कॉलम है डेटा में। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा, सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, फिर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनका एक रैंक है कि अगर हाई स्कूल पहले आ रहा है, फिर सेकेंडरी आ रहा है, फिर आपका ग्रेजुएशन आ रहा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आ रहा है, तो वहाँ पे जो लेबल इनकोडिंग वर्क करेगी वो इस तरीके से वर्क करेगी 0, 1, 2 एंड 3। तो ये नंबर्स तो रहेंगे बट इनका एक वैल्यू, इनका एक ऑर्डर रहेगा। ये जो इंटीजर्स है इनका एक ऑर्डर रहेगा। तो उस केस में हम लेबल इनकोडिंग का यूज़ करते हैं। सेकंड जो इनकोडिंग टेक्निक है वो है वन हॉट इनकोडिंग। इन सब को हम एग्जांपल से समझेंगे, पाइथन का यूज़ करके भी देखेंगे। वन हॉट इनकोडिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा होता है। नॉमिनल डेटा के केस में हम वन हॉट इनकोडिंग करते हैं, क्योंकि नॉमिनल डेटा ऐसे डेटा हैं, ऐसे कैटेगरीज हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी जेंडर में मेल और फीमेल, मेल फीमेल पहले कौन सा आता है ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों का ही कोई ऑर्डर नहीं है। तो उस केस में हम वन हॉट इनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो वन हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, इट ट्रांसफॉर्म कैटेगरीज इनटू इंडिविजुअल binary numbers, that is 0 and 1। सो 0 और 1 का यूज़ करके ये हर एक कैटेगरी को चेंज करता है। तो अगर मेरे पास एक जेंडर करके कॉलम है जिसमें मुझे मेल, फीमेल, अगेन मेल, इस तरीके से डेटा मिलता है। ओके, और हमें वन हॉट इनकोडिंग यहाँ पे परफॉर्म करना है, ये टेक्निक लगानी इनकोड करने के लिए इन दोनों कैटेगरीज़ को। तो ये कैसे होगा, जो कैटेगरीज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। ओके, यहाँ पे जो कैटेगरीज़ हैं वो एक तरीके से कॉलम बन जाती हैं, फीचर बन जाती हैं। मेल और फीमेल करके मुझे यहाँ 2 कॉलम्स मिल जाएंगे। जितने कैटेगरीज़ होंगे उतने कॉलम्स होंगे। तो मेल के केस में यहाँ पे 1 हो जाएगा और फीमेल के केस में 0 हो जाएगा। फीमेल के केस में यहाँ पे मेल है 0, फीमेल के केस में 1, मेल के केस में मेल 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 0। तो इस तरीके से बाइनरी नंबर का यूज़ करके मॉडल समझ जाता है कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे ये मेल है, एंड जहाँ पे फीमेल में 1 है वहाँ पे ये फीमेल कैटेगरी का है। तो जितनी कैटेगरीज होगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम्स में। ओके, अगर आपके पास 4 कैटेगरीज हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी 4 कॉलम्स में। एंड सेम जो भी कैटेगरी की वैल्यू रहेगी वो उस कॉलम में 1 हो जाएगा और अदर कॉलम्स में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे किसी एक फीचर में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हो। यहाँ पे तो 2 कैटेगरीज थी तो हमने 2 कॉलम्स बना दिया। सपोज़ आपके किसी कॉलम में 20+ कैटेगरीज हैं, तो वहाँ पे वो हाई कार्डिनैलिटी डेटा हो जाता है। ओके, हाई कार्डिनैलिटी फीचर, दैट मीन्स कि वहाँ पे वहाँ पे कैटेगरीज का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, इट मीन्स मोर कैटेगरीज। तो ऐसे केस में अगर आप वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे अननेसेसरी आपके नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर 20 कैटेगरीज हैं तो आपके कॉलम्स कितने ऐड हो जाएंगे, 20 कॉलम्स। तो वहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग वर्क नहीं करेगा। दैट इज़ वेयर फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग कम्स इन। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग में क्या होता है कि जितने भी टाइम्स आपका वो कैटेगरी प्रेजेंट है डेटा में, उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। सो इट रिप्लेस each category with count of how often it appears in the data. It appears
इन द डेटा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे क्या था, मेल 2 टाइम्स आया है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 2 एंड फीमेल की क्या वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये 1 टाइम आया। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये इनकोड हो जाएगा जो कैटेगरीज हैं। एंड लास्ट आ जाता है टारगेट इनकोडिंग। इसमें क्या होता है, इट रिप्लेस ईच कैटेगरी विथ mean of target variable एंड इट इज़ ओनली फॉर क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है तो टारगेट इनकोडिंग वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपका टारगेट वेरिएबल जो रहेगा वो कैटेगरीज के फॉर्म में रहेगा। तो टारगेट वेरिएबल के बेसिस पे आप काउंट निकालते हो कि एक कैटेगरी उस टारगेट वैल्यूज़ के लिए, उस टारगेट कैटेगरी के लिए कितने टाइम आया है, उससे जो वैल्यू निकलती है उस कैटेगरी को आप रिप्लेस कर देते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास ये कैटेगोरिकल फीचर है, कैटेगोरिकल फीचर ए, इस तरीके से कुछ आपके पास फीचर दिया हुआ है, ओके। और आपका कुछ टारगेट वेरिएबल है, सपोज 0 1 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट इनकोडिंग फिट करने का ट्राई करें तो कैसे होगा ये कैलकुलेट। यहाँ पे कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी से शुरू करते हैं। ए कितने टाइम्स आया है 4 टाइम, और इसमें 1 कितने टाइम्स आया है, ए के आगे 1 कितने टाइम्स आया है टारगेट वैल्यू में, ये 1 हो गया। एंड देन इधर 2, सो 2 आउट ऑफ 4 कितना हो गया, ये 0.5। तो इसकी जो इनकोडिंग होगी वो 0.5 होगी हर एक ए के लिए, 0.5 0.5 0.5 एंड देन 0.5। बी पे हम जाते हैं। बी कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स आया है। और बी के आगे 1 कितने टाइम्स आया है, दोनों बार 1, सो 2/2 कितना हो गया, ये 1। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1। सी का सेम है, सी 1 टाइम आया है तो 1 आउट ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 0.5 एंड 0.5। तो टारगेट इनकोडिंग की हेल्प से इस तरीके से मीन निकाल के कि कितने टाइम्स आपका कैटेगरी आया है और उसके रिस्पेक्टिव में टारगेट कितने टाइम्स आया है, मतलब यस कितनी टाइम्स आया है। सेम एग्जांपल पे हम और भी इनकोडिंग टेक्निक फिट करते हैं। सपोज मुझे लेबल इनकोडिंग करनी है और मेरा ए बी सी ये एक ऑर्डर है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा सिंपल 0 0 0 1 0 2 1 एंड 2। तो इस तरीके से मेरा लेबल इनकोडिंग निकल जाएगा। वन हॉट इनकोडिंग की बात करें, अगर वन हॉट इनकोडिंग की बात करें, वन हॉट इनकोडिंग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट होंगे, तो ए बी एंड सी, इस तरीके से यहाँ पे ये वन हॉट इनकोडिंग आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है 1 ए एंड देन हियर 1 बी के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा और सी के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड रिमेनिंग जितनी भी रोज़ हैं वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ओके। जितने भी रोज़ हैं वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से वन हॉट इनकोडिंग वर्क करता है। और लास्ट क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4 4 4 एंड 4 2 2 2 एंड देन अगेन 2। तो इस तरीके से इनकोडिंग वर्क करती है, डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि कौन सी कैटेगोरिकल फीचर के लिए कौन सा इनकोडिंग टेक्निक बेस्ट रहेगा। तो सपोज आपके पास ये कैटेगोरिकल फीचर है, ओके, कैटेगोरिकल फीचर है। अब ये तो दो तरीके के होंगे, या तो ऑर्डिनल होंगे, ऑर्डिनल जिसका एक ऑर्डर हो, या फिर नॉमिनल होंगे, ओके। ऑर्डिनल है तो सिंपल आपको लेबल इनकोडिंग फिट कर देना है, अब नॉमिनल है तो नॉमिनल में आपको देखना है कि कितने कैटेगरीज अवेलेबल हैं। लो कार्डिनैलिटी है या फिर हाई कार्डिनैलिटी है। लो कार्डिनैलिटी है तो आप वन हॉट इनकोडिंग फिट कर सकते हो, और अगर हाई कार्डिनैलिटी है तो आपके पास 2 टेक्निक हैं, या तो टारगेट
टारगेट इनकोडिंग कर सकते हो या तो फिर फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग कर सकते हो। बट टारगेट इनकोडिंग किस केस में होगा, जब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम रहेगा आपका। और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग में एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग की हम बात करें तो यहाँ पे बी को अगर आप देखो और सी को देखो, इन दोनों की ही फ्रीक्वेंसी सेम है। इन दोनों को ही जो वेटेज मिलेगी मॉडल से वो इक्वल होगी, चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, दोनों को ही इक्वल वेट्स असाइन हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग की ये एक कॉन्स हो जाता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कैटेगरी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसके केस में फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग वर्क नहीं करेगा। सो दैट इज़ फॉर द फीचर इनकोडिंग। सो लेट्स इम्प्लीमेंट फीचर इंजीनियरिंग यूजिंग पाइथन। सो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा सेट लिया है एम्प्लॉय प्रमोशन डॉट CSV, जिसमें आपको इस टाइप के कुछ कॉलम्स मिल जाते हैं, एज, सैलरी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब टाइटल, एजुकेशन, सिटी एंड प्रमोशन। ठीक है, तो इसमें कुछ 5000 रिकॉर्ड्स हैं। तो फीचर इनकोडिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लेबल इनकोडर इंपोर्ट किया है फ्रॉम sklearn.preprocessing। देन मैंने जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसका एक कॉपी करके DF इनकोडेड करके एक डिफरेंट डेटा फ्रेम बनाया है। लेबल इनकोडर को मैंने इनिशियलाइज किया है और उसको एक वेरिएबल में डाला है जो कि है लेबल अंडरस्कोर इनकोडर। देन DF इनकोडेड जो हमारी ये वाला डेटा फ्रेम है उसमें हमने एक न्यू कॉलम ऐड किया है प्रमोशन इनकोडेड लेबल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ओके, जब भी आप लेबल इनकोडर को यूज़ करते हैं तो डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करते हैं कि पहले तो वो फिट होगा जो एक्चुअल डेटा है उस पर, एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको इनकोड करेगा। तो ओरिजिनल डेटा क्या था, प्रमोशन का, एंड दिस इज़ द DF इनकोडेड। तो यहाँ पे आपको प्रमोशन देखने को मिल जाता है जो हमारा कैटेगरीज में अवेलेबल था, गॉट प्रमोशन 0, नो प्रमोशन 1, गॉट प्रमोशन 0, नो प्रमोशन 1। इस तरीके से टारगेट वेरिएबल्स आप लेबल इनकोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेबल इनकोडिंग विथ ऑर्डर। अगर आपके पास कोई ऑर्डिनल डेटा है तो उसके लिए लेबल इनकोडिंग विथ ऑर्डर करते हैं। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक ऑर्डर में होता है बट कैटेगरीज में अवेलेबल है, तो इसको भी हम इनकोड करेंगे। कैसे इनकोड करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक डिक्शनरी बनाया है कि हाई स्कूल सबसे पहले आता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, बैचलर्स डिग्री 1, मास्टर्स डिग्री 2 एंड PhD इज़ 3। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है इस डिक्शनरी से। तो हमें DF इनकोडेड क्या मिल जाता है, एजुकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो हाई स्कूल 0 हो गया है, मास्टर्स 2, PhD 3, हाई स्कूल अगेन 0, बैचलर्स 1। तो इस तरीके से आप इनकोड कर लेते हो ऑर्डिनल डेटा को। वन हॉट इनकोडिंग हम सिटी के लिए यहाँ पे करें, सिटी करके हमारे पास एक कॉलम है। ये कैसे हम करते हैं, पांडास का ही एक गेट डमीज करके फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे, उसमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम पास करेंगे, किस कॉलम में हमें वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करनी है वो करेंगे, और प्रीफिक्स क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा डेटा है तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा डेटा बन के आया है, सिटी ऑस्टिन, सिटी शिकागो। तो ये कितने जो 5 सिटीज़ थे ये डिफरेंट कॉलम्स में आ गए हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, फॉल्स ट्रू। ओके, जिस भी रिकॉर्ड में सपोज सिटी शिकागो है तो उस रिकॉर्ड के लिए वो ट्रू रहेगा, और एंड एल्स जितने भी कैटेगरीज हैं वो फॉल्स रहेंगे। करेक्ट, यहाँ पे ये ट्रू है सैन फ्रांसिस्को और सारे फॉल्स हैं, सिएटल ट्रू है एंड और सारे फॉल्स हैं। तो इस तरीके से वन हॉट इनकोडिंग में हमने कर दिया। देन आ जाता है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग फॉर जॉब टाइटल। सो जॉब टाइटल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कॉलम्स। इसके लिए हम सबसे पहले तो DF इनकोडेड वाला डेटा फ्रेम लेंगे। जॉब टाइटल पे पहले तो हम वैल्यू काउंट्स लगाते हैं और उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, वैल्यू काउंट्स हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम उसको इनकोड करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें टाइटल काउंट्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें जॉब टाइटल काउंट्स मिल जाएगा। सेम अगेन हम मैप कर देंगे एक्चुअल कॉलम पे और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हो गया 699। सो डेटा इंजीनियर टोटल 5000 में से कितने हैं, 699 है। डेटा साइंटिस्ट 705 है। वेब डेवलपर 733 है। अगेन डेटा इंजीनियर आया है तो सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिर से रिपीट हो गई है। ओके, तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग किया है। नाउ टारगेट इनकोडिंग फॉर एजुकेशन, इट मीन्स कि हम जो टारगेट वेरिएबल है उसके बेसिस पे हम इसको इनकोड करने वाले हैं। ओके, प्रमोशनल इनकोडेड जो था हमारा कॉलम वो हमारा टारगेट कॉलम है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे पहले ग्रुप किया है। देन हमारा जो टारगेट वेरिएबल है उसका हमने मीन लिया है एंड सिंपली अगेन मैप कर दिया। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम फीचर इनकोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया एजुकेशन टारगेट इनकोडेड। सो टारगेट के वैल्यूज़ के बेसिस पे हमने यहाँ पे एजुकेशन को कन्वर्ट किया है। सो फीचर इनकोडिंग हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है फीचर स्केलिंग अंडर द फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। अब फीचर स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई एक डेटा है जो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में है। ओके, और कोई एक डेटा है जो हंड्रेड्स में है या फिर वंस में है, लाइक
उसका जो सपोज रेटिंग है, ओके, तो रेटिंग कितना तक होता है, 10 तक होता है। बट अगर सैलरी है या फिर नंबर ऑफ रिव्यूज़ है तो वो थाउजेंड्स में भी हो सकता है, 20,000, 10,000, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। इन रियल टाइम फीचर्स हैव डिफरेंट स्केल्स, ओके, जितने भी फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट स्केल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका स्केल सेम नहीं होता। एंड अगर डिफरेंट स्केल हैं तो फीचर्स विथ लार्जर स्केल, ओके, उन्हें हाई प्रायोरिटी मिलती है, ओके, दैट विल बी गिवन हाई प्रायोरिटी बाय मॉडल। एंड व्हाट दिस विल कॉज, दिस विल कॉज बायसनेस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मॉडल बायस्ड हो जाता है लार्जर फीचर्स की तरफ और स्मॉलर फीचर्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता। जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, कोफिशिएंट्स की बात करते हैं मॉडल्स में, जो भी फीचर का कोफिशिएंट रहता है वो लो हो जाता है, ओके, जो भी इंपॉर्टेंस होता है वो लो हो जाता है। तो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए आ जाता है कंसेप्ट फीचर स्केलिंग का, ओके। सो हमें क्या करना होता है, स्केलिंग ऑल फीचर्स इन सेम रेंज, ओके। मतलब चाहे आपके डेटा में 5 से 6 जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, उन सब को एक सेम रेंज में लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड फीचर स्केलिंग। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जब आपके पास डेटा इतने ज़्यादा ह्यूज स्केल्स पे हों। तो फीचर स्केलिंग में दो तरीके के फीचर स्केलिंग आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फीचर स्केलिंग। इसमें क्या आ जाता है, अगर आपने मेरी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में इन दोनों ही कंसेप्ट को समझा रखा है, जो कि है पहला क्या, नॉर्मलाइजेशन, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये दो तरीके के फीचर स्केलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दोनों को ही पढ़ा रखा है, ओके। बट मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या होते हैं एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन, इसमें जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं वो होता है मिन मैक्स स्केलर, ओके। और ये साइकिट लर्न के प्री प्रोसेसिंग के लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है, ओके। इसका एक फॉर्मूला होता है जो हर एक वैल्यू पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उससे जो भी वैल्यू निकलती है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होती है, ओके। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्स नॉर्म इक्वल्स टू एक्स जो ओरिजिनल है वो, एक्स मिन एंड एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़, इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है, ओके। x सपोज एक फीचर का वैल्यू है, सपोज हमारे पास सैलरी फीचर है, ओके, सैलरी फीचर है। अब सैलरी फीचर हो गया 20K, 30K, ओके, 45K, समथिंग 60K। तो ये क्या है, वैल्यूज़ हैं, किसके अंडर आते हैं, सैलरी के अंडर आते हैं। तो पहला वैल्यू होगा 20K, ओके, तो 20K हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000, ओके, 20,000 माइनस मिनिमम क्या है 20,000, अगेन 20,000 मिनिमम है, इसमें से कंप्लीट में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं। मैक्सिमम क्या है 60,000 है, ओके, 60,000 और फिर से अगेन मिनिमम क्या है 20,000। तो अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि ऊपर वाला ज़ीरो है, ठीक है। अगर दूसरा, फिर अब हम दूसरे के लिए लेते हैं, 30K है, 30K क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/40, ओके, समथिंग 1/4 आएगा, ओके, तो 0.25। तो इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0.25। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकल के आती है। तो ये जो वैल्यू है ये रेंज करती है किसके किसके बीच में, इसकी रेंज होती है 0 और 1 के बीच में। जितनी भी वैल्यूज़ है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, ओके, यहाँ पे 60,000 है, सपोज किसी, मतलब जैसे कि कोई हाई मैनेजर है या फिर कोई CTO है, CEO है, उसकी भी सैलरी दी हुई है आपके उसमें, तो सपोज उसकी करोड़ों में सैलरी, ओके, और नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की जैसा होता है थाउजेंड्स में सैलरी है, तो करोड़ अगर आ गया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से आउटलायर हो रहा है। तो ये आउटलायर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ओके। इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स, सेंसिटिव टू outliers,
एंड वाई इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हम ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 करोड़ भी है इस थाउजेंड्स वाले रिकॉर्ड्स में, अगर 1 करोड़ भी वैल्यू है एक्स मैक्सिमम में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है वो आएंगी। ओके, बट जो भी वैल्यू रहे वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेंगी। तो जब भी अगर आपके डेटा में किसी भी फीचर में अगर आउटलायर प्रेजेंट हो, बहुत ज़्यादा हाई आउटलायर हो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये फीचर की वैल्यूज़ को, तो आप मिन मैक्स स्केलर नहीं यूज़ करोगे। दैट इज़ वाई इसका जो सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन है दैट वी इम्पोर्ट फ्रॉम एस्केलॉन डॉट प्री प्रोसेसिंग। ये हम कोडिंग में अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को। स्टैंडर्डाइजेशन में किसी भी फीचर की वैल्यूज़ को वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का ट्राई करता है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, उसका मीन क्या रहता है, 0 रहता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहता है, 1। तो इसी के अराउंड स्टैंडर्ड स्केलर कन्वर्ट करता है किसी भी फीचर को। तो इसका फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्डाइजेशन का, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू क्या है मीन है। तो किसी भी फीचर का, सपोज इसी फीचर का हम मीन निकालेंगे, मीन यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x स्टैंडर्ड वैल्यू। एंड दिस इज वेरी गुड इन केस ऑफ आउटलायर्स। ओके, इन केस ऑफ आउटलायर्स यू कैन यूज दिस स्केलिंग टेक्निक। ओके, इसकी रफ रेंज होती है नॉर्मली -3 to 3 तक, बट अगर कोई आउटलायर्स प्रेजेंट है तो इसका जो रेंज है वो इसके बियॉन्ड भी जाता है। ओके, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर एक फिक्स रेंज नहीं है, इट कैन वेरी। बट स्टैंडर्डाइजेशन, अगर आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं जो कि रियल टाइम में होते ही हैं, तो मैक्सिमम लोग स्टैंडर्ड स्केलर को ही यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये ट्राई करता है वो सारे सेंटर्ड हों 0 में। ओके, अगर आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखा होगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है जिसमें आपका मीन यहाँ पे आ जाता है। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, म्यू प्लस सिग्मा, एंड देन यहाँ पे हो जाता है म्यू प्लस 2 सिग्मा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है म्यू माइनस सिग्मा एंड देन म्यू माइनस 2 सिग्मा। तो ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट कहाँ पर है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर। दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हम कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो हमने यहाँ पे सेम डेटा फ्रेम ही यूज़ किया जो हमने फीचर इन कोडिंग के लिए यूज़ किया था, सेम नोटबुक है। तो दिस इज़ द डेटा फ्रेम। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एज कॉलम है और सैलरी कॉलम है। सैलरी कॉलम अगेन थाउजेंड्स और लैक्स में है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम स्केल पे है। नाउ हमें सैलरी को भी इसी तरीके से स्केल करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे फीचर स्केलिंग के लिए दोनों ही टेक्निक को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। फ्रॉम एस्केलन डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर। ओके, दोनों ही आपको सेम इसमें मिल जाता है। अभी हमने यहाँ पे जस्ट कॉपी किया है डेटा सेट को ताकि जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें कोई चेंजेस ना हो। सो DF स्केल्ड हमें मिल जाता है। इनिशलाइज करते हैं, जैसे हम मॉडल इनिशलाइज करते हैं, कोई भी चीज़ को इनिशलाइज करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, सेम तरीके से हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन को कॉल किया है और मिन मैक्स स्केलर फंक्शन को कॉल किया है। ओके, और जो हमारा इनिशलाइज्ड टेक्निक है, स्केलर है, उसको यूज़ करके हम फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं जिस भी हमें कॉलम पे लाइक स्केलिंग करनी है। तो हमें सिर्फ सैलरी पे स्केलिंग करनी है तो हम यहाँ पे DF स्केल्ड सैलरी कॉलम को चूज़ करते हैं और यहाँ पे सैलरी स्टैंडर्ड स्केल करके एक नया कॉलम बनाते हैं और उसमें हम सिंपली पुट कर देते हैं। मिन मैक्स स्केलर का भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन कौन सा हमें लाइक फीचर को स्केल करना है वो पास करते हैं और यहाँ पे हमने न्यू कॉलम बना दिया है। तो ये दोनों को ही अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास डेटा आ जाता है, सैलरी स्टैंडर्ड स्केलर एंड सैलरी मिन मैक्स्ड स्केलर। ओके, अगर इन दोनों का ही हम रेंज चेक करें कि कहाँ से कहाँ तक हमारा स्केल हुआ है डेटा। ओके, तो इसका मिनिमम वैल्यू देख सकते हो आप, स्टैंडर्ड स्केलर का -1.7 है। ओके, और मैक्सिमम है 1.7, तो -1.7 से 1.7 तक इसने स्केल किया है। और सैलरी मिन मैक्स का क्या है, 0 जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए और 1, इनके बीच में ही सारी वैल्यू स्केल्ड है। तो इसी तरीके से स्केलिंग परफॉर्म होती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही फीचर पे किया है, इसके अलावा भी आप कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर के लिए भी कर सकते हो। ओके, और फिट ट्रांसफॉर्म की जगह, फिट ट्रांसफॉर्म हम कब करते हैं, जब ट्रेनिंग डेटा पे करना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पे ही फिट भी करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। बट
टेस्ट डेटा पे हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके जो हमारा ऑलरेडी फिटेड है स्केलर ट्रेनिंग पे, उसी का यूज़ करके हम टेस्ट वाले पे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके सो दैट इज़ ऑल फॉर द फीचर स्केलिंग। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। अभी हमारे पास डेटा में सपोज कुछ सेट ऑफ फीचर्स हैं, ओके सपोज हमारा एक डेटा है, उसमें कुछ सेट ऑफ फीचर्स है, सपोज 10 फीचर्स हैं, ओके अभी उस 10 फीचर का यूज़ करके आप एक 11th फीचर उसको प्रिडिक्ट करना है, ओके प्रिडिक्ट करना है 10 फीचर का यूज़ करके। बट ऐसा हो सकता है कि ये जो 10 फीचर हैं इसमें और भी कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपके रॉ डेटा में वो प्रेजेंट नहीं है, बट आप उसको क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर। दैट इज़ नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन। ओके सो वॉट इट दिस इज़ extracting or creating, okay extracting or creating। why it is extracting? क्योंकि हम existing feature में से ही एक नया फीचर क्रिएट करें, एक अलग से नहीं फीचर हम डाल रहे हैं, ओके extracting or creating features and like this should be meaningful feature, okay meaningful features from existing feature। और हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मॉडल को और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ सो दैट इट कैन प्रिडिक्ट द टारगेट वेरिएबल एक्यूरेटली। ओके तो होता है कभी कभी ऐसे कि रॉ डेटा में आपके कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं मिलती है कॉलम्स में, आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है। सो दैट इज़ नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन। अब इसको कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देन हम इस पर कोडिंग पे चलेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सपोज आपके डेटा में लास्ट परचेज करके कोई कॉलम है। अभी लास्ट परचेज से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर हम आज उस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट परचेज से आज कितने दिन का डिफरेंस हो रखा है, ओके लास्ट परचेज। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज ऑफ लास्ट परचेज, ओके तो लास्ट परचेज डेट हो जाएगा, ये डेट हो जाएगा माइनस टुडेज डेट, ओके आज का दिन और लास्ट परचेज का दिन। दैट विल गिव द फीचर डेज सिंस लास्ट परचेज। ओके तो इससे हम रियल टाइम में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स कंपनी है, वो देख रही है कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा लास्ट एक्टिव रहा है, बहुत ज़्यादा पहले उसने ऑर्डर किया है बट उसके बाद कोई भी ऑर्डर नहीं किया है। तो इससे हम डेज, नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, प्लस सॉर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जिसका आ रहा हो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप पे उसको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि हमारा ऑफर चल रहा है, यू कैन परचेज दिस, हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यू कैन परचेज दिस। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मीनिंगफुल हो जाती है। अब कोई साइन अप डेट है, ओके सपोज उसी कंपनी में लोगों ने साइन अप किया हुआ कि कितने दिन किस दिन पे उन्होंने साइन अप किया था उस पर्टिकुलर कंपनी में। इससे हम डेट से सपोज कुछ इस तरीके का डेट है 2025-04-01, इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? दिस वन, ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड दिस मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल हो जाती है। कैसे मीनिंगफुल हो जाती है? अगर हम साइन अप डेट में से सिर्फ ईयर करके एक कॉलम अलग से बना लेते हैं तो हम वहाँ पे वैल्यू काउंट करके फ्रीक्वेंसी निकाल के कौन कौन से ईयर में कितने ज़्यादा लोग ने साइन अप किया है, ओके सपोज इस तरीके से हमने कॉलम्स में से फीचर निकाल लिया 20 ईयर का, ओके दिस इज़ द न्यू कॉलम ईयर। अब यहाँ पे हमने वैल्यू काउंट निकाली कि 2023 में सपोज 250 थे, 2024 में 300 हो गया और 2025 में कम होके 150 हो गए क्योंकि अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इस तरीके से हमें कुछ इनकी वैल्यू काउंट्स मिल गई। तो साइन अप डेट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, बट अगर हम उसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिए तो अब हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो दैट इज़ वाई फीचर एक्सट्रैक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया सिंपल, अगर आपके पास कुछ डेट वाले कॉलम है तब। अगर आपके पास सपोज एज है, ओके एज नंबर्स में होते हैं 28, 30, 40, 50, बट अगर आप इसको ऐसा कुछ करना है कि आपको टारगेट करने हैं किसी एक एज ग्रुप्स को टारगेट करने, ओके तो एज ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए आप बिन्स बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो इसी में से, ओके तो सपोज आपने 20 to 30 बना लिया एज अ यंग, ओके 30 to 40 वाले
लोगों को बना लिया मिड एज के, एंड 40 to 50 वालों को बना लिया सीनियर एज के। ओके तो इस तरीके से आपको 3 ग्रुप मिल जाते हैं कि उन 3 ग्रुप्स में कितने सारे आपके कस्टमर्स लाइक करते हैं। ओके तो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, बिनिंग कहते हैं। ओके जब आप NLP पढ़ोगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे हम किस पे वर्क करते हैं, हम वर्क करते हैं टेक्स्ट डेटा पे। ओके हम वर्क करते हैं टेक्स्ट डेटा पे। तो टेक्स्ट डेटा को अगर हम डायरेक्टली मॉडल में भेज देंगे तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा डेटा है। तो टेक्स्ट डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल वेक्टर्स में। ओके न्यूमेरिकल वेक्टर्स में। ओके हम इसको वेक्टराइज करते हैं। वेक्टराइज करने को इस केस में हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हम टेक्स्ट में से न्यूमेरिकल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट हम मॉडल को पास कर पाएँ और मॉडल समझ पाए कि कौन से वर्ड पे कौन सा वेक्टर आ रहा है। ओके सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। और इसके केस में हम वैसे यूज़ करते हैं TF, IDF, काउंट वेक्टराइजर, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके हम टेक्स्ट डेटा को वेक्टराइज करते हैं मॉडल को फिट करने के लिए। Okay, so that is how you can use the feature extraction thing to create more meaningful feature from the existing one. अब हम इसको कोडिंग से समझते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे कुछ रिटेल कस्टमर का डेटा लिया हुआ है। रिटेल कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर ID है, नेम है, उसका एज है, जेंडर, साइन अप डेट, लास्ट परचेज डेट, कितना टोटल परचेज किया है उसने, टोटल स्पेंड कितना है, कंट्री, ईमेल, डिवाइस टाइप, और सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और उसका फीडबैक स्कोर क्या है। ओके सो दैट इज़ आवर डेटा। तो रॉ डेटा में हमारे पास 13 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम एज कॉलम पे वर्क करते हैं। एज में जैसा कि मैंने बताया हम इसको बिन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिनिंग कैसे करते हैं, पहले तो आप बिन का एज का रेंज आप सेट कर लो, मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, और बीच के बिन्स का लिमिट क्या रहेगा। सो 10 to 30 यंग एज, 30 to 50 मिड एज, एंड 50 to 70 हो जाएंगे सीनियर। PD.cut का यूज़ करके हम सिंपली इक्वल साइज़ के बिन्स यहाँ पे बना लेते हैं। एज ग्रुप 56 की क्या है, 56 50 to 70 के बीच में आ रहा है तो इसका सीनियर एज ग्रुप हो गया। ओके 46 क्या है, 30 to 50 के बीच में आ रहा है तो इसका एज ग्रुप क्या होगा, मिड हो गया। यहाँ पे यंग आप देख लो 25, 10 to 30 के बीच में आ रहा है तो यंग 25 हो गया। ओके तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एज ग्रुप बना लिया। अब डेट कॉलम पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डेट टाइम में कन्वर्ट किया है, PD.toDate टाइम, एंड देन यहाँ पे भी हमने सेम किया है। अब हमारा डेटा टाइप हो गया है यहाँ पे डेट टाइम टाइप का। देन टाइम बेस्ड फीचर्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। साइन अप डेट में से हमने यहाँ पे ईयर निकाला है, साइन अप मंथ हमने यहाँ पे निकाला है DT.month। जब आप किसी भी डेट कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट कर लेते हो तो डायरेक्ट आप .dt फंक्शन का यूज़ करके उसमें से डेज, वीक, ईयर, मंथ कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। ओके तो यहाँ पे हमने साइन अप ईयर निकाला है, साइन अप मंथ निकाला है, कितना दिन हो चुका है सिंस साइन अप, एंड कितना दिन हो चुका है सिंस लास्ट परचेज। ओके तो आज का दिन माइनस साइन अप डेट में से नंबर ऑफ डेज। ओके सेम फॉर आज का दिन प्लस माइनस लास्ट परचेज का डेट। तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं टाइम बेस्ड फीचर्स। नेम फीचर्स में से आप निकाल सकते हो, नेम है उसमें से आप फर्स्ट नेम निकालो, लास्ट नेम निकालो, नेम का लेंथ क्या है वो निकाल सकते हो। कि जब हम टेक्स्ट डेटा पे वर्क करते हैं तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये मीनिंगफुल होते हैं। ओके नो लेंथ ऑफ द नेम, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, लेंथ ऑफ द टाइटल्स, हाई स्प्लेंडर फ्लैग। जैसे हमने यहाँ पे बिनिंग किया था वैसे हम यहाँ पे भी बिनिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि इज़ हाई स्पेंडर करके एक हमने कॉलम बनाया है और 0 और 1 रखा है। तो फिल्टर लगा रखा है हमने 5000। अगर उसका टोटल स्पेंड 5000 से बड़ा है तो हमने एक नया कॉलम बनाया है कि वो हाई स्पेंडर है या फिर नहीं। ओके तो 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्पेंड देखें तो इसका 4000 है, 4000 5000 से कम है तो यहाँ पे इसका 0 आ गया। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट मीनिंगफुल फीचर्स। अभी इसी फीचर्स में से हमें एक टारगेट फीचर भी मिल गया। इसी पे अगर आप चाहो तो मॉडल भी फिट करके देख सकते हो कि किस तरीके से आपका डेटा क्लासीफाई करता है कि अगर कोई कस्टमर हाई स्पेंडर है या फिर नहीं। दैट्स ऑल फॉर द फीचर एक्सट्रैक्शन। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स ऐसे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स रिलेशनशिप बिटवीन a continuous target and explanatory
फीचर्स। अगर आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं, ओके, सी आपका टारगेट कॉलम है और उसमें कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से हैं, ओके, और यहाँ पे आपका कोई कैटेगरी वाला डेटा आ जाता है, सपोज 1010 इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पे भी कुछ न्यूमेरिकल डेटा है, ओके। तो ये जो टारगेट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल जो सी है, ये किस फॉर्म में है? ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ओके। सो ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं, कंटिन्यूस डेटा है। दैट इज़ वाई अगर हमें इसको प्रिडिक्ट करना है तो हमें रिग्रेशन मॉडल को फिट करना होगा। तो रिग्रेशन का कुछ प्लॉट इस तरीके से बनता है, ओके। ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है, और जो पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से स्कैटर होते हैं, ओके। स्कैटर प्लॉट तो आपने सुना ही होगा जब आपने विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। सो स्कैटर प्लॉट इस तरीके का होता है। तो हम रिग्रेशन इन्हीं कंटिन्यूअस वैल्यूज़ पे फिट करते हैं। तो x और y यहाँ पे आ जाता है। x क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड y क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो y है, दिस इज़ नथिंग बट द टारगेट एंड दीज आर नथिंग बट द फीचर्स। तो ये जो y की वैल्यू है ये डिपेंड करती है x पे, ओके। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ तो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, बट y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ओके। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टारगेट। तो फीचर्स के बेसिस पे हम टारगेट को प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग रिग्रेशन एल्गोरिदम। और ये सुपरवाइज लर्निंग के लिए सेम होता है कि आपका एक टारगेट होता है और आपके कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको टारगेट प्रिडिक्ट करना होता है। सो रिग्रेशन आपको दो तरीके के मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन में। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, एक सिंपल रिग्रेशन होता है, सिंपल रिग्रेशन, एंड सेकेंड होता है आपका मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन हम तब फिट कर सकते हैं जब हमारे पास एक टारगेट वेरिएबल हो और एक फीचर हो, ओके। तो वहाँ पे आपका सिंपल रिग्रेशन लगता है। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है कि एक टारगेट होता है बट मल्टीपल फीचर्स होते हैं, ओके। मोर देन वन फीचर होते हैं, मल्टीपल फीचर्स। तो अगर आपके डेटा में सिर्फ दो कॉलम है, ओके, एक टारगेट है एक फीचर है, तो वहाँ पे आप सिंपल रिग्रेशन फिट करोगे। अगर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारे फीचर्स और एक टारगेट है तो वहाँ पे आप मल्टीपल रिग्रेशन फिट करोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, ये किसका एग्जांपल है? ये मल्टीपल रिग्रेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फीचर्स हैं और सिंगल टारगेट है। अगर मैं सिर्फ बी और सी कॉलम को देखूँ तो मेरे पास एक फीचर हो जाता है जिसकी बेसिस पे मुझे टारगेट निकालना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। सपोज हाउस साइज, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का। तो अगर हम हाउस साइज के बेसिस पे हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना हो, देन इट इज़ अ केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन, कि हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर है जो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, ओके। तो दिस इज़ अ केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन। बट अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल फीचर्स हों, जैसे हाउस साइज़ हो गया, ओके, नंबर ऑफ बेडरूम्स हो गया, कितने बेडरूम्स हैं उसमें, लाइक 3 BHK है, 2 BHK है, राइट, और लोकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फीचर आ जाते हैं जिसके बेसिस में हमें हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है। तो ये क्या है? यहाँ पे हो रहा है हमारा मल्टीपल रिग्रेशन, ओके। और वाई इट इज़ रिग्रेशन? बिकॉज जो प्राइस है वो क्या है? कंटिन्यूस वैल्यू है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। सो रिग्रेशन एल्गोरिदम के एप्लीकेशंस देखते हैं। एक तो हमने अभी देख लिया प्राइस एस्टिमेशन, ओके। फर्स्ट इज़ प्राइस एस्टिमेशन। किसी का भी प्राइस एस्टिमेट करना हो, जैसे कि अगर प्रोडक्ट का कोई कंपनी है, उसको प्रोडक्ट लॉन्च करना है बट उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका प्राइस क्या रखना चाहिए, तो वो अपने हिस्टोरिकल डेटा को देखेगा कि सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उसका प्राइस उसने क्या रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करेगा कि जो न्यू प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या हो सकता है, ओके। तो प्राइस एस्टिमेशन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स फोरकास्टिंग, या कोई भी ऐसा फोरकास्ट जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू फोरकास्ट हो रही हो, ओके। सेल्स फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग। तो इनमें भी क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, और हम आने वाले आगे क्या आने वाला है, क्या फोरकास्ट हो सकता है, क्या एक्चुअल सेल्स हो सकता है, वो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये भी रिग्रेशन प्रॉब्लम में ही आता है। लास्ट आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक तरीके से फोरकास्टिंग है,
कि अगर जो सेल्स है या फिर उसका जो प्रोडक्ट जितना बन रहा है, जितना डिमांड सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं कि आगे मुझे कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है इस प्रोडक्ट की, ओके, कितना ज़्यादा इसका सेल्स हो सकता है, तो इसकी क्वांटिटी हमें उतनी मेंटेन करनी होगी। तो यहाँ पे भी जो क्वांटिटी वाला टर्म है वो क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो ये भी रिग्रेशन का ही एप्लीकेशन। रिग्रेशन में हम कौन कौन से एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी रिग्रेशन एल्गोरिदम्स। सबसे पहले जो मोस्टली यूज़ करते हैं लोग क्या है, लीनियर रिग्रेशन, ओके, लीनियर रिग्रेशन। सेकंड हो जाएगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे वीडियो में, सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन। थर्ड इज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, इसी के साथ एक डिसीजन ट्री का भी रिग्रेसर आ जाता है, एंड एसवीएम रिग्रेसर। सो ये कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं रिग्रेशन एल्गोरिदम। रिग्रेशन के ही अंदर एक और टर्म आ जाता है, एक और एल्गोरिदम आता है जिसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये एक तरीके का रिग्रेशन एल्गोरिदम है, बट ये क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, और किस तरीके से क्लासीफाई करता है ये, इसको हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। इनके साथ साथ हम रेगुलराइजेशन भी कवर करेंगे कि कितने टाइप के रेगुलराइजेशन होते हैं और रेगुलराइजेशन एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं, और क्यों वो लीनियर रिग्रेशन या फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन से बेटर परफॉर्म करते हैं। लीनियर रिग्रेशन नाम से ही क्लियर है कि अगर लीनियर रिलेशनशिप होता है किसी भी फीचर और टारगेट के बीच में, देन वहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन दो तरीके के आपको मिल जाएंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी होता है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी होता है। और सेम क्या होता है, अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो एक फीचर एक टारगेट होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो मल्टीपल फीचर्स होंगे और एक टारगेट होगा। तो इट मॉडल्स लीनियर रिलेशनशिप between target and feature, target and features। तो जो आपका फीचर और टारगेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से प्लॉट रहेगा एक्स और वाई पे, ओके। यहाँ पे आपका टारगेट आ जाता है, वैल्यूज़ इस तरीके से, और ये क्या है, लीनियर रिलेशनशिप कब होता है, जब आपका जो टारगेट है और फीचर है वो एक साथ इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे होता है आपका लीनियर रिलेशनशिप। इफ़ x increases y also increases, तो यहाँ पे हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है। और जब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट करते हैं तो वो हमें एक बेस्ट फिट लाइन देता है, एक प्रिडिक्टेड लाइन देता है जो कि इन सब वैल्यूज से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, ओके। तो एक बेस्ट फिट लाइन ये हमें देता है इस तरीके से। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द बेस्ट फिट लाइन। तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, इन्हीं सब वैल्यूज़ के ऊपर, इन्हीं सब वैल्यूज़ पे कैलकुलेशन लगा के एक बेस्ट फिट लाइन देता है जो कि हर एक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है। तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू रहेगी, सपोज़ ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी प्रिडिक्टेड y की वैल्यू, ओके। और यहाँ पे एक्चुअल y की वैल्यू रहेगी y। जितनी भी वैल्यूज़ इस बेस्ट फिट लाइन के ऊपर है वो है प्रिडिक्टेड y की वैल्यू। तो ये सब जो वैल्यूज़ है ये भले ही लाइन से क्लोज हैं बट थोड़ा बहुत डिस्टेंस है इनमें, ओके। तो यहाँ पे आपको इतनी डिस्टेंस देखने को मिल जाती है सपोज़ इस वैल्यू में। तो ये क्या है, होता है, ये जो एरर होता है वो होता है रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल एरर दैट मीन्स जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है y और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है y डैश, ओके। सो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है रेसिडुअल एरर। अगर इसके सिंपल से इक्वेशन की बात करें तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम लीनियर रिग्रेशन के फॉर्म में इसको बोलें तो ये हो गया प्रिडिक्टेड वैल्यू y डैश एंड θ1 x1 प्लस θ0। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक स्लोप है, जो स्लोप होता है लाइन का वो। और x1 की ये θ1 क्या है, θ1 है कोफिशिएंट, कि कितने कोफिशिएंट पे x को मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये y का वैल्यू निकल जाए। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर अ लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक x की वैल्यू है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सपोज़ आपका x 5 आता है और आपका एक्चुअल वैल्यू है 5 के बेसिस पे 250, बट आपने प्रिडिक्ट क्या किया है 300, ओके। तो ये जो 50 का डिफरेंस है ये क्या है, एरर है।
तो इसी जो एरर निकलता है, ये जो एरर है रेसिडुअल एरर है, इसी को मिनिमाइज, जितना ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता है, जितना लोएस्ट निकल सकता है, मिनिमम वैल्यू निकल सकता है एरर का, उसी के बेसिस पे बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट होती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इसी प्लॉट को, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी लाइंस मिल सकती हैं। ओके, अलग अलग तरीके की लाइन मिल सकती हैं। सपोज़ एक लाइन ये हो गई, सपोज़ एक लाइन ये हो गई, ओके, सपोज़ एक लाइन ये हो गई, और सपोज़ एक लाइन ये हो गई। तो अभी कैसे पता चलेगा कि इसमें से, इन चारों लाइंस में से बेस्ट फिट लाइन कौन सी है? तो बेस्ट फिट लाइन कैसे कैलकुलेट होती है? बेस्ट फिट लाइन दैट मिनिमाइजेज द एरर, दैट मिनिमाइजेज द एरर, और यू कैन से रेसिडुअल एरर। जिस भी लाइन का सबसे कम एरर आएगा वो होती है बेस्ट फिट लाइन, और वही प्रिडिक्शन में हमें मिलती है। कौन सी बेस्ट फिट लाइन रहेगी इस केस में? ये वाली, और ये दोनों आपकी नॉर्मल फिटेड लाइन रहेगी, बट ये बेस्ट फिट लाइन नहीं रहती है। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा? जो रेसिडुअल एरर है उसके लिए एक लॉस फंक्शन कैलकुलेट होता है, दैट इज़ मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर भी हमने स्टैटिस्टिक्स में पहले ही देख रखा है। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं की है, प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं की है, देन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स। स्टैटिस्टिक्स के बिना आपको मशीन लर्निंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। 1/n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मीन स्क्वायर्ड एरर निकलता है। ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा रेसिडुअल एरर होता है उसको हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वो हो जाता है आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। तो ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, इसमें कोई भी ट्यूनिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि पैरामीटर्स को अपडेट करना। तो पैरामीटर्स को अपडेट ये खुद से कर लेता है। सो इट्स अ simple calculation, it's a simple calculation and no need of tuning, simple calculation and tuning not required, tuning is not required, it's a simple calculation। जैसे एक लाइन का फॉर्मूला निकलता है वैसे यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन भी निकलती है। इट वर्क्स वेल फॉर लीनियरली रिलेटेड डेटा। अगर आपका कोई भी डेटा है जिसमें, जैसे कि अगर हम हाउस प्राइस की बात करें तो हाउस के साइज़ के साथ साथ हाउस का प्राइस भी बढ़ता जाता है, या फिर नंबर ऑफ़ बेडरूम्स के साथ हाउस का प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो वहाँ पे क्या है? एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टारगेट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। सो दिस एल्गोरिदम इज़ ओनली फॉर लीनियरली डिपेंडेंट डेटा। रियल टाइम में मोस्टली केसेस में आपके पास लीनियर रिलेशनशिप वाले डेटा नहीं होते हैं, आपके पास नॉन लीनियर वाले डेटा होते हैं, तो वहाँ पे ये एल्गोरिदम फेल हो जाता है। सो कॉन्स में क्या आ जाएगा? not good for real time non-linear data and it is highly sensitive to outliers, sensitive to outliers। why it is sensitive to outliers? कि अगर हम अगेन उसी फिगर की बात करें, इस तरीके से हमारा डेटा है एंड हमारी जो बेस्ट फिट लाइन है वो सपोज़ ये है, बट अगर सपोज़ इसमें एक आउटलायर आ गया, ओके, ये नॉर्मल बिहेवियर है, एक एनॉमली आ गया यहाँ पे इस तरीके से, ये एक एनॉमली आ गया, तो अब ये क्या करेगा? इस पॉइंट की वजह से, इस डेटा की वजह से ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये इसकी तरफ खींचेगी, ओके, इसकी तरफ ये बेंड होगी। तो हमारा जो न्यू बेस्ट फिट लाइन निकलेगा वो कुछ इस तरीके का निकलेगा, जो इन दोनों के ही बीच में रहेगा, एक नॉर्मल बिहेवियर डेटा के बीच में और एक आउटलायर के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाएगा, कितना ज़्यादा एरर आ जाएगा। सो एक्यूरेसी तुरंत ही डिक्रीज़ हो जाएगी, एक्यूरेसी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ आउटलायर। तो जब भी आपको लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है तो हमेशा आउटलायर्स को रिमूव करके ही अप्लाई करना होता है, बिकॉज यू कैन सी कि जो बेस्ट फिट लाइन है वो हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करती है, तो वो आउटलायर को भी कवर करेगी। सो दिस इज़ फॉर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दिस इज़ फॉर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब हमारे पास मल्टीपल फीचर हो और हमें लीनियर रिग्रेशन फिट करना हो तो उस केस में हमारे पास आ जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो जैसे हमने फॉर्मूला की बात की थी, मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था? y हैट इक्वल्स टू θ1 x1 प्लस θ0। ओके, तो ये था एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला। बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन केस में क्या होगा? x1 की जगह और भी फीचर्स अवेलेबल होंगे,
तो y हैट इक्वल्स टू थीटा 0 फर्स्ट, थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस सो ऑन टू थीटा n xn। एंड n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फीचर्स। तो ये जितने भी फीचर्स हैं उसका एक कोफिशिएंट निकलेगा एंड देन ये कंप्लीट फार्मूला यूज़ होके फिर हमारा एक टारगेट वेरिएबल निकलता है। ओके, टारगेट वैल्यू निकलती है। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में हम लाइन फिट कर रहे थे, ओके, लाइन फिट कर रहे थे। बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में तो अगर हम बेस्ट फिट प्रिडिक्शन की बात करें तो अगर हमारे पास वन फीचर है तो केस क्या था सिंपल लीनियर रिग्रेशन का? टू फीचर हैं एंड मोर देन टू फीचर, मोर देन टू फीचर। तो वन फीचर के केस में आपका बेस्ट फिट लाइन मिलेगा, बेस्ट फिट लाइन मिलता है। टू फीचर के केस में आपको प्लेन मिलता है, ओके, एक 2D प्लेन मिल जाएगा आपको। एंड मोर देन टू फीचर के केस में आपको एक हाइपर प्लेन मिलता है, ओके। जितना ज़्यादा आपका डायमेंशन रहेगा उतना ही एन डायमेंशनल हाइपर प्लेन मिल जाता है, ओके, एन डायमेंशनल हाइपर प्लेन मिलता है आपको। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, दिस इज़ बेटर देन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। वाई? बिकॉज हियर आर मोर देन वन फीचर। तो अगर कोई टारगेट वेरिएबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल फीचर पे ही डिपेंडेंट रहे। हो सकता है कि और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो उनको भी कंसीडर करके अगर हम रिग्रेशन एल्गोरिदम फिट करते हैं तो जो हमें एक्यूरेसी मिलेगी वो ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है। कॉन्स में क्या आ जाता है इसकी प्रॉब्लम कि अगर बहुत ज़्यादा फीचर हैं तो वहाँ पे ओवर फिटिंग के केस हो जाते हैं, ओके। too many variables cause overfitting। अब अगर हम मॉडल को फॉर एग्जांपल 20-30 फीचर्स दे दें रिग्रेशन मॉडल को फिट करने के लिए, तो वहाँ पे वो हर एक डेटा पॉइंट को, हर एक फीचर के डेटा पॉइंट को लर्न करने की कोशिश करेगा, जिससे कि ओवर फिटिंग ज़्यादा होगी। और ओवर फिटिंग में क्या होता है कि ओवर फिटिंग में आपके ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बट अनसीन डेटा पे वो परफॉर्म नहीं कर पाता और बहुत ही रॉन्ग प्रिडिक्शन देता है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अनसीन डेटा, नॉट गुड फॉर अनसीन डेटा। इसका एक और केस है कि अगर आपके वेरिएबल्स ऐसे हैं कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट करते हैं, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, जैसे मैं एक्स की बात करती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे वेरिएबल हों जिनके बीच में ज़्यादा हाई कोरिलेशन हो, ओके। जो हाई कोरिलेटेड फीचर्स होते हैं उनमें से किसी एक फीचर को रिमूव करना पड़ता है। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डज नॉट सपोर्ट कोलिनियरिटी बिटवीन द वेरिएबल्स। दो ऐसे वेरिएबल हैं जो आप अपने आप में कोरिलेटेड हैं, ओके, तो उनमें से किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई फीचर सेलेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे हम फीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉडल प्रिडिक्शन, ताकि मॉडल कंफ्यूज ना हो। अगर दोनों ही कोरिलेटेड रहेंगे और टारगेट वेरिएबल के साथ भी कोरिलेटेड रहेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और जो सॉल्यूशन मिलता है वो फीजिबल नहीं होता। दैट इज़ वाई वी नीड टू रिमूव वन ऑफ देम। सो सॉल्यूशन क्या रहेगा इस केस में? रिमूव redundant variables and select only those features that are highly correlated with the target variable, highly correlated with target variable, okay. सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अगेन इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हों और वो टारगेट वेरिएबल से हाईली कोरिलेटेड हो, प्लस उसमें आउटलायर्स ना हो। तो उस केस में हम लीनियर रिग्रेशन को फिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट नहीं बैठता है डेटा पे, ओके। इससे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन देखा। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं व्हेन there is non-linear relationship exist between features
and target variable. Okay, or you can say x and y. x is independent variable, y is dependent variable. अगर उन दोनों के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं पॉलिनॉमियल रिग्रेशन. अब अगर हम इसको फिगर से समझें तो सपोज लीनियर रिग्रेशन के केस में क्या होता था कि अगर x और y है, ओके, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, तो वहाँ पे तो हम एक सिंपल बेस्ट फिट लाइन ऐड कर देते थे. ओके, रिग्रेशन के थ्रू एक बेस्ट फिट लाइन हम फिट कर लेते थे, उससे हमें प्रिडिक्शन मिल जाता था. बट सपोज़ रियल टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो हमेशा लीनियर ही रिलेशन शो करे. हो सकता है कि आपका कुछ जो वेरिएबल है वो इस तरीके से शो हो. ओके, इस तरीके से आपका एक्स और वाई वेरिएबल जो है उसमें रिलेशनशिप हो. तो अगर हम यहाँ पे एक बेस्ट फिट लाइन फिट करना चाहेंगे तो इस केस में हमारा जो मॉडल रहेगा वो अंडर फिट हो जाएगा. ओके, अंडर फिट, जैसा हमने बात किया था ओवर फिट, वैसे ही अंडर फिट होता है कि अगर मॉडल आपका अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता है जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ है, जो भी आपके फीचर्स हैं उसके बेसिस पे, तो वहाँ पे मॉडल क्या हो जाएगा, अंडर फिट हो जाएगा, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा एक्चुअल वैल्यूज़ को. तो उस केस में, तो ऐसे नॉन लीनियर केस में एक कर्व लाइन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी. ओके, अगर हम इसको, तो अगर हम इसकी जगह एक कर्व लाइन फिट करें जो कि इस तरीके से जाए, ओके, दिस ब्लैक लाइन. ओके, तो दिस ब्लैक लाइन इज़ नथिंग बट द पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल. ओके, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल, इससे ये बेस्ट फिट लाइन मिलती है हमें, एक कर्व मिलता है, सॉरी नॉट लाइन, इट्स अ पॉलिनॉमियल रिग्रेशन कर्व. लीनियर रिग्रेशन में तो हमने फॉर्मूला देख लिया था कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो सिंपल लाइन का इक्वेशन होता है वो लग जाता है. बट पॉलिनॉमियल के केस में ये जो कर्व है ये अलग अलग टाइप के कर्व हो सकते हैं, जैसे लॉगरिदमिक कर्व हो सकता है, लॉगरिदमिक, सिनुसॉइडल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है. ओके, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनॉमियल हो सकता है, एक्सेट्रा. तो डिफरेंट टाइप के जो भी कर्व रहेंगे रिग्रेशन मॉडल पे, उसके लिए हम पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल्स का यूज़ करेंगे. तो अगर हम इनके मॉडल्स की बात करें, लॉगरिदमिक किस तरीके से शो होता है उसका कर्व, इस तरीके से अगर आपका डेटा जा रहा है तो वहाँ पे लॉगरिदमिक मॉडल आप फिट कर सकते हो. इस तरीके से अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे ये लॉगरिदमिक हो गया, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल. क्यूबिक के केस में क्या होगा, ऊपर वाला कर्व देखा था वो क्या था, क्यूबिक के केस वाला था. ओके, तो यहाँ पे क्यूबिक मॉडल जो रहेंगे वो फिट हो जाएंगे. और अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो आपका कुछ मॉडल इस तरीके दिखेगा, पैराबोला टाइप का. और इन्हीं के बेसिस पे, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो इन्हीं के बेसिस पे इसका इक्वेशन निकल जाएगा. जैसे क्यूबिक के केस में x टू द पावर 3 हो जाएगा, x टू द पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, यहाँ पे लॉगरिदमिक लग जाएगा x पे. पॉलिनॉमियल के केस में भी ओवर फिटिंग का इशू रहता है. तो अगर मैं यहाँ पे डेटा की बात करूँ तो सपोज़ आपका कुछ डेटा इस तरीके का है. ओके, तो यहाँ पे अगर मॉडल ओवर फिट होता है तो वो हर एक वैल्यू को लर्न करने का कोशिश करेगा, और यहाँ पे आपका मॉडल जो रहेगा वो ओवर फिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका मॉडल हो जाएगा ओवर फिट. तो ना ही हमें अंडर फिट मॉडल चाहिए ना ही हमें ओवर फिट मॉडल चाहिए, हमें इसका बीच का मॉडल चाहिए. तो सपोज़ इस तरीके से हमें एक नॉर्मल हाई एक्यूरेट मॉडल मिल जाएगा जो कि ना ही ओवर फिट होगा ना ही अंडर फिट होगा. ओवर फिट के केस में ये हर एक पॉइंट को लर्न करने की कोशिश करेगा, जितने भी नॉइज होगी उनको भी लर्न करने की कोशिश करेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल पैटर्न. तो अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो वाई हेड कैसे निकलेगा, θ1 x प्लस θ2 x स्क्वायर प्लस θ3 x क्यूब टिल θn x टू द पावर n. ओके, तो ये हो जाता है पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला. तो जब हम इसके मॉडल को फिट करते हैं, ओके, पाइथन की हेल्प से जब हम इसके मॉडल को कॉल करेंगे तो ये जो डिग्री है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया या टू द पावर n, ये जो डिग्री है, डिग्री एज अ पैरामीटर हम पास करते हैं कि कितने पॉलिनॉमियल डिग्री का हमें मॉडल फिट करना है. तो सपोज़ अगर आपको क्वाड्रेटिक, आपको डेटा देखने को मिल रहा है, उसका पैटर्न क्वाड्रेटिक देखने को मिल रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी उस केस में, 2 हो जाएगी. ओके, डिग्री इस केस में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. क्यूबिक के केस में हो जाएगी डिग्री आपकी 3. तो इस तरीके से आप पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हो. रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से ओवर फिटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है. यस, रेगुलराइजेशन इज अ technique that helps in preventing overfitting of
मॉडल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ओवरफिटिंग क्यों होता है डेटा पे, जैसे हमने लॉजिस्टिक में बात किया था या पॉलिनोमियल में बात किया था, क्या होता है कि कंप्लीट जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उस पे वो लर्न कर जाता है, नॉइज़ पे लर्न कर जाता है इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न बिटवीन द डेटा। दैट इज़ वाई कि मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मॉडल ओवरफिट रहेगा तो वो ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे कि आपने देखा था हर एक वैल्यू से होता हुआ जा रहा था, बट अनसीन डेटा पे सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अनसीन डेटा के केस में आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 50% से भी लो होगी। तो ये होता है ओवरफिटिंग का केस, और उससे बचने के लिए रेगुलराइजेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। तो ये ओवरफिटिंग से कैसे बचाता है, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं डेटा में, उसके बेसिस पे मॉडल ट्रेन होता है। तो रेगुलराइजेशन टेक्निक क्या करता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर हैं उनको कम वैल्यू देता है, और जो मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू देता है। तो ये एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देता है। तो इट रिड्यूस the impact of less important features। इसकी हेल्प से मॉडल परफॉर्म्स बेटर ऑन अनसीन डेटा, अनसीन डेटा क्या होता है, जिस पे मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है और फ्यूचर में वो हमारे पास डेटा आ रहा है। तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम न्यू डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, बट अगर हमारा मॉडल ओवरफिट रहेगा तो वो नए डेटा को सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड को ये रिड्यूस कर देता है। सो इट पेनलाइजेज लार्जर कोफिशिएंट by reducing their magnitude। अगर कोई फीचर है जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, और कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा कोफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है मॉडल की ट्रेनिंग में, ओके, या फिर प्रिडिक्ट करने में जो टारगेट वेरिएबल है। तो ये क्या करता है, अगर इसको लग रहा है कि किसी कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है बट वो टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है कि मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देता है एक पेनल्टी टर्म ऐड करके। तो किसी भी एल्गोरिदम के लॉस फंक्शन में ये ऐड होता है विद अ लैम्डा एज अ पैरामीटर। लैम्डा पैरामीटर, ओके, एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर है ये, मल्टीप्लाई बाय पेनल्टी। तो इससे क्या निकलता है, पहले ये हमारा लॉस फंक्शन था, ठीक है, ये ओरिजिनल लॉस फंक्शन है। दिस इज द ओरिजिनल लॉस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन के केस में क्या था, मीन स्क्वायर्ड एरर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में क्या था, लॉग लॉस था। तो लॉस फंक्शन यहाँ पे हो जाता है आपका ओरिजिनल लॉस फंक्शन, और यहाँ पे अगर हमने ये पेनल्टी टर्म ऐड कर दिया, ये क्या हो जाता है, रेगुलराइजेशन। दिस इज लैम्डा, लैम्डा हियर इज व्हाट, लैम्डा इज रेगुलराइजेशन पैरामीटर। और इसको ऐड करते जो लॉस फंक्शन होता है वो हो जाता है आपका रेगुलराइज्ड लॉस फंक्शन। ये किसी एग्जिस्टिंग मॉडल में, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपको एक पैरामीटर मिल जाता है सी करके, जो कि है रेगुलराइजेशन पैरामीटर, वो आप ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल आपने 0.1 ऐड कर दिया, तो 0.1 इंटू जो भी पेनल्टी आप चूज़ किए रहेंगे, L1 या L2, ओके। तो ये 3 तरीके के पेनल्टी होते हैं, L1, L2 एंड इलास्टिक नेट। ये 3 तरह की पेनल्टी मिल जाती है आपको, जिस पे ये मल्टीप्लाई होता है जो भी पैरामीटर आपने पास किया है, जो भी पेनल्टी आपने चूज़ किया है, और वो ऐड हो जाता है लॉस फंक्शन में। तो आपका जो मॉडल है उसका लॉस फंक्शन चेंज होके रेगुलराइज्ड लॉस फंक्शन हो जाता है, और इसी के बेसिस पे आपके कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो रेगुलराइजेशन टेक्निक एक तरीके से फीचर सेलेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ये फीचर्स को रिमूव नहीं कर रहा, बट हर एक फीचर का इम्पैक्ट ही डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन एंड बेस्ड ऑन द लॉस फंक्शन। जितना ज़्यादा ये मिनिमाइज़ कर पाता है, जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ हो सकता है लॉस फंक्शन, उतना ज़्यादा ये मिनिमाइज़ करता है और डिसाइड करते जाता है कि कोफिशिएंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसके बेसिस पे अगर हम एक नॉर्मल एल्गोरिदम की बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमारा वाई हैट हो गया, ओके, θ1 x1 प्लस θ2 x2 हो गया, प्लस θ3 x3 एंड θ0 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो ये 3 फीचर हैं, ठीक है, 3 फीचर हैं। सपोज़ इसकी वैल्यू होगी 0.5 x1, इसकी वैल्यू होगी 0.9 x2 एंड इसकी वैल्यू हो गई 0.2 x3। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस
ये जो x3 है, ये जो फीचर है, इसका इम्पैक्ट वाई हैट को कैलकुलेट करने में कम होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, बट इन दोनों का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से ये फीचर्स को सेलेक्ट करता है कि किसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, किसका कम इम्पैक्ट रहेगा, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर सेलेक्शन टेक्निक में भी रेगुलराइजेशन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा हमने रेगुलराइजेशन में पेनल्टी की बात की, अब इसकी पेनल्टी को हम देखते हैं L1, L2 एंड L3। L1 एंड L2 के बेसिस पे दो आपको रिग्रेशन एल्गोरिदम भी मिल जाते हैं। तो अगर आप रिग्रेशन मॉडल फिट करना चाहो तो L1 और L2 जैसे जो मॉडल प्रेजेंट है ऑलरेडी, लासो रिग्रेशन एंड रिज रिग्रेशन, उनको यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी एग्जिस्टिंग मॉडल में एज अ पेनल्टी भी पास कर सकते हो। ओके, तो ये एज अ पैरामीटर भी मिल जाते हैं और इनका अलग से एल्गोरिदम भी प्रेजेंट है। तो लासो रिग्रेशन के केस में क्या होता है कि इट एड्स द पेनल्टी on absolute value of the coefficient, absolute value of coefficient। रिज रिग्रेशन के केस में क्या होता है, it adds the penalty on square of coefficient। तो जैसा हमने यहाँ पे x3 की बात की थी या θ3 की बात ही कर लें, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ θ3, और इस केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा समेशन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ θ3 का होल स्क्वायर। ओके, जो भी कोफिशिएंट निकला है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो भी रेगुलराइजेशन पैरामीटर पास किया है, और यहाँ आपका आ जाता है लॉस फंक्शन, एंड सेम हियर लॉस फंक्शन। लासो रिग्रेशन के केस में जैसा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे मल्टीप्लाई होता है, ये क्या करता है कि किसी कोफिशिएंट के अगर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम है तो वो क्या करता है, उसके कोफिशिएंट को कम्प्लीटली ज़ीरो बना देता है। ओके, इट श्रिंक्स कोफिशिएंट वैल्यू टू ज़ीरो। बट रिज रिग्रेशन के केस में क्या होता है कि ये क्लोज टू ज़ीरो करता है बट कम्प्लीटली उसकी इफेक्ट को रिमूव नहीं करता, मतलब फीचर रहता है, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है बट कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं करता है। इट डज नॉट मेक कोफिशिएंट ज़ीरो बट रिड्यूसेस इट्स साइज, और अगर यहाँ ज़ीरो हो गया, किसी कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसका कंप्लीट इफेक्ट ही रिमूव हो जाता है, इसका कंप्लीट इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको किसी डेटा में ऑटोमेटिकली फीचर रिमूव कराना, फीचर सेलेक्ट कराना है, तो उस केस में L1 रिग्रेशन इज़ बेटर, सो यूजफुल व्हेन ऑटोमेटिकली रिमूव irrelevant features। Ridge regression when it is used when all features are important, but you need to prevent overfitting, तो दोनों ही केस में ओवरफिटिंग प्रिवेंट की जा रही है। बट अगर आपका डेटा आपको अच्छे से आपको पता है कि जो डेटा में फीचर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है टारगेट वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने में, तो उस केस में आप रिज रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता है कि इसमें से कुछ इरेलीवेंट फीचर है बट आपको ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कराना है, तो उस केस में आप लासो रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हो। सो L1 एंड L2 मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज इट इज़ फॉर लासो एंड रिज। L1 एंड L2 क्या है, ये रेगुलराइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन that differ only in their cost function, सो कंप्लीट वर्किंग सेम है, बस लॉस फंक्शन इनका डिफरेंट है। इन दोनों के अलावा एक और रेगुलराइजेशन टेक्निक अवेलेबल है, दैट इज़ इलास्टिक नेट क्या करता है, इट कंबाइंस L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, दोनों के ही इफेक्ट को कंबाइन करके जो रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज़ होती है वो होती है इलास्टिक नेट। इस केस में फीचर सेलेक्शन भी होता है, फीचर सेलेक्शन यूजिंग L1 रिग्रेशन और यूजिंग L1 रेगुलराइजेशन एंड बैलेंसेस कोफिशिएंट श्रिंकेज यूजिंग L2 रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट श्रिंकेज। तो ये एक तरीके से इरेलीवेंट फीचर्स को भी रिमूव करता है, प्लस कुछ फीचर जो इम्पॉर्टेंट है उसके इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। सो इट इज़ गुड व्हेन फीचर्स आर कोरिलेटेड।
तो अगर आपके फीचर्स को रिलेटेड हो, तो अगर सपोज आपके दो फीचर्स हैं, जैसे हमने हाउस प्राइस की बात की थी, हाउस साइज और नंबर ऑफ बेडरूम्स, ये दोनों को रिलेटेड फीचर हैं, तो या तो इन दोनों को रिमूव करना होगा, या तो आप इलास्टिक नेट यूज़ करके एक फीचर के कोफिशिएंट को जीरो कर सकते हो और एक दूसरे फीचर के कोफिशिएंट को रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे L1 और L2 रेगुलराइजेशन दोनों ही यूज़ हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डेटा लिया है कैलिफोर्निया हाउसिंग का, ओके, ये जस्ट हमें एस्केलन में सैम्पल डेटा मिल जाता है, तो उससे हमने ये डेटा फेच किया है। यहाँ पे हमने एक्स फीचर और वाई फीचर बनाया है, तो यहाँ पे हमने फीचर और टारगेट को क्रिएट किया है। सो लेट मी रन दिस। तो इस तरीके से आपको फीचर मिल जाते हैं एक्स में, एंड ये आपका है टारगेट। तो जो हाउस की वैल्यू है, जो भी प्राइस रहेगा, वो हमें प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दीज जो फीचर्स है हमारा, लाइक एवरेज रूम्स, बेडरूम्स, पॉपुलेशन क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है, ओके, इसके बेसिस पे। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, ओके, और लासो, रिज एंड इलास्टिक नेट विथ दियर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रही हूँ तो जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो पास होगा, ओके। जस्ट लेट्स सी कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हैं। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं। अल्फ़ा क्या है, 1 है। अल्फ़ा को आप चेंज भी कर सकते हो, ओके। फिट इंटरसेप्ट है, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है रैंडम स्टेट, सेलेक्शन क्या है, वार्म स्टेट। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स है जिसको आप चेंज करके देख सकते हो कि कौन सा पैरामीटर का सेट आपको ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्शन देता है, ओके। तो लेट मी रन दिस नाउ। अगर आप देखो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ आपको लासो के लिए 28% एक्यूरेसी मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। रिज एक्यूरेसी जो है रिज रेग्रेशन की, उसकी 57% है, और इलास्टिक नेट की 41% है। तो मेन जो रिज एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा हाई मिल रही है यहाँ पे, 57, एटलीस्ट 50% से तो हाई है। सो लेट्स सी कि अगर हम कोई पैरामीटर्स का ट्यून करते हैं, जैसे अल्फ़ा 1 था, ओके, तो हम उसको कुछ कम करके 0.5 कर देते हैं। तो यू कैन सी कि 28% से डायरेक्ट 44% तक चला गया है ये, जैसे ही हमने अल्फ़ा की वैल्यू कम की। सो 0.1 करने से अगर आप देखो तो ये 53% हो गया। तो लेट्स सी कि और कम करने से क्या बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीज़ मिलता है एक्यूरेसी में। तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, उतना ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बट अब नहीं चेंज हो रहा, ओके। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कम कर दिए तो आपको सेम एक्यूरेसी देखने को मिल रहा। 0.01 में सबसे ज़्यादा हाई मिल गया अभी हमें, 58%, ओके। ऐसे ही रिच का भी ट्राई करते हैं कुछ 0.2 करके, ओके। सेम ही टाइप की एक्यूरेसी है, 0.1, नथिंग चेंज्ड, 0.04, नो चेंज। 1 से इंक्रीज़ करके देखते हैं, नथिंग। तो इस तरीके से क्या है कि एक्सपेरिमेंटल थिंग है, ओके। आप देखो कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितने उस पर अच्छा वर्क कर रहा है। 90 करते ही 58% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इलास्टिक नेट में हम देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू रखने से क्या होता है, 0.3, ओके, इंक्रीज़ हुआ वैल्यू 41 से 49, एंड देन 52, 56, 05, 57 तक हम पहुंच चुके हैं। 58 के ऊपर चला गया, एंड लेट्स सी और कम करने से इसकी एक्यूरेसी कम हो रही है। दैट मीन्स दिस इज़ द परफेक्ट वैल्यू, 58%, ओके। इसको भी हम 0.01 करके देखते हैं, नो चेंज, ओके। तो इस तरीके से आप इस तरीके से पैरामीटर्स को चेंज करके देख सकते हो कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। L1 रेशियो भी हम कंपेयर करके देख लेते हैं। अल्फ़ा हमने देखा, L1 रेशियो देखते हैं, इसको चेंज करने से क्या मिलता है हमें। सपोज हमने 0.6 कर दिया, 1 कर दिया, ओके, नो चेंज। इनवैलिड पैरामीटर आ गया क्योंकि मैंने जो वैल्यू की रेंज है उससे ज़्यादा नंबर पास करता है, जो कि 10 है, ओके। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। L1 रेशियो डिफ़ॉल्ट क्या है, 0.5, एंड इट शुड बी लेस देन 1, ओके। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 0.02 करके देखते हैं, कोई चेंज नहीं। हाउ यू कैन फिट एंड ट्यून दीज मॉडल्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स किसका पार्ट है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का, ओके। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये हमने पहले ही देख रखा है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, वो एल्गोरिदम्स जो लेबल डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं, ओके। लेबल्ड डेटा सेट पे ट्रेन होते हैं, लेबल डेटा सेट, ओके। तो अगर आपके डेटा में लेबल्ड डेटा है, मतलब जो आपको प्रिडिक्ट करना है वो एक्चुअली आपके डेटा में प्रेजेंट है,
तो वहाँ पे आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हो। बट इसमें जो 2 तरीके के टाइप हैं, रिग्रेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हम क्या प्रिडिक्ट करते थे? न्यूमेरिकल वैल्यूज़। क्लासिफिकेशन में हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं? कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज़। डिस्क्रीट वैल्यूज़ हम क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज में कोई भी टारगेट वेरिएबल होता है उसको, ओके, एल्गोरिदम का यूज करके। सो दिस विल बी आवर टारगेट फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। तो जब भी आपको कोई ऐसा टारगेट वेरिएबल प्रिडिक्ट करना हो जिसमें कैटेगरीज प्रेजेंट हो या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज प्रेजेंट हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज़ करोगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का हम एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे, लाइक मोस्टली हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम देखने को मिल जाता है। स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप देख सकते हो तुरंत अपने मोबाइल में जाके जीमेल अकाउंट पे। वहाँ पे आपको एक स्पैम करके फोल्डर मिल जाता है जो कि जहाँ से भी मैसेज लाइक जहाँ से भी मेल आ रहा है, अगर वो स्पैम की तरह लग रहा है बेस्ड ऑन दियर टेक्स्ट या ईमेल, तो वो उसको प्रिडिक्ट करता है कि दैट इज़ स्पैम ईमेल और उसको वो स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो दिस विल बी, यहाँ पे भी कैटेगरीज ही प्रिडिक्ट हो रही है, तो 0 और 1 के फॉर्म में हमें कैटेगरीज मिल जाती हैं। उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चर्न प्रिडिक्शन। चर्न प्रिडिक्शन यहाँ पे भी 0 और 1 वाला केस हो जाता है, लाइक 0 और 1 इफ़ अ कस्टमर विल डिसकंटिन्यू सर्विस, डिसकंटिन्यू और सर्विस और नॉट, ओके, कि जो कस्टमर है वो कंटिन्यू करेगा सर्विस या फिर नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हमें मिल रहा है? 2 ही कैटेगरीज मिल रही है, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। नेक्स्ट आ जाता है लोन अप्रूवल। अभी बैंक के जो सिस्टम्स होते हैं वो अपना एक मॉडल खुद का रखे हुए हैं कि बेस्ड ऑन द जो भी पर्सन है उसके जितने भी लाइक फीचर्स हैं, कि कितना कमाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले कितना लोन लिया हुआ है, इस टाइप के जो फीचर्स हैं उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि जो लोन है उसका अप्रूव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स आपके 2 तरीके के हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन से एल्गोरिदम, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। तो पहला हो जाता है आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन दैट मीन्स कि आपके जो कैटेगरीज हैं वो हैं सिर्फ दो बाइनरी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 2, 0 और 1। तो अगर सिर्फ आपके पास 2 ही कैटेगरीज हैं तो वहाँ पे आपका हो जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन, ओके, ओनली 2 कैटेगरीज। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं देन उस केस में हो जाता है आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ओके। तो यहाँ पे हो गया मोर देन 2 कैटेगरीज। तो सपोज़ हमारे पास 2 फीचर्स हैं, ओके, ये फीचर 1 है और ये फीचर 2 है। यहाँ पे कुछ आपका जो फीचर है वो इस तरीके से स्कैटर्ड है ओवर एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके। फीचर 1 और फीचर 2 की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे कलर ब्लैक एंड रेड क्यों रखा है? क्योंकि जो रेड वाले हैं वो सपोज़ जो रेड वाले हैं वो सपोज़ क्लास 1 को बिलोंग करते हैं, और जो ब्लैक वाले हैं, ओके, जो ब्लैक वाले हैं वो क्लास 2 को बिलोंग करते हैं। और जो हमारा एल्गोरिदम रहेगा, जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम रहेगा, वो ट्राई करेगा इन दोनों को इन दोनों का जो एरिया है उसको स्प्लिट करने का। तो सपोज इसने बेस्ट स्प्लिट कुछ इस तरीके से किया, तो यहाँ पे आपको नॉइज़ देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट कितना अच्छे से ये इन दोनों को सेपरेट करेगा, दैट इज़ वेयर द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कम। अब अगर आपका कोई न्यू डेटा होता है, सपोज कोई न्यू डेटा है, अब वो इस बाउंड्री लाइन के राइट साइड में अगर लाई करता है तो वो क्लास 1 का हो जाएगा, अगर वो लेफ्ट में लाई करता है, ओके, तो वो क्लास 2 का हो जाएगा, सिंपल। तो इसी तरीके से न्यू डेटा सेट, अनसीन डेटा सेट पे क्लासिफिकेशन परफॉर्म होता है बेस्ड ऑन आवर ट्रेन मॉडल। सो सपोज कुछ आपके पास न्यू डेटा आया कुछ इस तरीके का, ओके। अब इसमें हमने जो एल्गोरिदम है उसको फिट किया, एल्गोरिदम को फिट किया, और हमें नाउ मिल जाता है हमारा डेटा क्लासीफाई होके, और ये हो जाता है जितने हैं वो रेड, ओके। तो इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन मिल जाता है।
क्योंकि जो हमारा बाउंड्री लाइन है, जो ये 3 डॉट्स थे, ये 3 डॉट्स इस बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं. सो दीज आर फॉर क्लास 2 and these are for class 1. It's a classification algorithm and used when the target variable is categorical, having only 2 classes or categories. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मोस्टली यूज़ हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में करते हैं जब हमारे टारगेट वेरिएबल में सिर्फ 2 कैटेगरीज हों. जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, स्पैम ईमेल या फिर नॉट स्पैम ईमेल, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी क्या है, सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है. उस केस में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं. या फिर अगर आपके डेटा में जो टारगेट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, या फिर यस या नो, या फिर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी. अब ये रिग्रेशन एल्गोरिदम के अंदर क्यों आता है, इसको हम रिग्रेशन क्यों कहते हैं? बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की तरह क्यों वर्क करता है? पहला तो ये क्लासेस नहीं डिफाइन करता कि ये 0 होगा कि 1 होगा, ये प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी. अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में कंप्लीट बताया आपको. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज़ द लाइकलीहुड ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट. ओके, कितना चांस है उस इवेंट के होने का, ये होता है प्रोबेबिलिटी. तो ये प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी और उसी के बेस पे डिसाइड करता है कि ये क्लास 0 का है या फिर 1 का है, या फिर दोनों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है डेटा पॉइंट. अब इसको रिग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली रिग्रेशन को फॉलो करता है. जैसा हमने बात किया था, y हैट इक्वल्स टू mx प्लस c होता है. ओके, या तो आप थीटा 1 x प्लस थीटा 0 कर लो. तो ये था हमारा लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला. लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला था ये हमारा. इसके बेसिस पे लीनियर रिग्रेशन वर्क करता है. इसी फॉर्मूला को यूज़ करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, ये इस फॉर्मूला को डाल देता है सिग्मॉइड फंक्शन में. सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, 1/1 प्लस ई टू द पावर, ये जो है ना mx प्लस सी, इसी का यहाँ पे माइनस mx प्लस सी हो जाता है. ओके, सिग्मॉइड फंक्शन को जो आउटपुट होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है. ओके, 0 और 1 के बीच में लाई करता है. तो यहाँ पे एक तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है. सपोज आपका आ गया 0.7. ओके, ये 0.7 निकला आपका सिग्मॉइड फंक्शन से. तो इससे ये डिसाइड करता है कि 0.7 अगर किसी डेटा के लिए आया है तो वो किस कैटेगरी का डेटा है. सपोज़ अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि हमारा टारगेट वेरिएबल है 0 and 1. ओके, तो ये किस क्लास को बिलोंग करेगा, ये 1 क्लास को बिलोंग करेगा. क्यों? बिकॉज इट इज़ नियर टू द 1. अब ये डिसीजन मैंने कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिसीजन बाउंड्री एक सेट किया है जो कि है 0.5 की. सो इफ़ y हैट इज़ ग्रेटर देन 0.5 देन इट बिलोंग्स टू कैटेगरी 1. एंड इफ़ y हैट इज़ लेस देन इक्वल टू 0.5 देन इट बिलोंग्स टू कैटेगरी 0. तो इस तरीके से आपका डिसीजन बाउंड्री वर्क करता है. अगर हम इसको प्लॉट करें, आपके पास डेटा में टारगेट वेरिएबल जो हैं वो 2 कैटेगरीज़ के हैं. तो सपोज़ आपके पास एक कैटेगरी है जो कि है 1. ओके, इस तरीके से आपकी 1 कैटेगरी है और यहीं पे आपका एक 0 कैटेगरी है. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ट्राई किया, यहाँ पे हमने पहले लीनियर रिग्रेशन फिट करने का ट्राई किया. अब इससे क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा अंडर फिट डेटा है, फिर भी ट्रेनिंग डेटा को लर्न नहीं कर पाया, तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाता है. इस केस में हम क्लासीफाई करेंगे और यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन. इसी लाइन पे, ये जो लाइन है इस पर सिग्मॉइड फंक्शन लगा दें, तो हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिल जाता है. तो हमें कुछ इस तरीके का एक सिग्मॉइड फंक्शन का प्लॉट मिल जाएगा. दिस इज़ सिग्मॉइड फंक्शन. दिस इज़ सिग्मॉइड फंक्शन का प्लॉट. सिग्मॉइड प्लॉट कह लो, सिग्मॉइड फंक्शन का प्लॉट कह लो. तो ये कैसे आया है, इसी लाइन पे फिट करने, इसी लाइन को हमने सिग्मॉइड फंक्शन से पास किया, हमें उसने प्रोबेबिलिटी दी जो कि बाउंडेड है 0 और 1 के बीच में. ओके, 0 और 1 के बीच में बाउंड होता है. और क्लासेस कैसे डिसाइड करते हैं हम कि किस क्लास में बिलोंग करता है, यहाँ पे हम एक डिसीजन बाउंड्री बना देते हैं. दिस इज़ डिसीजन बाउंड्री.
एंड मोस्टली इट इज़ 0.5 ही होता है। ओके, तो 0.5 के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री वर्क करती है। तो अगर 0.5 से ज़्यादा आता है तो ये फर्स्ट क्लास का हो जाता है, और अगर 0.5 से प्रोबेबिलिटी नीचे आती है तो वो 0 क्लास की हो जाती है। ओके, इस तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफाई करता है दो कैटेगरीज के बीच में। इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। जैसा हमने यहाँ पे बात की कि ये लीनियर रिग्रेशन का ही फॉर्मूला यूज़ करता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है पैरामीटर थीटा। ओके, थीटा एक पैरामीटर मिल जाता है। ओके, दिस इज़ द पैरामीटर। लीनियर रिग्रेशन के केस में जो लॉस फंक्शन था, लॉस फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन क्या था, मीन स्क्वायर एरर। ओके, मीन स्क्वायर एरर था। तो वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कैसे करता था, कैसे बेस्ट फिट लाइन फाउंड करता था, वो जो लाइन सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दे मीन स्क्वायर एरर को, वही बेस्ट फिट लाइन होती थी। तो इस केस में भी थीटा का पैरामीटर चूज़ करने के लिए एक लॉग लॉस करके कॉस्ट फंक्शन है, या फिर आप लॉस फंक्शन कह लो। लॉस फंक्शन इज़ लॉग लॉस करके एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू को जितना ज़्यादा मिनिमाइज होगा उतना ही बेटर थीटा का पैरामीटर निकलता है, थीटा की कोफिशिएंट वैल्यू निकलती है, और उतना ही बेटर हमें प्रिडिक्शन मॉडल मिलता है। तो अगर हम लर्निंग की बात करें कि ये मॉडल लर्न कैसे करता है, सबसे पहले तो थीटा का एक पैरामीटर चूज़ किया जाता है, थीटा पैरामीटर रैंडमली चूजन। ओके, एक पैरामीटर से शुरू किया जाता है, एक कोफिशिएंट से शुरू किया जाता है थीटा की वैल्यू। सेकंड क्या किया जाता है कि जितने भी क्लासेस हैं उनको 1 कर दिया जाता है। ओके, जितने भी क्लास उसको 1 कर दिया जाता है, 1 एज अ टारगेट क्लास फॉर ईच डेटा रिकॉर्ड। नेक्स्ट मेज़र करते हैं एरर। ओके, नेक्स्ट हम मेज़र करते हैं एरर, या फिर आप लॉग लॉस कह लो, बिटवीन एक्चुअल क्लास एंड प्रिडिक्टेड क्लास, एक्चुअल क्लास एंड प्रिडिक्टेड क्लास। एक्चुअल क्लास 0 है और प्रिडिक्टेड क्लास 1 है, तो यहाँ पे एरर आता है, तो उस एरर को हम पहले मेज़र करते हैं। देन इस एरर के बेसिस पे हम थीटा की वैल्यू न्यू डिटरमाइन करते हैं। ओके, डिटरमाइन न्यू थीटा पैरामीटर या फिर वैल्यू, इसकी हम नई वैल्यू रखते हैं। एंड देन अगेन हम मेज़र करते हैं एरर बिटवीन एक्चुअल क्लास एंड प्रिडिक्टेड क्लास। इसको हम आइट्रेट करते हैं तब तक जब तक हमें ये जो लॉग लॉस फंक्शन है, लॉग लॉस की जो वैल्यू है, ये एकदम मिनिमम ना मिल जाए। तब तक हम ये जो स्टेप्स हैं ये बार बार परफॉर्म करते हैं आइट्रेशन में। आइट्रेट द प्रोसेस until you reach a small value or minimum value for log loss। तो इसी तरीके से मॉडल और ऑप्टिमाइज होता है, आइट्रेशन में वर्क करता है, और जितना आइट्रेशन वो वर्क करता है उतना ही वो ट्राई करता है कि लॉग लॉस फंक्शन को और भी ज़्यादा मिनिमाइज़ करने का, जिससे कि प्रिडिक्शन एल्गोरिदम और ज़्यादा एक्यूरेट हो पाए। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो जाएंगे, जहाँ पे भी आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे भी आपके टारगेट वेरिएबल में 2 कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ होता है। जैसे कि स्पैम नॉट स्पैम हो गया, फ्रॉड नॉट फ्रॉड हो गया, या पर्सन डायबिटीज से सफ़र कर रहा है या फिर नहीं, यस नो वाली कंडीशन हो गई। ओके, तो ऐसे जगह पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, अभी इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो ट्री स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ओके, ट्री स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये हर एक नोड पे एक फीचर को लेके टेस्ट करता है और उसका रिजल्ट को स्प्लिट करता है ब्रांचेस में, और उस ब्रांच में फिर अगेन फीचर आते हैं, फिर से ये टेस्ट करता है और फिर बेस्ट स्प्लिट करता है, और ऐसे ही ट्री स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है। ओके, ट्री स्ट्रक्चर जब ग्रो करके लीफ नोड पे पहुंचता है, तो जो लीफ नोड होती है वो क्या होती है, हमारी कैटेगरीज होती हैं, एक्चुअल कैटेगरीज। ओके, तो इसमें कैसे आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, सपोज एक स्टार्ट नोड होता है। ओके, दिस इज द स्टार्ट नोड और फीचर। ओके, यहाँ पे टेस्ट होता है, एक फीचर लिया जाता है, जितने भी टोटल फीचर्स हैं डेटा में से, उसमें से एक फीचर को सेलेक्ट किया जाता है, बेस्ट फीचर को पहले सेलेक्ट किया जाता है, उस पर स्प्लिट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्प्लिट देखने को मिलेगा, और फिर अगेन आपके 2 नोड्स बन जाते हैं। ओके, अभी यहाँ से आपके वापस से इन फीचर्स पे स्प्लिट होता है, और आपके सपोज इस तरीके से 4 कैटेगरीज बन गई। ओके, सो दिस इज़ द कैटेगरी 1, दिस इज़ द कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। नाउ यहाँ पे जो ईच इंटरनल नोड है, ईच इंटरनल नोड जो हमने सर्कल बना रखा है, ईच इंटरनल नोड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ टेस्ट। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी मैं एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रही हूँ कि डिसीजन ट्रीज में जो ट्री स्ट्रक्चर है उसमें क्या उसका सिग्निफिकेंस है,
और जो ब्रांचेज हैं, ईच ब्रांच इज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, इज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट. And then leaf nodes assigns its data to a class. सपोज हमारे पास एक डेटा है, ओके हम एक डेटा की बात करते हैं जिसमें हमारे पास फीचर है एज, वेट एंड स्मोकर, कि मतलब वो स्मोक करता है या फिर नहीं. ओके तो हमारे पास ये जो डेटा है ये किसका डेटा है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. ओके रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. इन 3 फीचर के बेसिस पे क्या हाई रिस्क रहेगा या फिर लो रिस्क रहेगा हार्ट अटैक्स का. ओके सो दीज 2 आर आवर कैटेगरीज दैट वी नीड टू प्रिडिक्ट. ओके तो इस पे अगर हम डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम लगाते हैं सपोज, तो किस तरीके से ट्री का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ये हम देखते हैं. तो सपोज सबसे पहले वो शुरू करता है इससे, इस वाले फीचर से, दैट इज एज. ओके दिस इज द एज. एज से ये शुरू करता है. ओके दिस इज द नोड एज. एज पे इसने 3 रिजल्ट निकाले. दिस इज लेस देन 18, 18 to 30 एंड ग्रेटर देन 30. ओके एज जो फीचर है उसको 3 भाग में डिवाइड किया है. पहले तो वो लोग जो 18 से कम हैं, देन 18 से 30 के लोग, एंड देन 30 से ज़्यादा के लोग. ओके उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेस देन 18 में वापस जो हमारे पास जो 2 फीचर बचे हैं वेट और स्मोकर, उसको स्प्लिट करेगा. ओके पहले एक फीचर से शुरू करता है, फिर रिमेनिंग फीचर पे देखता है कि उस पे वैल्यूज़ क्या हैं, उसका रिजल्ट निकालेगा. ओके अगेन स्प्लिट करेगा और देखेगा कि कहाँ पे उसके लो रिस्क वाले वैल्यूज़ आ रहे हैं और कहाँ पे उसके हाई रिस्क वाले वैल्यूज़ आ रहे हैं. ओके इसी तरीके से ट्रीज का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो सपोज लेस देन 18 वाले क्या हो गए, लो रिस्क. डायरेक्टली ये हो गए लो रिस्क. कि 18 से कम वाले जितने भी हैं, जितने भी सपोज जो भी आपका रिकॉर्ड है, डेटा का रिकॉर्ड है, उसमें अगर एज पे अगर हम 18 से कम का फिल्टर लगाते हैं तो सारे टारगेट वेरिएबल आपको लो रिस्क वाले मिल जाते हैं. तो यहाँ पे एक हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है. तो दिस इज़ आवर लीफ नोड जो कि हमारा कैटेगरी है लो रिस्क. अब 18 से 30 वाले में वेट चेक करते हैं, 60 से कम है या फिर 60 से ज़्यादा है. ओके यस या फिर नो. यहाँ पे जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक वेट इज़ ग्रेटर देन 60, यस नो, इस तरीके से. ओके तो यहाँ पे मैं ब्रांच में डायरेक्ट लिख रही हूँ. कंसेप्ट दोनों का सेम ही है. ओके तो अगर वेट 60 से कम है देन जो कैटेगरी है वो हो जाएगी लो रिस्क. ओके और अगर 60 से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा हाई रिस्क. अब आ जाते हैं एज जिनकी ग्रेटर देन 30 है. तो सपोज वेट वाला हमें यहाँ पे जो 18 से 30 वाले ग्रुप हैं उसमें हमें वेट पे कुछ डिपेंडेंसी मिल रही है, तो हमें यहाँ पे लो रिस्क और हाई रिस्क मिल गया. जिनका 30 से ज़्यादा है उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है वेट पे, उनका डिपेंडेंसी है जो हमारा थर्ड फीचर है स्मोकर. अभी स्मोकर है या फिर नहीं, यही 2 ब्रांच बन रही है, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, यस या फिर नो. ओके अगर यस है तो अगेन वो हो जाता है हाई रिस्क, और अगर नो है तो वो हो जाएगा लो रिस्क. तो इस तरीके से आपका ट्री कुछ फॉर्म होता है बेस्ड ऑन द फीचर, बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द फीचर, रिजल्ट जो भी निकलता है. अगर हमारे पास सपोज एक न्यू डेटा आता है, ओके न्यू डेटा आता है, एज है उसकी 25, ओके वेट है उसका सपोज 65. तो अभी हम क्या करेंगे, एज 25 है तो कौन से ब्रांच में जाएगा, इस वाले ब्रांच में जाएगा. ओके 18 से 30 के बीच में. अभी वेट क्या है 65 है, तो 65 क्या है 60 से ज़्यादा है, तो वो इस ब्रांच में जाएगा. दैट मीन्स उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, हाई रिस्क. तो इस तरीके से जो डिसीजन ट्री है वो प्रिडिक्ट करता है न्यू क्लास को. अब डिसीजन ट्री में डिसीजन ट्री क्लासीफायर भी होता है एंड डिसीजन ट्री रिग्रेसर भी होता है. ओके डिसीजन ट्रीज 2 तरीके के हो जाते हैं. ये तो कंसेप्ट था मेन डिसीजन ट्री का. तो डिसीजन ट्री 2 तरीके के होते हैं, डिसीजन ट्री क्लासीफायर एंड डिसीजन ट्री रिग्रेसर. क्लासीफायर क्या करेगा, कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करेगा, और रिग्रेसर क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेगा. दिस विल प्रिडिक्ट कैटेगरीज and regressor will predict numerical values. Okay numerical values.
तो यहाँ पे जो हमारा ट्री बन रहा है इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, अगर देखें तो यहाँ पे 3 लेयर मिल जाती है। ओके, 3 लेयर मिल जाती है तो इसकी मैक्स डेप्थ क्या हो जाती है, 3। तो इसकी जो वर्किंग होती है, ओके, डिसीजन ट्री की वर्किंग एक बार हम देख लेते हैं। वर्किंग एक तरीके से हम एग्जांपल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहले तो एक बेस्ट फीचर से ये शुरू करता है। ओके, देन उस नोड पे ये बेस्ट स्प्लिट करता है इनटू इट्स प्री लेबल्ड क्लासेस। हर एक ब्रांच एक नया नोड क्रिएट करता है, अगेन वो असाइन होता है, उस पर टेस्ट परफॉर्म होता है और फिर ब्रांच क्रिएट होता है, न्यू नोड्स क्रिएट होते हैं। और कंप्लीट ट्री में जितने भी नोड हैं वो सिंगल फीचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक फीचर एक नोड। तो ये जो ट्री क्रिएशन का प्रोसेस है कि कितनी बार नोड्स बनेंगे, कितनी बार ये स्प्लिट होगा, ये कितनी बार चलता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कंप्लीट रिपीट कब तक होता है। ईच नोड कंटेन अ सिंगल क्लास, मतलब उसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। तो जो स्प्लिट हो रहा है, नोड्स बन रहे हैं, फीचर्स बन रहे हैं, ट्रीज ग्रो कर रही है, ये तब तक चलेगा जब तक से हर एक नोड के एक सिंगल वैल्यू, सिंगल क्लास ना आ जाए। ओके, लीफ नोड ना आ जाए। और यू रन आउट ऑफ फीचर। ओके, आपके फीचर ख़त्म हो गए बट कोई ऐसा फीचर का स्प्लिट है जिसमें आपको कंप्लीट एक सिंगल क्लास नहीं मिला है, लीफ नोड नहीं मिला है, तो भी आपका जो ट्री ग्रो कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। एंड द लास्ट वन इज प्री सेलेक्टेड स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट। स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट। रियल टाइम में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आपका जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। ओके, बहुत सारे उसमें नोड्स बनते हैं, ट्री ग्रो करता ही जाता है, उसकी डेप्थ इंक्रीज होती ही जाती है। तो हम एक प्री सेलेक्टेड स्टॉपिंग क्राइटेरिया इंक्लूड करते हैं जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं, मॉडल इनिशियलाइज करते हैं, तो पैरामीटर हम उसमें डालते हैं ताकि जो ट्री ग्रो कर रहा है वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर जाए। ओके, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज कभी कभी होता है जब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो होता है कि या तो मॉडल ओवरफिट होते जाता है या फिर मॉडल एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद खराब परफॉर्म करने लगता है ट्रेनिंग डेटा पे। दैट इज़ वाई हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाते हैं। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया में सबसे पहला टर्म आ जाता है प्रूनिंग। ट्री प्रूनिंग इज लाइक व्हेन डिसीजन ट्री स्टॉप्स ग्रोइंग व्हेन अ stopping criterion is met, that is known as tree pruning. सपोज आपका कुछ इस तरीके का ट्रीज बन रहा था नॉर्मली। ओके, और हमने ट्री प्रूनिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ट्री प्रूनिंग हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि हमने एक अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा दिया। अब क्या हो गया कि जब ये मॉडल ग्रो कर रहा था यहाँ पे हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा दिया जिससे ये वाला जो नोड था ये फर्दर स्प्लिट हुआ ही नहीं। ओके, यहाँ पे हमें स्प्लिट होके वैल्यूज़ मिल जा रही है, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया ग्रो करना। दिस ब्रांच इज स्टॉप ग्रोइंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने प्रूनिंग इंप्लीमेंट किया है। प्रूनिंग हम डिफरेंट टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप से हम प्रूनिंग ट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ ट्री डेप्थ। ओके, मैक्सिमम ट्री डेप्थ। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स in node has been exceeded. Minimum number of samples in a leaf has been exceeded. And the last is decision trees has reached maximum number of leaf nodes. तो इन 4 तरीक़ों से हम प्रूनिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा सकते हैं डिसीजन ट्री को ग्रो करने में। मैक्सिमम ट्री डेप्थ, सपोज हमने यहाँ पे ट्री डेप्थ जो है वो 5 लगा दी, तो 5 के आगे वो ट्री ग्रो ही नहीं करेगा, वहाँ पे हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा दिया है। और रियल टाइम में ये होता भी है कि अगर आपका मैक्सिमम लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोज 3 और 4 होती है, उतने तक तो ट्री ग्रो करता है, उसके बाद भी अगर आपके कुछ फीचर्स बचे हुए हैं तो वो
लाइक अनटिल जब तक फीचर ख़त्म ना हो जाए तब तक वो ग्रो करता ही जाएगा। तो उसके लिए हम पैरामीटर एक इंक्लूड कर देते हैं कि मैक्स डेप्थ आपका 9 या 10 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें एल्गोरिदम नहीं बनाना है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम ट्री डेप्थ को इंक्लूड कर सकते हैं। इन सब के लिए एक पैरामीटर इंक्लूडेड है डिसीजन ट्री एल्गोरिदम में, वो रिग्रेसर के लिए भी है, क्लासीफायर के लिए भी है। उसमें आप बता सकते हो कि कितना नंबर ऑफ सैम्पल मिनिमम होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होना चाहिए नोड में, ओके, कितना नंबर ऑफ लीफ नोड्स होना चाहिए, उसके आगे हमारा ट्री ग्रो नहीं करेगा। अगर सपोज यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमें कितने लीफ नोड मिल रहे हैं, 5 लीफ नोड मिल रहे हैं, बट अगर हमने पैरामीटर में डाल रखा है कि सिर्फ 3 ही मिले या 4 ही मिले, तो जैसे ही 4 लीफ नोड बन जाएंगे वैसे ही वो ट्री ग्रो करना बंद कर देगी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ट्री प्रूनिंग, और किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं, इसको हम पॉइंट्स में भी लिख लेते हैं। वाई प्रूनिंग, क्यों हम ट्री को ग्रो करने से रोक रहे हैं। जितना ज़्यादा ट्री ग्रो करेगा क्या पता उतना ज़्यादा हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे, बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। ग्रोइंग ट्री विल नॉट गिव हाई परफॉर्मेंस। ओके, जैसे जैसे उसका जो ट्री ग्रो कर रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट गिविंग हाई परफॉर्मेंस, तो हम उसको प्रून करते हैं, ट्री को वहाँ पे बंद कर देते हैं ग्रो करना उसको। एंड इफ़ ट्री इज़ ग्रोइंग इट इज़ बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, इफ़ ट्री इज़ कॉम्प्लेक्स देन इट माइट बी ओवर फिटिंग ऑन द डेटा। लाइक डेटा में जितने भी पॉइंट हैं उन सबको वो लर्न करने की कोशिश कर रहा है, जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स हैं उसको भी वो लर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वो नॉइस को भी लर्न कर ले रहा है। ओके, सो इट इज कैप्चरिंग नॉइस एंड इररेलेवेंट डिटेल्स ऑल्सो, इररेलेवेंट डेटा। इससे क्या होगा, अब कोई अनसीन डेटा आ रहा है तो अभी नॉइस पे वो ट्रेंड हो रखा है। ओके, इररेलेवेंट डेटा पे ट्रेंड हो रखा है, तो टेस्ट डेटा पे वो सही से परफॉर्म नहीं करेगा। दैट मीन्स ट्रेनिंग डेटा पे वो ओवरफिट हो जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम प्रूनिंग का यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सो ये तो रहा प्रूनिंग। अब ये जो हमने स्प्लिट की बात की थी, ये कैसे सेलेक्ट करता है कि मुझे एज फीचर पे ही लाइक स्प्लिट करना है या फिर वेट पे ही स्प्लिट करना है, क्यों नहीं पहले मैंने स्मोकर पे किया, क्यों नहीं पहले मैंने वेट पे किया। ओके, तो ये कैसे चूज़ करता है बेस्ट फीचर को। सो जो डिसीजन ट्री है ये कैसे बिल्ड हो रहा है, रिकर्सिव पार्टीशनिंग पे बिल्ड होता है। ओके, इसका जो प्रोसीजर है रिकर्सिवली ये पार्टीशनिंग करता है टू क्लासीफाई द डेटा, इज बिल्ड यूजिंग रिकर्सिव पार्टीशनिंग, क्लासीफाई डेटा। ये क्या करता है कि एक फीचर को सेलेक्ट करता है। ओके, हर एक फीचर को पहले सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट द बेस्ट फीचर दैट बेस्ट स्प्लिट द डेटा टू ट्रेन द ट्री। तो पहले क्या करता है कि हर एक फीचर को लेता है। ओके, फर्स्ट नोड को सेलेक्ट करने के लिए हर एक फीचर को लेगा और देखेगा कि किसने बेस्ट स्प्लिट किया है। अब बेस्ट स्प्लिट को मेज़र करने का कुछ मैट्रिक्स होगा, करेक्ट, तो वो मैट्रिक्स होता है कॉमन मैट्रिक्स। तो किसी के बेसिस पे डिसाइड कर रहा होगा ना कि कौन से फीचर्स को हमें चूज़ करना है बेस्ट स्प्लिट करने के लिए। तो बेस्ट स्प्लिट के लिए मेज़र क्या होते हैं, पहला तो आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन गेन। ओके, इंफॉर्मेशन गेन सिंपली हम इसको आईजी भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन, या फिर हो गया एंट्रोपी रिडक्शन, एंट्रोपी रिडक्शन। एंड द सेकेंड वन इज गिनी इम्प्योरिटी, गिनी इम्प्योरिटी। सो दीज आर द टू मेजर्स जिसके बेसिस पे डिसीजन ट्री चूज करता है कि कौन से फीचर से उसको ट्री बनाना शुरू करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एंट्रोपी एक्चुअली में होती क्या है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। ओके, इट्स अ measure of information disorder in a data set, disorder in a data set। इसका क्या मतलब हुआ, इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि कितना सही तरीके से आपका कितना सही तरीके से इन्फॉर्मेशन डेटा सेट में प्रेजेंट है। ओके, तो यू कैन कॉल एंट्रोपी एज लाइक मेसीनेस स्कोर। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा मेसी होगा तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और हाई एंट्रोपी का मतलब हुआ हाई अनसर्टेनिटी। ओके, इफ़ देयर इज़ अ हाई एंट्रोपी then there is high uncertainty and vice versa। अगर लो एंट्रोपी रहेगी तो लो अनसर्टेनिटी रहेगी।
अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, जैसा हमने प्रोबेबिलिटी में बात किया था स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में, अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता नहीं है, ओके आप लाइक इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि ओके कितना लाइक कौन सा जो सपोज कोई कैटेगरी है उसको प्रिडिक्ट करने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, ओके तो वो चीज़ हो जाती है सर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस डेटा के अकॉर्डिंग कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो प्रिडिक्टेड कौन सी हो सकती है, ओके कौन सी कैटेगरी में मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो जो डेटा है स्प्लिट से पहले उसकी कुछ एंट्रोपी कैलकुलेट होती है, ओके डेटा की। अभी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, ओके हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बिकॉज इन टुडेज टाइम कंसेप्ट इज़ द मेन थिंग, कंसेप्ट जानना ही ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में एकदम डीप डाइव करना उतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, ओनली स्टैटिस्टिक्स की इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ लो कंप्लीटली, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मैं क्या चीज़ें बता रही हूँ आपको, करेक्ट। तो इंट्रॉपी हमने समझ लिया, इंट्रॉपी का कनेक्शन होता है इंफॉर्मेशन गेन से। सो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गेन। अभी इंफॉर्मेशन गेन यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इंफॉर्मेशन कितना कम है, ओके और इन्फॉर्मेशन गेन का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब नया आया है। सपोज हमने एक रॉ डेटा लिया, ओके रॉ डेटा लिया है कंप्लीट, उसमें कोई स्प्लिट नहीं हुआ, रॉ डेटा है, उसकी इंट्रॉपी समझ लो एकदम बहुत ज़्यादा है, सपोज 100 है, ओके अभी 100 इंट्रॉपी है उसकी। अब हम उसमें एक कॉलम था जो एज में हमने 3 बार स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया, लेस देन 18, 18 to 30 एंड मोर देन 30। अब उसकी इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा हो गई है और एंट्रोपी कम हो गई है। जो इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर था वो कम हो रहा है और उसका जो गेन है, ओके इन्फॉर्मेशन गेन होता जा रहा है, तो जब इन्फॉर्मेशन गेन होता है तो एंट्रोपी कम होती है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन सपोज 0 था, ओके एंट्रोपी क्या हो गई 80 हो गई, इन्फॉर्मेशन गेन 20 हो गया। नेक्स्ट स्प्लिट पे क्या हुआ, एंट्रोपी 60 हो गई, इन्फॉर्मेशन गेन 40 हो गया। इसी मेजर के बेसिस पे ये सेलेक्ट करता है कि किस फीचर पे मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन मिल रहा है और सबसे कम मेरी इंट्रॉपी हो रही है, तो वो हो जाता है बेस्ट फीचर टू स्प्लिट। एक तो सपोज पहला हमें एज मिल गया, ओके एज के बाद वापस से ये चेक करेगा कि इन्फॉर्मेशन गेन किसका ज़्यादा है, तो उस पर ये स्प्लिट करता जाएगा, ओके ऐसे ये सेलेक्ट करता है कौन से फीचर पे स्प्लिट करना है और कितना स्प्लिट करना है। सो इफ़ एंट्रोपी इज़ लो, if entropy is low then IG is information gain is high। so जो decision tree construct हो रहा है, okay constructing a decision tree is all about finding features that return the highest information gain, ओके द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। तो इसी तरीके से फीचर्स को ये सेलेक्ट करता है। और प्रूनिंग तो हमने देख ही लिया कि कब हम प्रून कर सकते हैं, हम देख सकते हैं मॉडल की परफॉर्मेंस को हर एक पैरामीटर को ट्यून करके। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डिसीजन ट्री। अब इसका जो कोडिंग है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है, जब सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक साथ हम सारे एल्गोरिदम को कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या डिफरेंस आता है हर एक एल्गोरिदम को सेम डेटा सेट पे ट्रेन करने पे, ओके किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई है, किसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो दिस इज़ फॉर द डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ओके। अब हम रिग्रेशन ट्रीज देखते हैं, रिग्रेशन ट्रीज क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन ट्रीज तो हमने देख लिया, रिग्रेशन ट्रीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसमें हम लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि किस फीचर पे स्प्लिट करना है, ये सब हम देखते हैं, ओके। सो दीज आर द ट्रीज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ओके न्यूमेरिकल या कंटिन्यूस वैल्यूज़ कुछ भी कह लीजिए आप, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। क्लासिफिकेशन ट्रीज़ के बारे में सब बात किया था। अब हम बात करेंगे कि वही ट्री जो नॉर्मली हमने जो वर्किंग देती थी, वर्किंग सेम रहती है, लॉस फंक्शन में डिफरेंस आ जाता है, आपका जो लीफ नोड कैलकुलेट होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इसकी भी वर्किंग कैसे होती है, पहले तो ये स्प्लिट करता है, स्प्लिटिंग द डेटा, ओके दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये स्प्लिट करता है डेटा, पिक्स द feature and a threshold value that best splits the data. So while selecting the feature it tries to minimize the prediction error। वहाँ पे क्या था, मैक्सिमाइज कर रहा था इन्फॉर्मेशन को, इनको यहाँ पे ये
प्रिडिक्शन एरर को मिनिमाइज करने का ट्राई करता है. सो दैट इज हाउ इट विल चूज द बेस्ट फीचर. सो इसमें लॉस फंक्शन कौन सा यूज होता है? लॉस फंक्शन, मीन स्क्वायर्ड एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों लॉस फंक्शन यूज होते हैं. तो ये जो प्रिडिक्शन एरर है ये कुछ नहीं, बस मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर है. क्लासिफिकेशन ट्री में जो लीफ की प्रिडिक्शन थी वो क्या थी? हर एक लीफ एक कैटेगरी को डिनोट कर रहा था. बट रिग्रेशन ट्री में क्या होता है? ईच leaf contains some set of values और उसका जो मीन होता है that will be given as the prediction. ओके, उसी का मीन एज अ प्रिडिक्शन वो लीफ नोड में स्टोर्ड होता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल कि कैसे हम स्प्लिट करते हैं रिग्रेशन ट्रीज को. ओके, तो सपोज़ हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, हमें कुछ एरिया मिला हुआ है, बेडरूम, नंबर ऑफ़ बेडरूम मिला है, और उसके बेसिस पे हमें ये प्राइस है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, इसको प्रिडिक्ट करना है. ओके, टारगेट वेरिएबल. अब इसके लिए अगर रिग्रेशन ट्री हमें बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले हम चूज़ करेंगे एक फ़ीचर को. सपोज़ हमने फ़ीचर सेलेक्ट किया एरिया, जो कि मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर रहा है. तो एरिया पे हमने इसको स्प्लिट किया लेस देन 1250 एंड ग्रेटर देन 1250. लेस देन 1250 में कितनी वैल्यूज़ आ जाती हैं? 50, 55 एंड 60. तो ये आपके लीफ नोड में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. और 1250 से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ हैं? 80, 85 एंड 90. तो ये तीन आपके लीफ नोड में आ जाते हैं. अभी ये एरिया पे हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया. अब हमारे पास एक और फीचर बचता है, तो उस पर भी हम स्प्लिट करेंगे. तो सबसे पहले तो ये एरिया वाला हो जाएगा, ये लेस देन 1250 ग्रेटर देन 1250. लेस देन 1250 में अगर हम बेडरूम देखें, बेडरूम हमारा जो फीचर था उसको चूज़ करें, लेस देन 2 है या फिर ग्रेटर देन 2 है. ओके, लेस देन 2 में कौन कौन सी वैल्यू आ जा रही हैं लीफ नोड में? 50 एंड 55. ओके, और ग्रेटर देन 2 में आ जा रहा है सिर्फ एक सिंगल वैल्यू, दैट इज़ 60. तो ये हमारा कुछ ट्री का स्ट्रक्चर बन जाता है 90. तो अभी हमें प्रिडिक्शन कैसे मिलेगा? प्रिडिक्शन हमने क्या बात की थी? लीफ नोड पे क्या होता है? मीन होता है. ओके, प्रिडिक्शन उन सेट ऑफ वैल्यूज़ का मीन होता है. तो इसका मीन हो जाएगा 52.5, इसमें सिंगल वैल्यू थी ये 60, इसका हो जाएगा 85. तो ये तीन प्रिडिक्शन हमें मिलते हैं. ओके, तो जब भी न्यू डेटा सेट आ रहा है, सपोज न्यू डेटा सेट आपका आ रहा है कुछ 1300 है. ओके, 1300 स्क्वायर फीट. अब 1300 कितना 1250 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है. दैट मीन्स उसका प्राइस क्या रहेगा? 85 के अराउंड. नेक्स्ट हम देखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन. दिस इज यूज्ड for both classification and regression algorithms. Okay, this is used for both classification and regression problems. दोनों ही केस में एल्गोरिदम का नाम क्या रहता है? क्लासिफिकेशन में सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर रहता है, रिग्रेशन में सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर रहता है. सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है? ओके, डिसीजन ट्री हमने देखा था. डिसीजन ट्री में क्या बन रहा था? ट्री बन रहा था, बेस्ट स्प्लिट कर रहा था वो फीचर्स पे. सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है? जो भी आपका डेटा रिकॉर्ड है उसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं, तो उन मल्टीपल फीचर्स को एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में पहले तो वो प्लेस करता है. ओके, जैसे हमने 2D वाला फिगर देखा हुआ है. ओके, एक्स वाई एक्सिस होता है. 3D फिगर देखा है, एक्स वाई जेड एक्सिस होता है. वैसे ही ये जो एक्सेस हैं, ये क्या है? नंबर ऑफ फीचर्स हैं. अगर आपके पास इससे ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ओके, इस नंबर ऑफ 3 नंबर से ज़्यादा फीचर होते हैं, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन मल्टी डायमेंशनल स्पेस में हर एक डेटा पॉइंट को पहले तो प्लॉट करेगा और फिर उसके बाद वो स्प्लिट करता है कि कौन सा डेटा पॉइंट किस कैटेगरी का पार्ट है. ओके, सो ईच डेटा पॉइंट्स मैप्स इन multi-dimensional space where the input features represented as value for a specific coordinate. सिंपल मतलब जैसे हमने अभी तक जितने भी मॉडल्स देखे हैं उनको प्लॉट करके भी देखा था, तो उसमें क्या था कि सपोज़ कोई फीचर है आपका F1, F2 एंड F3, इसकी कुछ वैल्यू होगी. ओके, सपोज़ 1 है, इसकी 1.2 है, इसकी 3 है. ओके, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे कहाँ पे ये तीनों पॉइंट एज अ कोऑर्डिनेट लाई करता है, वहाँ पे ये डेटा रिकॉर्ड एज अ
डेटा रिकॉर्ड लाइक प्लेस हो जाएगा. ओके, आइडेंटिफाइज hyperplane that differentiates the different classes. तो 3 फीचर के लिए तो हाइपर प्लेन हो जाएगा, उससे ज़्यादा फीचर के लिए भी प्लेन हो जाएगा, बट 2 फीचर के लिए एक लाइन होता है. ओके, हाइपर प्लेन फॉर 2 फीचर द हाइपर प्लेन इज अ लाइन. हाइपर प्लेन इज अ लाइन. ओके, सो लेट्स सी इट विथ एन एग्जाम्पल. सपोज ऐसे एक्स और वाई एक्सिस पे आपका 2 फीचर प्लॉटेड है. फीचर 1 है, ये फीचर 2 है. ओके, और कुछ इस तरीके के आपके पास डेटा है. एक्स, ये एक पर्टिकुलर डेटा है आपका, 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंग करता है, जिसको हमने ग्रीन और रेड से लाइक क्लासीफाई किया है. अभी जो SVM है, SVM क्या करेगा, डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है. ओके, डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है. अभी ये डिसीजन बाउंड्री हो गया. अभी डिसीजन बाउंड्री तो कैसे भी क्रिएट हो सकता था, राइट? जैसा हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था, जो बेस्ट फिट लाइन है वो तो कैसे भी क्रिएट हो सकती है, ऐसे भी 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 हो सकती है. बट कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट फिट डिसीजन बाउंड्री है? ओके, तो ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है मार्जिन. ओके, मार्जिन क्या होता है? डिसीजन बाउंड्री से जो पहला, जो सबसे क्लोजेस्ट, जो हर क्लास का डेटा पॉइंट रहेगा. ओके, सपोज दिस डिस्टेंस, और यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट क्या है? ये वाला पॉइंट है. ओके, तो दिस डिस्टेंस, तो ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है? ये मार्जिन है. ओके, दोनों तरफ कुछ ना कुछ मार्जिन रहेगा. जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट है वहाँ के डिस्टेंस से लेके डिसीजन बाउंड्री के डिस्टेंस तक, उसको कहते हैं मार्जिन. तो SVM एक बेस्ट फिट डिसीजन बाउंड्री कैसे सेलेक्ट करता है? जब वो इस मार्जिन को मैक्सिमाइज कर पाए. ओके, मैक्सिमाइज द मार्जिन, दैट मीन्स SVM इज एबल टू क्लासीफाई द 2 क्लासेस, इज एबल टू क्लासीफाई एवरी डेटा पॉइंट इनटू 2 क्लासेस वेरी मच हाई एक्यूरेसी. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? द लार्जर द मार्जिन, बेटर द एक्यूरेसी. ओके, बेटर एक्यूरेसी. जितना ज़्यादा मार्जिन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमें मिलती है न्यू क्लासेस को आइडेंटिफाई करने में कि वो किस तरफ डिसीजन बाउंड्री के बिलोंग करेंगे, किस क्लास से वो बिलोंग करेंगे. बट रियल टाइम में क्या होता है कि अभी तो ये बहुत अच्छे से मैंने इसको स्प्लिट करके दिखा दिया आपको, बट रियल टाइम में क्या होता है कि सपोज ये जो लाइक ग्रीन वैल्यू है, ये सपोज क्लास 1 है. क्लास 1 की वैल्यू कुछ यहाँ पे भी है, कुछ यहाँ पे भी है. वैसे ही क्लास 2 की जो वैल्यू कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ओके, तो दीज आर नथिंग बट द नॉइज. ओके, ओवरलैपिंग होते हैं, डेटा ओवरलैपिंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा. तो ये रियल टाइम में होता ही होता है. SVM सपोर्ट करता है सॉफ्ट मार्जिन को भी. अगर ऐसा ओवरलैपिंग डेटा है हमारे पास, तो लीनियरली सिर्फ सेपरेट करने की जगह सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत सारे हमें कर्नल प्रोवाइड करता है, जिससे अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो डिफरेंट कर्नल्स का यूज़ करके हम सॉफ्ट मार्जिन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे डेटा को अच्छी तरीके से क्लासीफाई करेगा. सपोर्ट्स सॉफ्ट मार्जिन, इट टॉलरेट्स misclassifications, maximizing margin. ओके, तो सॉफ्ट मार्जिन का मतलब क्या हो गया कि जो मॉडल है वो टॉलरेट कर सकता है मिस क्लासिफिकेशन, बट मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम जो मिस क्लासिफिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा हाई रख दें, और मार्जिन को हाई करने के चक्कर में हमने मिस क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हाई कर दिया. ओके, तो इन दोनों का ही बैलेंस बना के चलना पड़ता है जब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को ट्रेन करते हैं. तो उसके लिए अब बैलेंस बनाना पड़ेगा. ओके, हमें बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंसिंग बिटवीन क्या होता है? मिनिमम मिसक्लासिफिकेशन एंड मैक्सिमम मार्जिन. तो इसका जो बैलेंस होता है वो हमें देता है एक बेस्ट फिट मॉडल, कि हमने मिसक्लासिफिकेशन भी कम कर दिया और हमारा जो मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय C पैरामीटर. C इज नथिंग बट द रेगुलराइजेशन पैरामीटर. जहाँ पे भी आपको C देखने को मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट द रेगुलराइजेशन पैरामीटर.
रेगुलराइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिग्रेशन के टाइम पे L1 होते हैं, L2 होते हैं, ओके। तो उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, पेनल्टी हम ऐड करते हैं, तो दैट इज़ द रेगुलराइजेशन पैरामीटर। अब हम अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल c की वैल्यू ले लेते हैं तो हमें ज़्यादा मिस क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, ओके। मोर मिस क्लासिफिकेशन एंड सॉफ्ट मार्जिन देखने को मिल जाता है, ओके, सॉफ्ट मार्जिन। और अगर हम वहीं लार्ज c की वैल्यू ले लें, बहुत ज़्यादा लार्ज ले लें, तो हमें लेस मिस क्लासिफिकेशन तो देखने को मिलता है, बट जो मार्जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ओके, हार्डर मार्जिन। यहाँ पे अगर हार्डर मार्जिन देखने को मिल रहा है, लेस मिस क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो इस केस में हमारा मॉडल हो जाएगा ओवरफिट। कैसे हो जाएगा? सपोज वापस हम एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। हमारा ये एक क्लास है, और यहाँ पे हमारा दूसरा क्लास है, ओके। अब डिसीजन बाउंड्री सपोज हार्ड मार्जिन वाला हमें फिट करना है, ओके, हार्ड मार्जिन फिट करना है। हमने सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज रख दी है और हमें लेस मिस क्लासिफिकेशन चाहिए। ओवरफिट कैसे होगा? इसकी जो डिसीजन बाउंड्री रहेगी कुछ इस तरीके की रहेगी, ओके, इस तरीके की रहेगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने क्लासीफाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, बट अनसीन डेटा पे ये वर्क नहीं करेगा। ये कंप्लीट जो नॉइज़ भी थे, क्योंकि ये एक तरीके से जो 3 वेरिएबल हैं जो यहाँ पे आ गए हैं, या फिर ये 2 जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आ गए हैं, एक तरीके से नॉइज़ हो सकता है, ओके। गलती से ये उस कैटेगरी में चला गया, गलती से ये इस कैटेगरी में आ गया। अब ये इसको भी लर्न कर लिया, तो अनसीन डेटा अगर आएगा तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि किस में उसको रखना है, करेक्ट। तो इसके लिए एक बैलेंस C की वैल्यू खोजना, that is important, and that is the regularization parameter that will balance the minimum misclassification and maximum margin. Suppose इसकी जगह हमने एक soft margin create किया, जिससे हमें soft margin हमने इस तरीके से create किया। अभी हमें यहाँ पे complete रेड वाला जो क्लासिफिकेशन है वो एटलीस्ट हमें उसमें थोड़ा बहुत नॉइज़ देखने को मिल रहा है, बट ग्रीन वाला कम्प्लीटली सही तरीके से क्लासिफाइड है। तो ये तो हो गया बात लीनियरली सेपरेबल डेटा की। ये सब जितने भी अभी तक हमने बात किया है डेटा, वो डायरेक्टली एक लाइन से सेपरेट हो जा रहा है। बट व्हाट अबाउट कि अगर नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा हो, ओके। तो सपोज आपका कुछ एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। दिस इज़ फीचर 1, दिस इज़ फीचर 2। अब अगर हम इसको लीनियरली सेपरेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? या तो ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे, या तो ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे, या तो ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे, करेक्ट। इससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मिस क्लासिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है और मार्जिन भी हमारा कुछ सही से बैठ नहीं रहा। लाइक इसको कैसे हम सेपरेट करेंगे? इसका बेस्ट तरीका क्या है कि हमें कुछ इस तरीके का डिसीजन बाउंड्री मिल जाए, करेक्ट। लेकिन अब ये कैसे होगा? दैट इज़ वाई SVM में हमें कर्नल करके कंसेप्ट मिल जाता है। कर्नल विल डू द मैपिंग of data into dimensional space, ओके। कर्नल क्या करता है कि जो भी डेटा है आपका, सेट ऑफ फीचर्स हैं, उसको और हाई डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट करने का ट्राई करता है, वेयर इट बिकम्स लीनियरली सेपरेबल, ओके। और ये हाई डायमेंशनल डेटा कैसे क्रिएट करता है? ये इन्हीं दोनों फीचर में से कुछ ऐसे फीचर क्रिएट करता है जिससे कि ये हाई डायमेंशनल स्पेस पे भी प्लॉट हो पाए। सपोज हमने कोई सम ऑफ स्क्वायर्ड फीचर यहाँ पे ले लिया, कोई एक क्लास सेलेक्ट किया, उसका सम ऑफ स्क्वायर्ड फीचर ले लिया और एक 3D ग्राफ में उसको कन्वर्ट कर दिया, ओके। 3D ग्राफ में इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हमारा जो ब्लैक वाला लाइन था वो कुछ इस तरीके से हमें 3D ग्राफ में देखने को मिल रहा है, ओके, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और जो ग्रीन वाला था वो कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, ओके। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे हमने SVM में लीनियर कर्नल की जगह दूसरा कर्नल, हमारे पास एक 2D ग्राफ था, अब हमारे पास एक 3D ग्राफ आ गया। हाई डायमेंशनल स्पेस में इसने इसको चेंज कर दिया। अब ये अगर आप देखो तो अब ये लीनियरली सेपरेबल हो चुका है, ओके। अगर हम यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करें इस तरीके से, ओके, दिस इज़ द प्लेन जो कि ये सेपरेट कर रहा है। ये क्लास 1 है और क्लास 2 है, इसके नीचे क्लास 2 आ जाता है, इसके ऊपर क्लास 1 आ जाता है, ओके। तो कर्नल की हेल्प से यहाँ पे हमने जो कर्नल यूज़ किया है, कौन सा कर्नल यूज़ किया है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। सो SVM के जो कर्नल्स होते हैं, SVM के कर्नल कौन कौन से होते हैं? SVM कर्नल्स सबसे पहले तो आ जाता है लीनियर, जो कि हमने बात किया था। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिनोमियल,
जब आपका कोई क्वाड्रेटिक आप पैटर्न देख पा रहे हो डेटा में तो। एंड द थर्ड वन इज RBF, रेडियल बेसिस फंक्शन, और ये होता है डिफ़ॉल्ट कर्नल। लीनियर का हमने बात कर लिया, लीनियर कब हमको यूज़ करना, पॉलिनॉमियल कब हमको यूज़ करना, जब हमें कोई क्वाड्रेटिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कर्व जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। बट अगर हमें कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो उस केस में हम RBF का यूज़ करते हैं। ओके, व्हेन द डेटा इज़ नॉन लीनियर एंड वी डोंट नो द पैटर्न, तो उस केस में RBF को यूज़ करते हैं। और नॉर्मली लाइक रियल टाइम में हमें पैटर्न नहीं पता होता है, दैट इज़ वाई कि RBF एज अ डिफ़ॉल्ट कर्नल सेट है। एंड लास्ट आ जाता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड भी एक तरीके से कर्नल एज ए यूज़ कर सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। सेम यूज़ होता है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने सिग्मॉइड फंक्शन पढ़ा था, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ होता है। और सिग्मॉइड मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब आपको एक न्यूरल नेटवर्क टाइप का सपोर्ट वेक्टर मशीन चाहिए होता है। ओके, तो ये तो बात होगी सपोर्ट वेक्टर मशीन की, जिसमें हमने ज़्यादातर क्लासिफिकेशन की बात की है। अब हम आ जाते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर पे। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, अब इसमें C की जगह हमारे पास पैरामीटर आ जाता है एप्साइलन। ओके, एप्साइलन पैरामीटर ऑफ सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर दैट you can select to define margin around the prediction कर्व। तो ये क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है कि कितना मार्जिन होना चाहिए अराउंड द प्रिडिक्शन कर्व। एक फिगर हम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको विजुलाइज करने में। तो सपोज़ हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है। ओके, और यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री आ गई। सपोज़ इस तरीके की कुछ डिसीजन बाउंड्री आ गई, और ये जो है ये है मार्जिन अराउंड द डिसीजन बाउंड्री। अब अगर इसमें आप देखो, ये डिसीजन बाउंड्री के अंदर कुछ वैल्यूज़ फॉल कर रहे हैं, राइट इसमें कुछ वैल्यूज़ फॉल कर रहे हैं, जैसे कि ये हो गया, ये दोनों हो गए। ओके, दिस इज़ एट द बाउंड्री, और ये दोनों हो गए। एप्साइलन का यूज़ करके मार्जिन को सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइक वैल्यूज़ जो हैं वो मार्जिन के अंदर फॉल भी कर सकते हैं और उसके बाहर भी रह सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं जो मार्जिन के अंदर फॉल कर रहे हैं, ओके, लाइक वैल्यूज़ under margin are signal, okay, and values outside the margin are noise। एप्साइलन क्या है, एप्साइलन क्या सेट करता है कि मैक्सिमम हम कितना एरर को अलाउ करते हैं, ओके, कितना एरर को टॉलरेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एप्साइलन इज़ द मैक्सिमम अलाउएबल error between predicted and actual values, where you don't penalize the model। एप्साइलन एक ऐसा हम जो पैरामीटर है उसको हम ऐसे सेट करते हैं कि हम उतना एरर को अलाउ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। ओके, उतना ही एरर हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन रियल टाइम में ऐसा होता है कि उसके अंदर भी वैल्यूज़ आ रही हैं, बट डिसीजन बाउंड्री हमें वैसे भी फिट करनी पड़ती है। तो जो भी वैल्यूज़ हैं जो मार्जिन के अंदर हैं उसमें कोई भी पेनाल्टी नहीं लगती, वो बिल्कुल भी लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करने में यूज़ नहीं होता है। पॉइंट जो मार्जिन के बाहर है उसको यूज़ करके हम लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं और पेनलाइज करते हैं मॉडल को कि मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। पॉइंट इनसाइड नो पेनल्टी, एंड पॉइंट आउटसाइड एड्स टू लॉस और पेनलाइज्ड। ओके, तो लॉस फंक्शन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एप्साइलन की जो वैल्यू है ये रेंज करती है, एप्साइलन की जो वैल्यू ये रेंज करती है 0.1 से 1 तक। अब अगर एप्साइलन आप बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइटर ट्यूब बन जाएगी, टाइटर ट्यूब, एंड दिस विल लीड टू ओवरफिट मॉडल, ओवरफिट मॉडल।
और अगर लार्जर एप्सिलॉन ले लेंगे देन इट विल अलाउ सम एरर, then it will give us the smoother model, and but it is sensitive to outliers. So the next algorithm is k nearest neighbors, and again this is used for both क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हुआ, सपोज आप हो, ठीक है, आपके आसपास कोई लोग रहते होंगे, वो क्या हैं, आपके नेबर्स हैं, करेक्ट। जो भी आपके पास ज़्यादा रहता होगा वो आपके क्लोज नेबर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज़ होता है, एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट के जितने भी एक हम वैल्यू लेते हैं के वैल्यू, ओके, के, तो जितने भी के नेबर्स होते हैं उसके आसपास जो सबसे ज़्यादा क्लोज हों वो होते हैं उसके नियरेस्ट नेबर, ओके। तो नेबर्स क्या होते हैं यहाँ पे, नेबर्स द डेटा पॉइंट्स नियर ईच अदर विथ सिमिलर फीचर्स, ओके। अगर हम एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस पे फीचर्स को प्लॉट करते हैं, ओके, तो जो भी पॉइंट एक दूसरे के पास होते हैं वो एक कैटेगरीज के होते हैं, ओके। अगर हम पुराने एग्जांपल्स को भी देखें तो सपोज हम इस एग्जांपल को देखते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल ये क्या है, अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट के आसपास यही सारे पॉइंट है, ये तो इस पॉइंट के ये सारे नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे, ओके, और इस पॉइंट के यहाँ पे ये नियरेस्ट नेबर्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से नियरेस्ट नेबर वाला जो कंसेप्ट है वो वर्क करता है। एक हमने पॉइंट लिया, सपोज हमने ये पॉइंट लिया, ये हमारा हो जाता है क्वेरी पॉइंट, ओके, दिस इज आवर क्वेरी पॉइंट। एक पॉइंट से हमने शुरू किया और सपोज हमने k की वैल्यू क्या रखी है, 4, ओके, तो k की वैल्यू हमने 4 रख दी। अब इससे जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट 4 ऐसे डेटा पॉइंट जो होंगे वो इसके नेबर्स होंगे, ओके। तो इस तरीके से नेबर कैलकुलेट होता है। सपोज ये इसके 4 नेबर्स हैं, ये हो गया इसका नेबरहुड विथ 4 नेबर्स। यहाँ पे नेबर्स हमें समझ में आ गए, डेटा पॉइंट्स को मैप करते हैं, फिर एक पॉइंट लेते हैं, क्वेरी पॉइंट लेते हैं, उसके आसपास के नेबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ डिस्टेंस का हम कैलकुलेशन करते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे नेबर्स को कैलकुलेट किया जाता है। बट कैसे फ्लो होता है KNN वर्किंग का, KNN के एल्गोरिदम का, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक वैल्यू पिक करनी होती है k की, ओके, पिक अ वैल्यू फॉर k। अब रैंडम आप कोई भी k की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो 4 से, देन 5 जा सकते हो, देन 6 जा सकते हो, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि किस k की वैल्यू पे ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब ईच क्वेरी पॉइंट के लिए जितना भी डेटा पॉइंट आपके पास प्रेजेंट है, हर एक पॉइंट से फर्स्ट होता है कि कैलकुलेट करता है डिस्टेंस। हर एक क्वेरी पॉइंट के जितने भी और क्वेरी पॉइंट्स हैं उन सब से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ओके। कैलकुलेट डिस्टेंस टू लेबल्ड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्वेरी पॉइंट लिया है, ओके, तो ये सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, सिर्फ इन्हीं 4 से नहीं करता है, ये सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, ओके। देन उसको सॉर्ट करेगा मिनिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस से, ओके। जो स्टार्टिंग के k मिनिमम पॉइंट्स होंगे वो होंगे उसके लाइक नियरेस्ट नेबर, ओके। सो इट विल सेलेक्ट k नियरेस्ट नेबर। कैसे सेलेक्ट करेगा, जैसे हमने बताया अभी, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, सॉर्ट करेगा, ओके, छोटे से बड़ा सॉर्ट करेगा। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, जो सबसे पास के जो पॉइंट्स होंगे उनका उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही अगर हमने k5 रखा है तो स्टार्टिंग से 5 वैल्यूज़ अगर हम ले लें तो वो 5 वैल्यू हो जाएंगे उसके नियरेस्ट नेबर। एंड थर्ड आ जाएगा कि ये प्रिडिक्ट करेगा क्लास, प्रिडिक्ट क्लास। तो अब नियरेस्ट नेबर के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करेगा कि क्लास, कि वो जो पॉइंट है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, ओके, किस लेबल को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे भी 2 हमारे पास आ जाते हैं, जैसा कि हमने बात किया था कि क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के लिए ही काम करता है, ओके। सो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ओके। तो क्लासिफिकेशन के केस में ये क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट करता है मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, ओके, जो मोड वैल्यू रहेगी क्लास की वो। और यहाँ पे क्या करता है, प्रिडिक्ट एवरेज और मीडियन ऑफ टारगेट वेरिएबल। सो दिस इज व्हाट फॉर रिग्रेशन।
तो अगर हम बात करें सेम उसी एग्ज़ाम्पल की, सपोज़ हमारा इस तरीके से दो फिगर हम बना लेते हैं, ओके, दिस इज़ आवर समथिंग क्वेरी पॉइंट, ओके। अभी दो क्लासेस समझ लो, एक ब्लू डॉट्स हम दिखाएंगे, एक ग्रीन डॉट्स दिखाएंगे। तो हमने सपोज यहाँ पे के रखा हुआ है 4। पहले केस में क्या था, ओके, दिस इज़ द केस 1, एक क्वेरी पॉइंट है, उसके पास में जितने नेबर्स हैं हमने देख लिए। अभी नेबर्स का हम जब देखते हैं कि जो फीचर्स हैं उसमें जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन जो लेबल्ड वाला जो प्रिडिक्शन है वो किसका ज़्यादा है, ओके, किस क्लास से ज़्यादा बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्लू डॉट कितने हैं, 3 है, ग्रीन एक ही है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, ब्लू की, तो ये क्लास 1 को बिलोंग करेगा। सपोज ब्लू इज़ क्लास 1 और यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, ग्रीन की ज़्यादा मेजॉरिटी है, देन इट विल प्रिडिक्ट कि ये क्लास 2 का है। इसी तरीके से ये प्रिडिक्शन बताता है सीइंग द नियरेस्ट नेबर्स। तो ये तो रहा क्लास के लिए। अब सपोज ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सिंपल एक वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कोई कलर वाला सीन नहीं है, ये सारे ग्रीन पॉइंट्स ही हो गए, ओके। सपोज ये ग्रीन पॉइंट ही है, ओके। अब रिग्रेशन के केस में क्या होगा, इन चारों का एवरेज ले लिया जाएगा या फिर मीडियन ले लिया जाएगा, ओके, मीडियन ले लिया जाएगा, सिंपली वो हो जाएगा प्रिडिक्शन, ओके, इन केस ऑफ रिग्रेशन, इन केस ऑफ रिग्रेशन। तो इस तरीके से KNN वर्क करता है। अब पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी k की वैल्यू लेनी है। सो फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ k, ये जितना भी पैरामीटर ट्यूनिंग होता है ये सब किसका पार्ट होता है, एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट होता है, ओके। जैसे जैसे आप पैरामीटर्स को चेंज करोगे वैसे वैसे आप मॉडल के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करोगे कि किससे आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, ओके। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के, तो ये कैसे करेंगे, सिंपली हम रैंडमनेस का यूज़ करेंगे, ओके। सो वी विल टेस्ट फर्स्ट ऑन द रेंज ऑफ के वैल्यूज़, ओके, रेंज ऑफ के वैल्यूज़। सपोज कि हमने रेंज ऑफ वैल्यूज़ ले ली 1 से लेके सपोज 10 तक ले ली, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, ओके, फॉर लूप लगाया तो सबसे पहले केस में क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1 होगा, एंड देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एक्यूरेसी, ओके। मोस्टली पैरामीटर के साथ हम ऐसे ही करते हैं, लाइक लूप्स लगा के टेस्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, ओके। देन k इक्वल्स टू 2 कर दिया, देन हम करेंगे चेक एक्यूरेसी, देन k इक्वल्स टू 3, फिर अगेन चेक एक्यूरेसी, सेम फॉर द k इक्वल्स टू 10। अब इन सब में देखेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी कौन से k की वैल्यू के साथ मिल रही है, ओके। सो दैट विल बी आवर ऑप्टिमल k वैल्यू। सो KNN इज़ अ लेजी लर्नर, ओके, KNN इज़ अ लेजी लर्नर। क्यों ये लेजी लर्नर है, जो एल्गोरिदम में कैसे वर्क करता है, एक क्वेरी पॉइंट को सेलेक्ट करता है, फिर सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, देन दूसरे क्वेरी पॉइंट को सेलेक्ट करता है, फिर सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ओके। दैट इज़ वाई कि ये धीरे धीरे सीखता है, ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ लेजी लर्नर। इसके में भी एक प्रॉब्लम आती है, अगर इसके कॉन्स की बात करें हम, तो अगर आपका जो डेटा है, ओके, लाइक मोस्टली क्या होता है रियल टाइम में कि हमेशा आपको जो टारगेट वेरिएबल्स भी होते हैं वो बैलेंस्ड नहीं होते, ओके, वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं होते। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ वो हम देख लेते हैं, स्क्यूड एंड इम्बैलेंस क्लास। इम्बैलेंस क्लास का मतलब क्या हुआ, सपोज क्लास 1 है आपके पास, क्लास 2 है एंड क्लास 3 है, ओके, और कंप्लीट आपके पास डेटा रिकॉर्ड सपोज 1000 है, ये है आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स, ओके, टोटल रिकॉर्ड्स आपके पास थाउजेंड्स हैं, जिसमें से 750 आपकी क्लास 1 को बिलोंग करते हैं, 200 आपके क्लास 2 को बिलोंग करते हैं, 50 आपके क्लास 3 को बिलोंग करते हैं, ओके। तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएं तो कैसे ये बनेगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अभी क्लास 1 का तो जो बार रहेगा वो 750 के अराउंड रहेगा यहाँ पे, और 2 का कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा 200 के अराउंड, और 3 का तो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा ऐसे। तो ये क्या है, ये है इम्बैलेंस क्लास। अब नॉर्मली जब एल्गोरिदम्स को आप ट्रेन करते हो, अगर आपको इम्बैलेंस क्लास देखने को मिल जाता है तो मॉडल ट्रेन सबसे ज़्यादा किस पे हो रहा है, जिसकी मेजॉरिटी क्लास है, करेक्ट। तो जब न्यू डेटा आता है तो न्यू डेटा भी वो सोचता है कि उसी मेजॉरिटी क्लास का होगा, बट ऐसा रियल टाइम में नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका क्लास 3 का डेटा आ गया और फिर भी उसको वो क्लास 1 का ही प्रिडिक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, बायसनेस क्रिएट हो रही है, ओके, बायसनेस क्रिएट हो रही है। मॉडल इज मोर बायस टूवर्ड्स द मेजॉरिटी क्लास, ओके, टूवर्ड्स द
मेजॉरिटी क्लास। तो अगर ऐसा अगर आपके डेटा में है, ठीक है, अगर ऐसा आपके डेटा में है तो मॉडल बायसनेस में, तो मॉडल में बायसनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई बायसनेस होगी, और न्यू डेटा क्या होगा, वो मेजॉरिटी क्लास को ही बताएगा कि ये मेजॉरिटी क्लास का ही है। अगर हम के नियरेस्ट नेबर यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा कि हमें वेट क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, वेट क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होगा कि वी विल असाइन वेट्स टू द नेबर्स। ओके, जो भी नेबर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर, उसके साथ हम उसमें कुछ वेट भी असाइन करते हैं। और कैसे असाइन करते हैं, इट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड द क्लास फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की बेसिस पे एक वेट कैलकुलेट होता है और उसको असाइन कर देते हैं हम ईच नेबर के साथ। तो उसके बेसिस पे हम जो बायसनेस है उसको रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, नियरेस्ट नेबर, ओके, नियरेस्ट नेबर्स दैट विल बी मोर इन्फ्लुएंस्ड। ओके, मोर इन्फ्लुएंस्ड, या फिर आप कह लो कि उनको ज़्यादा भाव मिलता है। ओके, इन्फ्लुएंस्ड, उनकी ज़्यादा वैल्यू रहती है। पहला तो ये हो गया वेट क्लासिफिकेशन, जो कि आप जो एल्गोरिदम है उसके अंदर ही असाइन कर सकते हो, उसके अंदर ही बता सकते हो कि एक डिस्टेंस करके पैरामीटर होता है। ओके, दूसरा तो सिंपल सा तरीका है कि आप रीसैम्पलिंग कर दो, अपने डेटा को ही रीसैम्पल कर दो। या तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ओके, जैसे आपका जो यहाँ पे रिकॉर्ड था ये थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड ही है, तो यहाँ पे आप डेटा रिमूव नहीं कर सकते। ओके, तो आप क्या करोगे कि क्लास 2 और क्लास 3 के जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उसको रीसैम्पल करके विथ रिप्लेसमेंट आप 750 रिकॉर्ड्स लेके आओगे। करेक्ट, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। सेम चीज़ हमने बात कर रखी है ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में। सो अंडर सैम्पलिंग एक आ जाता है एंड ओवर सैम्पलिंग आता है। ओके, अंडर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी क्लास है, ओके, मेजॉरिटी क्लास, उसको हम रीसैम्पल करके रिड्यूस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, किसके बराबर लेके आते हैं, माइनॉरिटी क्लास के बराबर लेके आते हैं। ओके, माइनॉरिटी क्लास के बराबर लेके आते हैं। तो अंडर सैम्पलिंग के केस में क्या हो जाएगा, क्लास 1, 2 और 3 के रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा कम किसका है, 50, 50 एंड 50। बट इस केस में क्या हुआ, हमारे पास डेटा ही इतना ज़्यादा कम था, ऊपर से हमने रिड्यूस भी कर दिया, तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अपने केस में जो हमने थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड देखा था, उसके केस में हम ओवर सैम्पलिंग करेंगे। जो माइनॉरिटी क्लास होगी, माइनॉरिटी क्लास, उसके फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करेंगे मेजॉरिटी क्लास के इक्वल करने में। और ये इंक्रीज़ कैसे किया जाता है, पहले तो अंडर सैम्पलिंग में तो रैंडमली हम पिक कर लेंगे और उसको सिंपली हम उस क्लास के लिए रख देंगे। ओके, ओवर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा रिकॉर्ड तो है नहीं, ओवर सैम्पल हम कैसे करेंगे, तो हम उसी डेटा रिकॉर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। ओके, तो ओवर सैम्पलिंग के केस में क्या हो जाएगा, तीनों क्लास का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, 750, 750, 750। तो इस तरीके से हमारा डेटा भी इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, और कैनन में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप अच्छे फीचर्स को सेलेक्ट करते हो उतना ही आपका के की वैल्यू कम रहती है और आपको और अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। ओके, तो ये तो सब एल्गोरिदम्स के साथ है, जितने अच्छे आप फीचर मॉडल में डालोगे उतना ही अच्छा आपका एक्यूरेसी होगा, प्लस मॉडल ट्रेनिंग में कम टाइम लगेगा, क्योंकि इरेलीवेंट फीचर्स को वो लर्न करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। करेक्ट, सो दैट इज़ ऑल फॉर द KNN एल्गोरिदम्स। क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स थे, हमने कंप्लीट कर लिए है। लॉजिस्टिक हमने पहले ही देख रखा था रिग्रेशन में, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर एंड सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे रिग्रेसर भी देखेंगे, तो उसके लिए हमें रिग्रेशन वाला डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन पे। ओके, सेम एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होती थी, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये डेटा लिया हुआ है, मैं आपको इसको शो कर देती हूँ। फर्स्ट दिस इज़ द डेटा। ओके, एम्प्लॉय शॉर्ट लिस्टिंग, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डेटा मिल जाता है, कुछ इंटरव्यू स्कोर हैं, स्किल्स मैचिंग का कुछ नंबर है, और वो शॉर्टलिस्ट होंगे या फिर नहीं बेस्ड ऑन द इंटरव्यू स्कोर एंड स्किल्स मैचिंग। ओके, तो हमारा कंप्लीटली लेबल डेटा है। यहाँ पे मैंने स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है, यू कैन सी द स्कैटर प्लॉट। जैसे जैसे इंटरव्यू स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है एंड स्किल्स मैचिंग इंक्रीज़ हो रही है, वैसे हमारा जो ये ग्रीन वाला जितने भी डॉट्स हैं ये किसके हैं, ये शॉर्ट लिस्टिंग के हैं। कुछ नॉइज़ यहाँ पे आपको दिख जाता है जो ग्रीन डॉट में दिख रहे हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट तो हुए हैं बट उनका इंटरव्यू स्कोर कुछ खास नहीं था और स्किल्स मैचिंग भी खास नहीं थी।
और सेम फॉर द लाइक दिस रेड डॉट्स, वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं जबकि उनका स्किल्स मैचिंग कम था बट उनके इंटरव्यू स्कोर बहुत अच्छे थे। ओके तो इस तरीके से हमें ये स्कैटर प्लॉट देखने को मिल जाता है फॉर द टू कैटेगरीज, दैट इज येस शॉर्ट लिस्टेड और नो शॉर्ट लिस्टेड। ओके तो मैंने यहाँ पे सिंपली कलर डिसाइड किया है, ग्रीन फॉर येस एंड रेड फॉर नो, एंड देन प्लॉट कर दिया है स्कैटर प्लॉट को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मॉडल बिल्डिंग पे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने रिग्रेशन में देख रखी हैं, किस तरीके से हम फीचर लेके आते हैं। यहाँ पे हमने फीचर इंजीनियरिंग की हुई है, यस और नो को कन्वर्ट किया हुआ है 1 और 0 में। देन हमने फीचर सेट किया है एक्स में, इंटरव्यू स्कोर और स्किल्स मैच, 2 ही फीचर हैं हमारे पास। एंड देन हमारा टारगेट क्या है, शॉर्ट लिस्टेड। अभी शॉर्ट लिस्टेड में क्या क्या वैल्यू आ गई हैं, 1 और 0। फाइन, तो ये हमारा बन गया फीचर और टारगेट। अभी फीचर और टारगेट बनने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना। तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट किया था। यहाँ पे हमने फीचर पास कर दिया, यहाँ पे हमने टारगेट पास कर दिया। टेस्ट साइज़ हमने रखा है 20%। अगर टेस्ट साइज़ 20% है तो रिमेनिंग कितना बचा, 80%। तो 80% पे मॉडल ट्रेन होगा। ओके और रैंडम हमने रैंडमनेस को लाइक फिक्स कर दिया है 42 पे, रैंडम स्टेट 42। यहाँ पे हमने जो क्लासीफायर्स हैं वो डिफाइन किए हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नेबर्स क्लासीफायर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट एंड सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ओके तो इस डिक्शनरी में से, डिक्शनरी क्या है कि पहला तो नेम है और उसके बाद उसको इनिशलाइज किया हुआ है। तो नेम मॉडल इन मॉडल्स डॉट आइटम्स। ओके जस्ट हम आइट्रेट कर रहे हैं इस अपने डिक्शनरी में से। ओके तो हर एक मॉडल को लेंगे, फिट करेंगे ट्रेनिंग डेटा पे, टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन परफॉर्म करेंगे और उसकी एक्यूरेसी लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमको पांचों एल्गोरिदम की एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है, डिसीजन ट्री की और रैंडम फॉरेस्ट की। ओके इन दोनों की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और सबकी भी ठीक ठाक है, 89 है, 91 है, बट इनकी सबसे ज़्यादा हाई है 92। पे शिफ्ट टैब अगर मैं दबाऊँ तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चेंज करके देख सकते हो कि किस सेट ऑफ पैरामीटर्स पे आपको सबसे बेस्ट एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। ओके यहाँ पे आपको सी वैल्यू मिल जाती है, आपको पेनल्टी मिल जाती है, L2 रखना है, L1 रखना है, उसके बेसिस पे आपको सॉल्वर चेंज करना पड़ता है। ओके L1 का रेशियो क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। के नेबर क्लासीफायर में मैंने नंबर ऑफ़ नेबर्स 2 रखा हुआ है। लेट्स इंक्रीज दिस और देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं। सो अभी 91% था इससे पहले, जैसे ही हमने नंबर ऑफ नेबर्स इंक्रीज़ किया, 3 कर दिया, हमें 95% एक्यूरेसी देखने को मिल रहा है, जो कि अब डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट से भी ज़्यादा हो गई। लेट्स सी कि इसको और इंक्रीज़ करने पे क्या होता है। सो 94 हो गया, ये कम हो गया आई गेस, एंड देन अगेन 95 फॉर नंबर ऑफ नेबर्स 5। लेट्स इंक्रीज टू 94। दैट मीन्स कि आपको सबसे कम किस पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है, कितने कम नेबर्स पे, 3 पे। ओके 95% एक्यूरेसी। इसी तरीके से डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में भी जैसे हमने बात किया था प्रूनिंग का, ओके तो हम मैक्स डेप्थ रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे मिनिमम सैम्पल स्प्लिट मिल जाता है, मिनिमम सैम्पल लीफ कितना होना चाहिए, वेट, मैक्सिमम फीचर कितने होने चाहिए, ओके मैक्सिमम लीफ नोड्स कितने होने चाहिए, तो ये सब यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर क्या, ट्री प्रूनिंग। ओके आप अर्ली स्टॉपिंग करना चाहते हो। सो लेट्स सेट मैक्स डेप्थ इक्वल्स टू 5। अभी इसका 92% एक्यूरेसी है। ओके मैक्स डेप्थ 5 करने से हमारा 93% एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ओके लेट्स सेट द मैक्स डेप्थ टू 8। नाउ अगेन 92% हो गया ये, 6, 93, 7, अगेन 93, लेट्स से 9, ओके 92। इसका मतलब जो हमारा सबसे बेस्ट मैक्स डेप्थ है वो 5 है। ओके सबसे कम जो डेप्थ रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी मिल रही है तो वो आपका बेस्ट रहता है। ओके क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मॉडल को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहोगे। एंड देन मिनिमम सैम्पल स्प्लिट भी हम देख लेते हैं। मिनिमम सैम्पल स्प्लिट इसको हम रख देते हैं 100। सो अभी आप देखो, पहले मैक्स डेप्थ मैंने सिर्फ 5 रखा था तो मुझे 93 एक्यूरेसी मिल रही थी, अब मुझे 94 एक्यूरेसी मिल रही है जस्ट बाय सेटिंग दिस मिनिमम सैम्पल स्प्लिट एज 100। लेट्स से मैंने इसको 200 कर दिया। ओके 93 हो गया, अगेन 391, तो ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। सो अगर हम इसको 100 से भी कम कर दें तो भी ये 94% ही है, एंड 94%। तो मिनिमम सैम्पल स्प्लिट 30, 20, ओके 10 करते ही 93 हो गया। दैट मीन्स 20 पे बेस्ट हमें 94% एक्यूरेसी मिल रही है। लेट्स चेंज द रैंडम फॉरेस्ट पैरामीटर्स, इसका भी हम
इंक्रीज़ करते हैं मैक्स डेप्थ 5। ओके ये भी इंक्रीज़ हो गया। इसी तरीके से एसवीसी कर्नल है लीनियर, यहाँ पे हमने लीनियर रखा हुआ तो हमें 89% मिल रहा है। लेट्स चेंज इट लाइक आरबीएफ हम कर, डिफ़ॉल्ट है इसका, तो ये 92% हो गया, इंक्रीज़ हो गया ये। ओके आरबीएफ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। सी की वैल्यू हम चेंज करके देख लेते हैं, सी 0.2 करके देखते हैं, तो ये 91 ही है। एंड देन थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं, 9 हो गया, 91 और 1 पे तो हमें 92 मिल रहा था। ओके तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे जो सी की है उसी पे हमें सबसे हाई एक्यूरेसी मिल रही है। तो हमने इस कोड से यहाँ पे मैश क्रिएट किया है। ओके यहाँ पे मैश क्रिएट किया है किस पे, शॉर्ट लिस्टिंग के येस और नो लेबल्स हैं, जो हमारा ये डॉट पॉइंट्स दिख रहा है आपको स्कैटर प्लॉट में। इसमें हम देखेंगे कि जो टारगेट हमने जो प्रिडिक्ट किया है कितनी अच्छी तरीके से कौन सा एल्गोरिदम प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके एक्यूरेसी तो हमने देख लिया, इसको हम विजुअली भी देखते हैं। So this is the best accuracy that we got for every algorithm और maximum हमें KNN पे मिला है। So let's plot this mesh grid। तो mesh grid के लिए हमने यहाँ पे simply minimum maximum वैल्यूज ली है x की। ओके mesh grid क्रिएट किया है, numpy में आपको मिल जाएगा mesh grid। सिंपली ये मैथमेटिक्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा यूज़ किया है mesh grid क्रिएट करने के लिए। एंड देन हमने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है। ओके कॉन्टोर एफ का यूज़ किया है ताकि हम कलर लाइक जो बाउंड्री लाइन है जहाँ से बाउंड्री शुरू होगी डिसीजन बाउंड्री, वहाँ से हम कलर सेट कर सकें। ओके सो लेट्स रन दिस। ओके एनपी इज़ नॉट डिफाइंड, लेट मी इम्पोर्ट दिस, इम्पोर्ट ओके इम्पोर्ट numpy एज np। ओके सो नाउ यू कैन सी द डिसीजन बाउंड्री ऑफ एवरी एल्गोरिदम। अभी आप देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कितना था 90%, तो इसने एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री क्रिएट कर दी है। तो इसमें आपको रेड जो शॉर्ट लिस्टेड थे गलत आपको मिल जाते हैं प्रिडिक्ट होते हुए, और यहाँ पे ग्रीन गलत मिल जाते हैं प्रिडिक्ट होते हुए। ओके KNN अगर आप देखो तो 95% एक्यूरेसी है। इसका बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसने ग्रीन को यहाँ से तो स्प्लिट किया ही है, नीचे जो ग्रीन डॉट्स थे उनके लिए भी इसने डिसीजन बाउंड्री बनाई है। तो कोई भी नया पॉइंट अगर इस डिसीजन बाउंड्री के अंदर आता है तो वो किस कैटेगरी का रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड रहेगा। ओके डिसीजन ट्री भी आपका KNN की तरह ही अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है 94%, क्योंकि इसने डिसीजन बाउंड्री कंप्लीट ग्रीन को लेते हुए बनाया है। और यहाँ पे जो रेड मिस क्लासिफाइड हैं वो लाइक ऑलमोस्ट 7 to 8 ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। ओके और यहाँ पे तो काफ़ी कम है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 यहाँ पे मिस क्लासिफाइड आपको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी रैंडम फॉरेस्ट 93% है, इसका भी आप देखो तो डिसीजन बाउंड्री नीचे तक थोड़ा सा जा रहा है कि इस एरिया में भी अगर कोई नया पॉइंट आता है तो वो शॉर्ट लिस्टेड पॉइंट होगा। एंड SVC आपको देखने को मिल जा रहा है 92। तो इसने क्या किया है, इसने भी सॉफ्ट मार्जिन क्रिएट किया है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंट है ताकि जितने भी ग्रीन पॉइंट्स थे वो एक डिसीजन बाउंड्री के अंदर आ जाए, बट इसने मिस क्लासिफाइड जो पॉइंट्स हैं उनको भी रखा हुआ है। दैट इज़ हाउ इट इज़ क्रिएटिंग द डिसीजन बाउंड्री। अभी हम देखते हैं रिग्रेशन के लिए सेम एल्गोरिदम। ओके तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, ये हमारा डेटा है, इसको हमने यूज़ किया था रिग्रेशन एल्गोरिदम को फिट करने के लिए, जो हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है तो यहाँ पे हमने 3 फीचर्स लिए, एम्प्लॉय काउंट, प्रोडक्ट रेटिंग, मार्केटिंग स्पेंड। सेम जो वहाँ पे किया था हम सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट मॉडल्स अलग हैं। ओके तो सिंपली हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दी है KN रिग्रेसर की। नंबर ऑफ नेबर हमने यहाँ पे 3 रखा है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एंड सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, और सेम ही कोड यूज़ किया है। तो इसको अगर रन करेंगे तो आप देख सकते हो KNN की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी 89%, देन इसकी 75% डिसीजन ट्री की, रैंडम फॉरेस्ट की उससे भी ज़्यादा 91, एंड SVR की सबसे कम है, दैट इज़ 43। तो जैसा कि हमने रिग्रेशन एल्गोरिदम्स में देखा था, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो रिग्रेशन एल्गोरिदम्स में हमने देखा था कि जो लाइक डेटा है ये लीनियरली डिपेंडेंट डेटा है। ओके और जो SVR हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो डिफ़ॉल्ट वाला SVR है वो क्या है यहाँ पे RBF। तो हमें यहाँ पे कर्नल चेंज करना पड़ेगा, कर्नल इक्वल्स टू लीनियर। सो लेट्स सी की एक्यूरेसी पे क्या डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हो कि अब तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसी की आ गई, जैसे हमने कर्नल सेट किया लीनियर, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई SVR की। थोड़ा सा हम इसके भी पैरामीटर्स को चेंज करके देखते हैं कि हमें क्या एक्यूरेसी मिलती है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ नेबर्स इंक्रीज़ कर रही हूँ,
मुझे केनन एक्यूरेसी भी हाई मिलती जा रही है, 92, 93, ओके। ऐसे ही अगर मैंने जस्ट 15 कर दिया तो ये डिक्रीज़ हो गया, दैट मीन्स 10 इज़ द बेस्ट वन, 93%। एंड डिसीजन ट्री में हम मैक्स डेप्थ को टेस्ट कर लेते हैं, मैक्स डेप्थ इक्वल्स टू 5, तो ये 79 हो गया, 2 पे 81, 3 86, 4 79, दैट मीन्स 3 पे मैक्स डेप्थ 3 ऑफ द ट्री विल गिव द हाइएस्ट एक्यूरेसी ऑफ 86%। रैंडम फॉरेस्ट का भी हम ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं, 389 हो गया, ये 285, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, 5 6 7, ओके। तो ये 5 तक में हमें हाईएस्ट एक्यूरेसी दे रहा है 91, ओके। आई थिंक 4 पे भी 91 था, हाँ 4 पे भी 91 दे रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट वी गेट द एक्यूरेसी ऑफ एवरी मॉडल। तो इसमें से सबसे बेस्ट फिट मॉडल कौन सा है? सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। So that is how you can implement these classification and regression algorithms. Next we will see the clustering. अभी तक हमने जितने भी एरर्स की बात की थी, लॉस फंक्शंस की बात की थी, वो रिलेटेड टू मॉडल्स था, ओके। मॉडल कितना ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है, बट अभी कितना अच्छे से वो टेस्टिंग पे वर्क कर सकता है, उसमें भी दो तरीके के एरर आ जाते हैं, दैट इज़ द एरर इन मशीन लर्निंग मॉडल्स, ओके। तो इसमें फर्स्ट तरीके का जो एरर होता है वो होता है इररिड्यूसिबल, ओके। इररिड्यूसिबल होता है, एंड सेकेंड होता है रिड्यूसिबल एरर्स। So these are the errors, that means कि how accurately a machine learning model can predict the test data, okay, so that is the error. अभी irreducible error क्या है? irreducible मतलब कि उसको reduce किया ही नहीं जा सकता, that means कि ये मॉडल में हमेशा present रहेंगे, it will always present in the model, always present in a model, as these are nothing but the noise, okay, so these are the noise. मॉडल्स में कुछ ना कुछ एरर रहता ही है, ऐसे एरर जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज इरिड्यूसिबल एरर, और यू कैन से दैट जस्ट अ नॉइज। अब रिड्यूसिबल एरर दो तरीके के आ जाते हैं, ओके। दो तरीके के हमारे पास रिड्यूसिबल एरर्स हैं। पहला तो हो गया बायसनेस एंड दूसरा हो गया वेरिएंस, ओके। ये दो तरीके के एरर आ जाते हैं मॉडल में जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इन दोनों एरर को बैलेंस करने को कहते हैं, सो बैलेंसिंग bias and variance in a model is called bias variance trade off। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। किसी भी मॉडल में अगर बायस एंड वेरिएंस है तो उसको हमें बैलेंस आउट करना होता है, और उसी बैलेंसिंग को जो टर्म दिया हुआ है वो कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। उप्स, मॉडल लिख दिया मैंने यहाँ पे, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है कि अगर आपके पास मॉडल है उसमें कुछ एरर आ रहे हैं तो वो पहले तो कौन से टाइप के एरर हैं उसको आप बैलेंस करोगे, या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि लाइक बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। एक बेस्ट फिट मॉडल रियल टाइम में क्या होता है, इज़ द वन दैट हैज़ लो बायस एंड लो वेरिएंस, दोनों ही कम होना चाहिए, ओके, लो वेरिएंस। इसको एक बहुत ही लाइक फेमस ग्राफ है, डार्ट ग्राफ, जिसके बेसिस पे हम समझते हैं। तो मैं एक क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक डार्ट वाला ग्राफ बनाया है, ये आपको किसी भी ब्लॉग पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बीच में जो ब्लू कलर का सर्कल मिल दिख रहा है वो क्या है, डार्ट है, दैट विल शो द हाई एक्यूरेसी। डार्ट्स नियर सेंटर शोज हाई एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा सेंटर में रहेगा पॉइंट्स उतनी ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, ओके। तो ये जो पहले दो डार्ट्स हैं, पहले तो जो दो डार्ट्स का फिगर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लो बायस, हाई बायस, लो वेरिएंस, और यहाँ पे मिल जाता है आपको हाई वेरिएंस। तो अगर आप देखो तो कैसे ये लो बायस कैलकुलेट हो रहा है, लो बायस देखो अगर आप, तो सेंटर में सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पास में हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड हैं सेंटर में, क्योंकि वेरिएंस भी इसका कम है और बायसनेस भी इसका कम है। बायसनेस कम का मतलब क्या हुआ, कितना ज़्यादा सेंटर में है, और वेरिएंस का मतलब क्या हुआ कि कितना ज़्यादा उस लाइक पॉइंट्स के बीच में गैप्स है, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है, दैट इज़ वाई इट हैज़ लो वेरिएंस। यहाँ पे भी लो वेरिएंस आपको देखने को मिल जाता है, बट सेंटर से दूर है, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग हाई बायसनेस। अब यहाँ पे सेंटर के पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, बट जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग लो बायस एंड हाई वेरिएंस। और यहाँ पे तो सेंटर पे कोई पॉइंट टच ही नहीं कर रहा है,
तो यहाँ पे क्या है, हाई बायस भी है और हाई वेरिएंस है। सबसे ज़्यादा वर्स्ट मॉडल ये वाला होता है, ओके। सबसे ज़्यादा वर्स्ट मॉडल जिसकी हाई बायसनेस होती है और हाई वेरिएंस होता है, ऐसा मॉडल तो बिल्कुल भी रियल टाइम में वर्क नहीं करता। तो बायसनेस देख लिया, वेरिएंस देख लिया, बट एक्चुअली में ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो बायस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड द एक्चुअल वैल्यू। सिंपल, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है लाइक एक्चुअल वैल्यू से प्रिडिक्टेड वैल्यू का, वो हो जाता है बायसनेस, ओके। नेक्स्ट इज वेरिएंस। वेरिएंस मेजर्स हाउ मच model predictions fluctuate when trained on different subset of the same data, okay, when trained on different subset of data, ओके। कि अगर हम जैसे मॉडल को अलग अलग सबसेट ऑफ द डेटा पे ट्रेन करते हैं और फिर चेक करते हैं प्रिडिक्शन कहाँ आ रहा है, ओके। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है प्रिडिक्शन में, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द हाई वेरिएंस। तो अगर मॉडल में हाई वेरिएंस है, दैट मीन्स इट शोज सेंसिटिविटी टू ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, प्लस ये लर्न कर लेता है क्या, नॉइज़ को, इरेलेवेंट फीचर्स को, डेटा को। सो दिस विल ओवरफिट द डेटा और मॉडल लर्निंग, नॉइज़ एंड आउटलायर्स। बायसनेस का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बायसनेस भी नहीं होना चाहिए कि पता चला कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर, प्रिडिक्टेड वैल्यू अलग है, कहीं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ओके। तो ये भी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई कि ये जो टर्म है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, एक ऑप्टिमल पॉइंट पे आते हैं जिस पे हमें लाइक बेस्ट बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ देखने को मिल जाता है। हाई वेरिएंस का मतलब ओवरफिट होता है, एंड हाई बायसनेस का मतलब क्या होता है, अंडरफिट। हाई बायसनेस का मतलब होता है अंडरफिट। अगर कोई परफेक्ट प्रिडिक्टर है, परफेक्ट मॉडल है जिसकी एक्यूरेसी 100% है, दैट मीन्स परफेक्ट प्रिडिक्टर, उसकी एक्यूरेसी अगर 100% है, 100% एक्यूरेट, दैट मीन्स कि उसका जो बायसनेस है दैट इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो, ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो। अगर मॉडल में ये दोनों ही केस प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी केस प्रेजेंट होता है, तो हमें जो मॉडल मिलता है वो अनसीन डेटा पे बिल्कुल करेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाता, बिल्कुल भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो क्लासीफाई नहीं कर पाता है, या फिर रिग्रेशन मॉडल भी फिट नहीं कर पाता है। तो एक ग्राफ से हम समझते हैं कि कैसे हम ऑप्टिमल पॉइंट पे हम इसका देख सकते हैं ग्राफ के अंडरस्टैंडिंग से। वाई एक्सिस पे एरर देखने को मिल जाता है और एक्स एक्सिस पे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। रेड लाइन क्या शो कर रही है, रेड लाइन इज शोइंग द टोटल एरर, ओके, टोटल एरर ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल। ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है, बायसनेस का स्क्वायर होता है, ओके, एंड ब्लू लाइन क्या शो कर रही है, वेरिएंस। बायसनेस का स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि अगर जैसे आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ओके, वो ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू से, तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड करेंगे तो वहाँ पे हमें निगेटिव में टर्म मिल जाता है। और ये नीचे ब्लैक लाइन दिख रही है, ये क्या है, इररिड्यूसिबल एरर, ओके, इररिड्यूसिबल एरर, जो कि क्या है, अपना नॉइज़, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो ब्लू लाइन है, ओके, अगर आप देखो जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, ओके, जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, ये ब्लू लाइन इंक्रीज हो रहा है, ओके। वैसे ही जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे बायसनेस डिक्रीज होती जाती है, मॉडल ओवरफिट होने लगता है। यहाँ पे मॉडल अंडरफिट है, यहाँ पे मॉडल ओवरफिट होने लगता है। और सेम वेरिएंस अगर बहुत कम है तो मॉडल अंडरफिट है, बहुत ज़्यादा है तो ओवरफिट है। तो ये जो एक्स यहाँ पे जो पॉइंट है, दिस इज़ द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ वाला पॉइंट, ओके। इस केस में क्या है, इधर के केस में क्या है, यहाँ पे हमारा मॉडल इस रीजन में अंडरफिट रहता है, इस रीजन में हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट रहता है, एंड दिस इज़ द करेक्ट राइट पॉइंट। सो ट्रेड ऑफ क्या हो गया कि एक जनरलाइज, एक बेस्ट स्वीट पॉइंट को फाइंड करना जहाँ पे हमारा मॉडल ना ही ओवरफिट हो ना ही अंडरफिट हो,
और जनरलाइज रहे, अनसीन डेटा पे अच्छे से एक्यूरेटली वो प्रिडिक्ट कर पाए। ओके, सो दैट इज़ द स्वीट स्पॉट एंड दैट इज़ नोन एज द ट्रेड ऑफ पॉइंट। अब ये कैसे रिड्यूस करते हैं हम, तो ये कैसे हम चेक करते हैं, अगर आपके मॉडल में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम ले लो, रिग्रेशन एल्गोरिदम ले लो, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेनली हम क्या करते हैं, इनसेम्बल मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ओके, इनसेम्बल मॉडल्स का यूज़ करते हैं। वाई कि इनसेम्बल मॉडल्स में क्या होता है कि बहुत सारे मॉडल एक साथ वर्क करते हैं और प्रिडिक्शन देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ हो जाता है। ओके, दे विल रिड्यूस द वेरिएंस वाइल कीपिंग द बायसनेस स्टेबल। ओके, इनसेम्बल मॉडल्स के बिल्ट इन फंक्शनैलिटी ही ऐसी है कि वो ट्रेड ऑफ पॉइंट अपने आप ही खोज लेता है, तो उनसे जो हमें प्रिडिक्शन देखने को मिल जाता है वो मोस्टली केसेस में जनरलाइज प्रिडिक्शन ही रहती है, ना वो ओवरफिट रहती है ना वो अंडरफिट रहती है। तो पहला तो केस हो गया कि हम इनसेम्बल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन टू दिस बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, पहला तो हो गया इनसेम्बल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या हो गया कि हम फीचर इंजीनियरिंग करके और जो रेलिवेंट फीचर्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं न्यू फीचर्स को। ओके, तो फीचर इंजीनियरिंग भी हम ट्राई कर सकते हैं, बैक ट्रैक कर सकते हैं कि हमने जो फीचर्स लिए हैं क्या वो इरेलीवेंट फीचर हैं, क्या वो ज़्यादातर बायसनेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जैसे हमने बात किया था, अगर इम्बैलेंस क्लास्ड है, अगर इम्बैलेंस कोई कैटेगरी है तो हो सकता है कि उस फीचर के लिए मॉडल ज़्यादा बायस हो, तो वो चीज़ भी हमें नहीं चाहिए, तो फीचर इंजीनियरिंग भी हम कर सकते हैं। वापस से ट्यून कर सकते हैं पैरामीटर्स को। ओके, ट्यून द पैरामीटर्स ऑफ एवरी मॉडल, हर एक मॉडल के पैरामीटर को ट्यून करके हम एक जनरलाइज मॉडल बना सकते हैं जो कि ना ही ओवरफिट हो ना ही अंडरफिट हो। करेक्ट, रेगुलराइजेशन मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलराइजेशन मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बिल्ट इन फीचर सेलेक्शन वाला कंसेप्ट इसमें रहता है। ओके, रेगुलराइजेशन मॉडल्स L1 L2 या फिर इलास्टिक नेट, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जिस भी फीचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वो उसकी जो पेनल्टी होती है वो कम रहती है, उसकी कोफिशिएंट क्या रहती है वो कम रहती है। ओके, उतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है मॉडल की प्रिडिक्शन को, तो रेगुलराइजेशन मॉडल भी यूज़ करने से आपका बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। एंड लास्ट वन इज़ क्रॉस वैलिडेशन। ओके, क्रॉस वैलिडेशन एक टेक्निक होती है जिसकी यूज़ से भी बायस वेरिएंस का एक ट्रेड ऑफ पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका कंप्लीट डेटा है वो सबसेट्स में डिवाइड होता है और हर एक सबसेट में मॉडल ट्रेन होगा और बताएगा कि कितना ज़्यादा उसका प्रेडिक्शन है। तो जो भी बेस्ट सबसेट ऑफ द डेटा रहता है जिसमें जो मॉडल है वो अच्छे से एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाता है, ट्रेनिंग डेटा पे भी टेस्टिंग डेटा पे भी, तो इससे हमें एक जनरलाइज्ड मॉडल मिलता है। सो क्रॉस वैलिडेशन में सिंपली सेम मॉडल को हम डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा पे ट्रेन करते हैं, के फोल्ड्स कहते हैं उसको, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स पे जो के फोल्ड होते हैं उन पे हम ट्रेन करते हैं, मॉडल को देखते हैं, जनरलाइज मॉडल सेलेक्ट करते हैं, जो भी बेस्ट जिस स्प्लिट पे वर्क करता है वो हमें एट द एंड मिल जाता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल फॉर द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो हमने बात की यहाँ पे इनसेम्बल मॉडल्स। अब इनसेम्बल मॉडल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बैगिंग आता है, बूस्टिंग आता है, इससे अच्छा जो क्लासीफायर है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर वो आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट देखते हैं। So bagging and boosting, these are the two popular methods for ensemble learning. Okay, popular methods for ensemble learning. अब ensemble learning क्या होती है वो हम पहले देखते हैं। ensemble learning में मल्टीपल जो लर्नर्स होते हैं, ओके, मल्टीपल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। ओके, उसके जो प्रिडिक्शन है उसको कंबाइन करके एक सिंगल प्रिडिक्शन दिया जाता है। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है, सपोज आपके पास डेटा है। ओके, दिस इज़ द डेटा यू हैव नाउ, ऑन दिस डेटा यू हैव 3 बेस लर्नर। ओके, इसको हम बेस लर्नर कह सकते हैं, बेस लर्नर 1, बेस लर्नर 2, ओके, एंड बेस लर्नर 3। तो 3 मॉडल्स हैं, इन तीनों से ही कुछ प्रिडिक्शन निकलेगा, करेक्ट, कुछ प्रिडिक्शन निकलेगा और जो लर्निंग होगी वो और ज़्यादा इम्प्रूव्ड लर्निंग होगी। ओके, जो इम्प्रूव्ड लर्निंग होगी, इम्प्रूव्ड प्रिडिक्शन भी आप कह सकते हैं, इम्प्रूव्ड लर्निंग और प्रिडिक्शन। सो यहाँ पे ये जो तीनों लर्नर के प्रिडिक्शन को कंबाइन करना है, लर्निंग को कंबाइन करना है, ये कैसे होता है, इनसेम्बल लर्निंग के बेसिस पे। दैट इज़ वाई इन मॉडल्स को कहा जाता है इनसेम्बल मॉडल्स या फिर इनसेम्बल लर्निंग। ये हो रहा है यहाँ पे क्या, इनसेम्बल लर्निंग। अब यहाँ पे जो बेस लर्नर्स यूज़ होते हैं ये मोस्टली ट्रीज़ होते हैं। ओके, डिसीजन ट्री हमने ऑलरेडी देख रखा है कि डिसीजन ट्री क्या होते हैं। तो मल्टीपल डिसीजन ट्री को यूज़ करके जब हम एज अ कंप्लीट एक मॉडल बनाते हैं, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ होते हैं उसमें, सिंगल डिसीजन ट्री से जो एक प्रिडिक्शन आता है वैसे एक और डिसीजन ट्री रहेगा,
उससे कुछ प्रिडिक्शन आएगा, उसकी कुछ लर्निंग होगी, थर्ड वाले की होगी, उसकी कुछ लर्निंग होगी, उन तीनों की लर्निंग को कंबाइन कर देंगे तो ज़्यादा लर्निंग हो जाती है, करेक्ट। जैसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम दोनों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की तो हम दोनों की इन्फॉर्मेशन डबल हो गई। यही सेम चीज़ इंसेम्बल लर्निंग का कंसेप्ट होता है, ओके। तो इसमें जो बेस लर्नर्स होते हैं वो मोस्टली डिसीजन ट्री ही होते हैं, कि बेस लर्नर आर डिसीजन ट्रीज, ओके। इसमें एक बैगिंग एल्गोरिदम आ जाता है रैंडम फॉरेस्ट। अभी उसको फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मल्टीपल ट्रीज पे बना है, करेक्ट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम फॉरेस्ट। सो दिस बूस्टिंग एंड बैगिंग एल्गोरिदम्स इज वेरी गुड एट इफेक्टिव बैलेंसिंग बायस एंड वेरिएंस। क्यों? क्योंकि हर एक मॉडल का कुछ ना कुछ लर्निंग होगा। सपोज हो सकता है कि जो फर्स्ट बेस लर्नर है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई बायसनेस हो बट लो वेरिएंस हो, सेकंड वाले का क्या हुआ, लो वेरिएंस हो गया, हाई बायस हो गया, थर्ड वाले का क्या हुआ, दोनों ही लो हो गया। तो जब सबकी इन्फॉर्मेशन एक साथ आती है तो वहाँ पे हमें बैलेंस आउट बायसनेस और वेरिएंस मिल जाता है जो कि कम रहता है दोनों, ओके। सो दैट इज़ हाउ इट बैलेंस द बायस एंड वेरिएंस। इसमें मेनली क्या एडजस्ट करता है बायस और वेरिएंस को? ट्री की डेप्थ, ओके। ट्री depth adjusts bias and variance, okay। तो ये जो बेस लर्नर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। बेस लर्नर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला तो आ जाता है वीक लर्नर, ओके, वीक लर्नर, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग लर्नर। अभी हो सकता है कि आपके जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ओके, तो किसी ने कुछ कम इन्फॉर्मेशन ली है, उसका कुछ जो लेवल है लर्निंग का उसका कम है, दूसरे ने बहुत ज़्यादा लाइक पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट लर्न कर लिया है, करेक्ट। तो वहाँ पे वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग लर्नर। वीक लर्नर का मतलब उसने काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन लिया है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग हाई बायस एंड लो वेरिएंस, ओके। और स्ट्रॉन्ग लर्नर के केस में क्या हो जाता है, लो बायस हो जाता है एंड हाई वेरिएंस। तो दोनों को ही कंबाइन करके उसके एवरेज आउट करके उसको हम एक कंप्लीट लाइक जनरलाइज्ड लर्नर बनाते हैं, दैट विल बी सर्व्ड एज अ आउटपुट मॉडल। सो वीक लर्नर एक रैंडम गेस से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ओके। रैंडमली अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो उससे बेटर है कि एक वीक लर्नर रहता है, वीक लर्नर के पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है जिसके बारे में वो बता सकता है। सो इट इज़ स्लाइटली बेटर देन द रैंडम गेसिंग। वीक लर्नर मोस्टली क्या हो जाते हैं, अंडर फिट हो जाते हैं, अंडर फिट मॉडल्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लर्नर क्या होते हैं, ओवरफिट मॉडल्स होते हैं, ओके। अब इन दोनों को कंबाइन करके जब हम इंसेम्बल मॉडल बनाते हैं, इंसेम्बल मॉडल, तो ये क्या करता है, जो वीक लर्नर्स हैं इसको ये कन्वर्ट करता है स्ट्रॉन्ग लर्नर्स में, वीक लर्नर इनटू स्ट्रॉन्ग लर्नर्स। प्लस जितने भी स्ट्रॉन्ग लर्नर्स हैं उनके भी प्रिडिक्शन को एवरेज आउट करता है, जिससे कि हमें जो मॉडल मिलता है, जो एक्यूरेसी मिलती है, जो प्रिडिक्शन मिलता है वो जनरलाइज रहता है टेस्टिंग डेटा पे भी, ओके। सो दैट इज़ द इंसेम्बल मॉडल। अब इंसेम्बल मॉडल के जो दो टाइप्स हैं जो हमने अभी बात किया था स्टार्टिंग में, बूस्टिंग एंड बैगिंग, ओके। तो सबसे पहले आ जाता है बूस्टिंग एल्गोरिदम और आ जाता है बैगिंग एल्गोरिदम, ओके। बूस्टिंग क्या होता है, इट विल रिड्यूस द बायसनेस। बूस्टिंग एल्गोरिदम्स का मेन फोकस होता है रिड्यूस करने में बायसनेस। अगर आपको लगता है कि वेरिएंस स्टेबल है बट बायसनेस बहुत ज़्यादा है तो बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए आप बूस्टिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ कर सकते हो। और बैगिंग क्या करता है, इट विल रिड्यूस द वेरिएंस, ओके। अगर आपको लगता है कि बायसनेस ठीक ठाक है बट वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आप बैगिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ कर सकते हो। तो बैगिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, ओके, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। और बूस्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्सजी बूस्ट एल्गोरिदम, ओके, एक्सजी बूस्ट एल्गोरिदम्स। बूस्टिंग में एक्चुअली में क्या होता है, जो वीक लर्नर्स होते हैं, ओके, मल्टीपल वीक लर्नर्स को ट्रेन किया जाता है सीक्वेंशियली, ओके, दीज आर ट्रेन्ड सीक्वेंशियली फोकसिंग ऑन द प्रीवियस एरर, फोकसिंग ऑन प्रीवियस एरर्स। बैगिंग में क्या होता है, जो मल्टीपल वीक लर्नर्स होते हैं पैरेलली ट्रेन होते हैं, ओके, सबसेट ऑफ द डेटा पे, ओके, सबसेट ऑफ डेटा पे। तो इस तरीके से बैगिंग एल्गोरिदम वर्क करता है। इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें, सपोज ये वीक लर्नर 1 है, ओके, वीक लर्नर 2 है एंड वीक लर्नर 3 है।
बैगिंग के केस में क्या होगा, इसका कुछ इसको सबसेट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाएगा, ओके तो इसका कुछ प्रिडिक्शन निकल के आ रहा है, ओके इसका कुछ प्रिडिक्शन निकल के आता है, इसका कुछ प्रिडिक्शन निकल के आता है, एंड सेम फॉर हियर। बट ये ट्रेन किस पे होते हैं, सबसेट डेटा 1 पे, सबसेट डेटा 2 पे, जो कंप्लीट डेटा है उसके सबसेट पे ये ट्रेन होते हैं। तो इनके ही प्रिडिक्शंस को एवरेज आउट करके हमें प्रिडिक्शन मिलता है, ओके एवरेज ऑफ द प्रिडिक्शन, एवरेज ऑफ ईच प्रिडिक्शन। और ये तो हो जाता है एवरेज रिग्रेशन के केस में। क्लासिफिकेशन के केस में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ क्लास, ओके मेजॉरिटी ऑफ क्लास। सपोज वीक लर्नर 1 एंड वीक लर्नर 2 ने क्लास 2 को प्रेडिक्ट किया एंड वीक लर्नर 3 ने क्लास 1 को प्रेडिक्ट किया, तो जो फाइनल प्रिडिक्शन होगा वो क्या रहेगा, क्लास 1 रहेगा। अगेन हमारे पास 3 वीक लर्नर्स हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये सीक्वेंशियली परफॉर्म होते हैं, ओके पैरेलली। यहाँ पे पैरेलली बैगिंग में वर्क होता था कि एक डेटा सबसेट ऑफ डेटा दे दिया, ट्रेन हो और प्रिडिक्शन दो, सिंपल। बट बूस्टिंग में क्या होता है, पहले तो ये ट्रेन होगा, ओके कंप्लीट डेटा पे ट्रेन होगा, इसका कुछ एरर कैलकुलेट किया जाएगा, ओके एरर कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना ज़्यादा एरर है एक्चुअल वैल्यू में और प्रिडिक्टेड वैल्यू में, ओके तो ये इन्फॉर्मेशन देगा वीक लर्नर 2 को कि भाई मेरा एरर जो था वो इतना आया है। अब उसके अकॉर्डिंग जो वीक लर्नर 2 है वो वेट्स को असाइन करेगा, ओके वेट्स असाइन करेगा। कैसे असाइन करेगा, इंक्रीज करेगा वेट्स को फॉर मिस क्लासिफाइड डेटा, मिस क्लासिफाइड, या फिर अगर प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी वो वेट्स को इंक्रीज करेगा, एंड डिक्रीज फॉर करेक्टली क्लासिफाइड डेटा, करेक्टली क्लासिफाइड डेटा, ओके तो इस तरीके से ये वेट्स को असाइन करता है, चेंज करता है, ताकि ये प्रीवियस जो वीक लर्नर वर्ग का एरर था उसको रिड्यूस कर सके, ओके तो यहाँ पे एरर 1 सपोज रिड्यूस हो गया, ओके एरर 1 समथिंग, कुछ हम मैट्रिक्स के बारे में बात करें अगर, तो सपोज 0.5 था यहाँ पे, अब 0.3 हो गया। अब ये अगेन ये वीक लर्नर 3 के पास जाएगा, सिक्वेंशली वर्क कर रहा है तो पहला ट्रेन होगा, सेकेंड ट्रेन होगा एंड थर्ड। अब ये बताए कि अब मेरा जो एरर है वो 0.3 है, अगेन सेम चीज़ यहाँ पे वर्क करेगी, वेट्स असाइन होंगे, इंक्रीज़ किया जाएगा मिस क्लासिफाइड डेटा के लिए और डिक्रीज़ किया जाएगा करेक्टली क्लासिफाइड डेटा के लिए। तो रिजल्टेंट जो हमें एरर मिलता है सपोज वो कम होके 0.01 हो गया, राइट तो जो हमें प्रिडिक्शन मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलेगा। सो इस तरीके से बूस्टिंग भी अच्छा वर्क करता है जनरलाइज करने में मॉडल को, और बैगिंग भी वर्क करता है, ओके तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ओके वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रैंडम फॉरेस्ट। सो इट्स अ टाइप ऑफ बैगिंग एल्गोरिदम, ओके बैगिंग एल्गोरिदम दैट इज trained on bootstrapped data, okay bootstrapped जो सबसेट ऑफ डेटा होता है उसको हम bootstrapped डेटा कहते हैं। it is an ensemble algorithm having multiple decision trees। और रैंडम फॉरेस्ट हमारा बैगिंग एल्गोरिदम है बिकॉज इट ट्रेन्स ऑन द बूटस्ट्रैप डेटा। हर एक वीक लर्नर को एक सबसेट ऑफ द डेटा दिया जाता है, उस पर वो ट्रेन होता है और प्रिडिक्शन देता है, और जो एवरेज प्रिडिक्शन होता है सारे प्रिडिक्शंस का उसको हम एज अ फाइनल आउटकम, फाइनल प्रिडिक्शन मानते हैं। तो सिंपली इसमें वोटिंग कैसे हो जाएगी, क्लासिफिकेशन के लिए हमने बात किया था मेजॉरिटी, ओके मोड भी आप कह सकते हो। सो दिस इज मेजॉरिटी क्लास, वो एज अ फाइनल आउटकम मिलता है। रिग्रेशन के केस में क्या होता है, एवरेज प्रिडिक्शन, एवरेज ऑफ प्रिडिक्शंस, ओके सो दैट इज द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। सिंपल अगर आप डिसीजन ट्री जानते हो तो डिसीजन ट्री का ही मल्टीपल डिसीजन ट्री को ही यूज़ करके बनता है, तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं रैंडम फॉरेस्ट में भी सेम चीज़ें ही यूज़ होती हैं। अब आ जाते हैं एक्सजी बूस्ट पे, जो कि हमारा बूस्टिंग एल्गोरिदम है, ओके एक्सजी बूस्ट। दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम्स, ओके ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ओके ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम्स। ग्रेडियंट बूस्टिंग के अलावा कौन सा और मॉडल होता है,
एडा बूस्ट स्टैंड्स फॉर एडेप्टिव बूस्टिंग। ओके, तो ये 3 एल्गोरिदम आ जाते हैं। एडा बूस्ट में क्या होता है, सिंपली ये रीवेट्स करता है। ओके, वेट्स असाइन करता है, जैसा हमने बात किया था बूस्टिंग में क्या था, इंक्रीज करता है मिसक्लासिफाइड डेटा के लिए और डिक्रीज करता है करेक्टली क्लासिफाइड डेटा के लिए। ओके, तो ये रीवेट्स असाइन करता है फॉर एवरी वीक लर्नर, फॉर ऑल ट्रेनिंग सैम्पल्स, फॉर ऑल ट्रेनिंग सैम्पल्स इन ईच वीक लर्नर। ओके, वर्किंग हम पहले ही बात कर चुके हैं, तीनों की ही वर्किंग सेम है, बस कैसे वेट्स असाइन होता है इसमें डिफरेंस आ जाता है। ओके, तीनों की ही वर्किंग सेम है, एक वीक लर्नर से शुरू होगा। ओके, सारे जितने भी फीचर्स है उसको सेम वेट्स असाइन होंगे। हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना ज़्यादा हमारा सही प्रिडिक्शन आया है, कितना ज़्यादा हमारा गलत प्रिडिक्शन आया है। उसके बाद जो सेकंड वीक लर्नर रहेगा उसमें हम एरर भेजते हैं कि ये देखो मेरा फर्स्ट वीक लर्नर से इतना एरर आया है, तो तुम अपने वेट्स को रीअसाइन करो। ओके, रीअसाइन करो वेट्स को फॉर एवरी सैम्पल जितने भी मिसक्लासिफाइड हैं और करेक्टली क्लासिफाइड हैं, उसके लिए वो री वेट्स असाइन करता है फॉर एवरी ट्रेनिंग सैम्पल, एंड देन अगेन वो प्रिडिक्शन परफॉर्म करता है। सेम चीज़ ये चलती जाती है जब तक से आपका जो एरर है वो एकदम कम्प्लीटली मिनिमाइज ना हो जाए। ग्रेडियंट बूस्ट में क्या होता है, वेट्स असाइन करने की जगह ये ग्रेडियंट्स असाइन करता है। ओके, वेट्स असाइन करने की जगह ये ग्रेडियंट्स असाइन करता है। दैट मीन्स कि ये रेसिडुअल कैलकुलेट करता है। ओके, कंप्यूट द रेसिडुअल। रेसिडुअल क्या होता है, ट्रू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ओके, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है वो हो जाता है एक तरीके से रेसिडुअल, उसके बेसिस पे रेसिडुअल कैलकुलेट करता है और ग्रेडियंट्स असाइन करता है। ओके, नेक्स्ट जो वीक लर्नर होता है, फर्स्ट में तो इसने ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर लिया। ओके, ग्रेडियंट असाइन कर दिया। नेक्स्ट जो वीक लर्नर रहेगा वो क्या करता है, सिर्फ जो मिस क्लासिफाइड डेटा है, ओके, सिर्फ जो मिस क्लासिफाइड डेटा है सिर्फ उन्हीं को प्रिडिक्ट करता है। ओके, जो रेसिडुअल बचे हुए हैं उन्हीं को प्रिडिक्ट करेगा। ओके, रेसिडुअल प्रिडिक्शन इन नेक्स्ट वीक लर्नर्स। तो जैसे जैसे वीक लर्नर्स पे ये होता जाता है, सपोज स्टार्टिंग जो वीक लर्नर था उसमें हमें 20-30 मिसक्लासिफाइड डेटा मिल गए। सेकेंड में जब गया सीक्वेंशियली, वहाँ पे क्या हुआ, हमने भेजा कि 30 मिसक्लासिफाइड डेटा है, रेसिडुअल ये था। अब जो रेसिडुअल बचे हैं उसके बेसिस पे सिर्फ उतने 30 को ही वो क्लासीफाई करके देखता है कि कितने क्लासीफाई सही से हो रहे हैं एंड देन मिसक्लासीफाइड हो रहे हैं। सपोज 30 आउट ऑफ 30 10 अगेन मिसक्लासीफाई हो गए, तो वो अगेन आपके जो थर्ड वीक लर्नर है उसमें चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये रिड्यूस करता जाता है एरर्स को। एंड वाई इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, बिकॉज इट मिनिमाइजेज द लॉस फंक्शन, इट मिनिमाइजेज द लॉस फंक्शन। और लॉस फंक्शन क्या होता है, जो हमने यहाँ पे रेसिडुअल की बात की थी, ट्रू माइनस प्रिडिक्टेड। ओके, और आ जाते हैं वापस से हम एक्सजी बूस्ट पे जहाँ पे हमने शुरू किया था। एक्सजी बूस्ट इज द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम। इसमें रेगुलराइजेशन पैरामीटर भी आ जाता है। ओके, इसमें एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर आ जाता है जिसकी वजह से ये और अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू अ ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम। सो अगर इन तीनों के हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एडा बूस्ट एल्गोरिदम, देन आ जाएगा ग्रेडियंट, ओके, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एंड आ जाएगा लास्ट में एक्सजी बूस्ट। तो ये 3 एल्गोरिदम आ जाते हैं। अब मॉडल के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें इसके डिफरेंस की, मॉडल कॉम्बिनेशन, तो एडा बूस्ट क्या होता है, मॉडल का कॉम्बिनेशन एडा बूस्ट में क्या रहता है, वेटेड मेजॉरिटी वोट। ओके, वेटेड मेजॉरिटी वोट। ग्रेडियंट के केस में क्या रहता है, एडिटिव रहता है। ओके, क्या रहता है, सम ऑफ आउटपुट्स। और एक्सजी बूस्ट के केस में क्या रहता है, एडिटिव तो रहता है ये, ग्रेडियंट बूस्टिंग का एडिटिव तो रहता है ये, प्लस ऑप्टिमाइज्ड विथ रेगुलराइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड विथ रेगुलराइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आउटलायर्स के केस में इनका क्या रिस्पॉन्स है। एडा बूस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ग्रेडियंट क्या है, लेस सेंसिटिव है, एंड एक्सजी बूस्ट इज अगेन लेस सेंसिटिव बिकॉज इट हैंडल्स बेटर ड्यू टू regularization। ओके, ड्यू टू regularization। एंड अगेन हम यहाँ पे regularization की बात करें
तो एडा बूस्ट में क्या आ जाता है, कोई भी रेगुलराइजेशन नहीं होती, ग्रेडियंट में भी एक्सजी बूस्ट में L1 एंड L2 ये बिल्ट इन होते हैं, ओके, बिल्ट इन रेगुलराइजेशन। एडा बूस्ट फास्ट रहता है, ग्रेडियंट बूस्ट स्लो रहता है, बट एक्सजी बूस्ट एक्सट्रीमली फास्ट रहता है, ओके, एक्सट्रीमली फास्ट। और ओवर फिटिंग का रिस्क, ओके, लास्ट आ जाता है ओवर फिटिंग का रिस्क। इसमें सबसे ज़्यादा हाई रहता है, एडा बूस्ट में रहता है हाई, ग्रेडियंट बूस्ट में मीडियम रहता है एंड एक्सजी बूस्ट में काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, ओके, लो रहता है। इफ़ ट्यून्ड प्रॉपरली, अगर आपने ट्यून नहीं किया है तो वहाँ पे भी आपको सेम केस मिल जाता है ओवर फिटिंग का, ओके, इफ़ ट्यून्ड प्रॉपरली। सो दैट इज़ हाउ अ बूस्टिंग एंड बैगिंग एल्गोरिदम्स वर्क। सो हमने रिग्रेशन कंप्लीट कर लिया, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स देख लिए, अब हमें क्लस्टरिंग देखना है। क्लस्टरिंग इज़ अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और मशीन लर्निंग जब हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में पढ़ा था कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होते हैं, दैट ट्रेन्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट, ट्रेन्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे थे जो कि था रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। उसमें हमने देखा कि हम एक्चुअली में जो हमें प्रिडिक्ट करना है वो हम मॉडल को देते हैं कि ये हमारा फीचर है और ये हमें प्रिडिक्ट करना है। अब वो अपना पैटर्न समझता है मॉडल कि हाँ किस तरीके से वो पैटर्न को फाइंड करेगा जिसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन निकालेगा, करेक्ट। बट क्लस्टरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। क्लस्टरिंग में हम सिर्फ डेटा देते हैं, कुछ नहीं बताते कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है। खुद से ये मॉडल अंडरस्टैंड करता है पैटर्न्स को, जो भी अनकवर हिडन पैटर्न्स उनको अंडरस्टैंड करता है और उसके बेसिस पे बताता है कि क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। सो दैट इज हाउ अ क्लस्टरिंग वर्क्स। अब क्लस्टरिंग इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम डेटा नहीं दे रहे हैं जो हमें प्रिडिक्ट करना है। अभी इसकी वर्किंग कैसे होती है, इट ग्रुप्स डेटा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस क्लस्टर से बिलोंग करेगा, ओके। क्लस्टरिंग में ये क्लस्टर्स क्रिएट करता है और क्लस्टर्स क्या होते हैं, एक तरीके से कैटेगरीज होते हैं जो कि हमें पता नहीं है, हमारे डेटा में ऐसा कुछ कैटेगरी प्रेजेंट है हमें नहीं पता है, इसीलिए हम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करें ताकि हम फाइंड कर सकें सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स को। सपोज आपका जो डेटा है, ओके, आपका जो डेटा है उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब इसमें से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, क्या आपके डेटा में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो एक जैसे हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उससे डिफरेंट हैं। तो ये सब किससे पता चलेगा, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से पता चलेगा, ओके। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, सपोज आपके कुछ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं उसको हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, कुछ इस तरीके से ये प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि जो क्लस्टर बन रहे हैं या फिर ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या कैटेगरी हो सकती है, क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे डेटा रिकॉर्ड हैं जो सिमिलर हैं। तो इस पर हमने क्या लगाया, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाया। ये जो डेटा है ये सिमिलर टाइप के डेटा हैं एंड देन ये जो डेटा है ये दूसरे सिमिलर टाइप के डेटा हैं, ओके, एंड द थर्ड वन इज़ दिस। सो ये भी एक टाइप का सिमिलर ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ऐसे हमें क्या मिल गए, 3 क्लस्टर्स मिल गए, ओके, दिस इज क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर। तो अगर कोई न्यू डेटा पॉइंट आता है, ओके, कोई न्यू डेटा पॉइंट आता है, सपोज कोई न्यू डेटा पॉइंट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये किस क्लस्टर के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्लस्टर 2 के अंदर। दैट मीन्स कि ये और जो डेटा पॉइंट्स हैं क्लस्टर 2 के उससे सिमिलर डेटा पॉइंट है। जब हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आ गया तो हम डायरेक्ट मैनुअली देख के उसमें कि वो किस टाइप का हमें रिकॉर्ड मिल रहा है, ओके, उससे हम उसकी कैटेगरी सेट कर सकते हैं और उसको एक तरीके से लेबल डेटा भी बना सकते हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है सेगमेंटिंग यूज़र ग्रुप्स या फिर कस्टमर सेगमेंटेशन आप कह सकते हो, यूज़र ग्रुप्स या फिर हो गया कस्टमर सेगमेंटेशन। अभी कस्टमर सेगमेंटेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कोई भी कंपनी है उसके पास कस्टमर्स का डेटा है, ई कॉमर्स साइट समझ लीजिए, कस्टमर्स का डेटा है, काफ़ी सारे उसमें कस्टमर्स का रिकॉर्ड है। अभी हमें ऐसे कस्टमर्स को ग्रुप करना है जो सिमिलर फीचर्स रखते हैं, ओके। सपोज कोई डेमोग्राफिक के बेसिस पे हमें कस्टमर सेगमेंट करना है या फिर प्रेफरेंस के बेसिस पे कस्टमर सेगमेंट करना है, तो किसी भी टाइप से हम सेगमेंट कर सकते हैं। और सपोज उसमें कुछ इस तरीके के कस्टमर हैं, कस्टमर 1 2 3 4, कस्टमर 5, कस्टमर 6, ओके। अभी हमने इस पर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाया, अब पता चला जो कस्टमर 1
कस्टमर 3 एंड कस्टमर 4 हैं, ये आ जाते हैं आपका एक ग्रुप में, ओके। एंड देन कस्टमर 2, कस्टमर 5, कस्टमर 6 ये दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं। तो अगर आपको जैसे कोई कंपनी है, मार्केटिंग कैंपेन चलाना होगा, प्रमोशनल डिस्काउंट्स देने होंगे, जो एक ग्रुप में जितने भी सिमिलर कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग से चलेगा, दूसरों के लिए अलग से चलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, हम सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स को एक कंप्लीट क्लस्टर में ला सकते हैं, एक कंप्लीट ग्रुप में ला सकते हैं, ओके। और ये बहुत ही अच्छा होता है जब आपको डेटा के बारे में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे डेटा रिकॉर्ड हैं जो सिमिलर टाइप के हैं, एंड देन आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आपको सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं डेटा में से। तो फिल्ट्रेशन के लिए, डेटा समराइजेशन के लिए, ईडीए के लिए क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स बेस्ट होता है। नेक्स्ट इसके सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन या फिर हो गया मॉल फंक्शंस, या फिर आप फ्रॉड भी कह लो। तो एनॉमली डिटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका डेटा पॉइंट्स हैं, ओके, डेटा रिकॉर्ड्स है आपके पास, जो फीचर आपका डेटा है उसमें आपको पता नहीं है कि कौन से ऐसे डेटा हैं जो एनॉमलीज़ हैं, जो आउटलायर्स हैं, ओके, कौन से ऐसे डेटा हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जो नॉर्मल बिहेवियर वाला डेटा है उसको ये एक क्लस्टर में रख देगा, और जो आपके बच जाते हैं, जो नॉइज़ बच जाता है, जो एनॉमली बच जाता है, उसको एक अलग क्लस्टर में रख देगा, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। और इससे ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या ऐसा डेटा पॉइंट में होना चाहिए जिससे पता चल रहा है कि हमें एनॉमली है। तो ये हिडन पैटर्न्स को अनकवर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, 3 टाइप के क्लस्टरिंग होते हैं, 3 टाइप के क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। पहला तो होता है पार्टीशन बेस्ड। नेक्स्ट है डेंसिटी बेस्ड, एंड द लास्ट वन इज हायरार्किकल। तो पार्टीशन बेस्ड, पार्टीशन से समझ में आ रहा है कि ये पार्टीशन करता है डेटा को इनटू नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर। पार्टीशन बेस्ड में एक के करके टर्म होता है, के इज नथिंग बट द क्लस्टर्स, लाइक नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो के इज number of clusters. So this algorithm identifies k clusters with minimum variance तो पता होगा, वेरिएंस हमने स्टैटिस्टिक्स में भी देख रखा है ऑलरेडी, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में हमने वेरिएंस बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है। वेरिएंस का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा है, जो डिस्टेंस है, ओके, वो बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो जो ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पास हैं, ऐसे डेटा पॉइंट्स को ये एक क्लस्टर में डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये C1 है, इतने जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड हैं। बट इसमें क्लोजनेस कैसे डिफाइंड होती है, एक सेंट्रॉइड करके पॉइंट पहले रैंडमली एक सेंट्रॉइड असाइन होता है, ओके। जो सबसे क्लोज के डेटा पॉइंट्स होते हैं वो उसको एक क्लस्टर में डाल देता है, ओके। सो दैट इज हाउ इट विल क्रिएट द क्लस्टर्स। सो ईच पॉइंट बिलोंग्स टू क्लस्टर विथ नियरेस्ट मीन और सेंट्रॉइड, ओके। जो नियरेस्ट मीन रहेगा, सेंट्रॉइड रहेगा, उसके पास में जितने पॉइंट हैं उसको एक क्लस्टर में डाल देता है। इट स्केल्स विथ लार्ज डेटा सेट्स। लार्ज डेटा सेट के साथ ये अच्छा वर्क करता है, बट नॉट गुड इन आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स। ये जो एल्गोरिदम है ये बिल्कुल भी सही से परफॉर्म नहीं करता if you have outliers or noise in the dataset. So, fails on identifying non-spherical clusters. इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग है, के मीन्स क्लस्टरिंग है, ये सिर्फ स्फेरिकल क्लस्टर्स ही क्रिएट करता है, ओके। स्फेरिकल क्लस्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर आप अपने डेटा को विजुअली प्रेजेंट करते हो और देखते हो कि जो उसका क्लस्टर्स है वो स्फेरिकल नहीं है, देन इन दैट केस के मीन्स क्लस्टरिंग वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इट फेल्स ऑन आइडेंटिफाइंग द नॉन स्फेरिकल क्लस्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, नॉन स्फेरिकल क्लस्टर्स का मतलब क्या हो गया। अगर मैं बात करूं, अगर आपका कुछ डेटा इस तरीके का है, ओके,
अब अगर हम इस पे के मीन्स क्लस्टर लगाते हैं तो ये क्या करेगा, स्फेरिकल क्लस्टर्स बनाएगा। जैसे कि ये इसने एक क्लस्टर में डाल दिया और ये जो रिमेनिंग है ये एक क्लस्टर में डाल दिया। ओके, इस तरीके से पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग वर्क करता है। रियल टाइम में आपको पता है, आप फिगर से देख के बता सकते हो कि ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है। ओके, दैट इज़ वाई जो हमारा नेक्स्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग आता है। ओके, दैट क्रिएट्स clusters of any shape. ओके, इट क्रिएट्स क्लस्टर ऑफ एनी शेप। इसमें शेप का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ स्फेरिकल क्लस्टर्स ही क्रिएट करेगा, ये किसी भी टाइप का क्लस्टर क्रिएट करता है। वाई? बिकॉज ये जो क्लस्टर्स क्रिएट करता है ये डेंसिटी के बेसिस पे क्रिएट करता है। ओके, सपोज इसने ये फर्स्ट पॉइंट से शुरू किया, इसके सबसे क्लोजेस्ट जो रहेगा, जो डेंसिटी, जो भी डेंसिटी है उसकी, जो सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर रहेगा उसको एक क्लस्टर में ले लेगा, देन अगेन चेक करेगा, देन अगेन चेक करेगा, तो ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएगा। ओके, एंड देन अगेन ये शुरू करेगा यहाँ से और इसको दूसरे क्लस्टर में ले लेगा। तो इस तरीके से डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग वर्क करती है। सो इट ग्रुप्स पॉइंट्स दैट आर क्लोजली पैक्ड और डेंसिटी बेस्ड। ओके, and it even separates noise और outliers। यहाँ पे क्या था, पार्टीशन बेस्ड में, के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या था कि हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताने पड़ते थे कि कितना क्लस्टर हमें बनाना है कंप्लीट डेटा में से। तो ये हमें प्री डिफाइंड बताना पड़ता था कि हमें इतने ही क्लस्टर चाहिए। बट डेंसिटी बेस्ड में क्या होता है, डेंसिटी बेस्ड पहले तो सबसे बेस्ट चीज़ है इसका कि ये किसी भी शेप की क्लस्टर बना सकता है। ओके, बिकॉज इट पॉइंट्स द इट ग्रुप्स द पॉइंट बेस्ड ऑन द डेंसिटी, और इवन इट इज़ गुड फॉर सेपरेटिंग नॉइज़ और आउटलायर्स। तो अगर आपके डेटा में नॉइज़ है, आउटलायर है, उनको आपको किसी क्लस्टर में नहीं डालना है, उनको हटाना है, आपको एनॉमली डिटेक्ट करना है, तो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लस इसमें नो नीड टू प्री डिफाइन क्लस्टर। यहाँ पे आपको क्लस्टर बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितने क्लस्टर चाहिए। जितने भी डेटा में से क्लस्टर आपके बन रहे हैं, एक्चुअल में जितने क्लस्टर बनने चाहिए, ये डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग आपको वो क्लस्टर बना के दे देगा। आपको खुद से नहीं बताना कि मुझे डेटा में 5 क्लस्टर चाहिए। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग देखेगा बेस्ड ऑन द, इसमें एक एप्सिलॉन वैल्यू होती है EPS, दैट इज़ नथिंग बट द रेडियस, एंड इसमें कंसेप्ट होता है मिनिमम सैम्पल्स का, मिनिमम सैम्पल्स। इन दोनों के ही बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स क्रिएट होंगे। ओके, सो दैट इज़ द डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। नाउ कम्स द थर्ड वन, हायरार्किकल क्लस्टरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लस्टर्स क्रिएट करता है ये हायरार्की के बेसिस पे करता है। इट ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू नेस्टेड क्लस्टर्स। ओके, नेस्टेड क्लस्टर्स आप कह लो, हायरार्किकल क्लस्टर्स कह लो। कैसे कि सपोज ये एक क्लस्टर है, इसमें से 2 इसके सब क्लस्टर्स बन गए। अब इन 2 सब क्लस्टर में से अगेन हमें नए क्लस्टर्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हायरार्किकल क्लस्टरिंग वर्क करता है। सो इट कंटेन्स स्मॉलर सब क्लस्टर्स। इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल टू मिड साइज्ड डेटा। लार्ज डेटा सेट के लिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और काफ़ी सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। दैट इज़ वाई इट इज़ ओनली गुड फॉर द स्मॉल टू मिड साइज डेटा। अब ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ एग्लोमरेटिव एंड द सेकेंड वन इज़ डिविसिव। एग्लोमरेटिव क्या होता है, ये बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच, एंड डिविसिव इज़ द टॉप डाउन अप्रोच। एग्लोमरेटिव को हम पहले समझते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या हुआ, बॉटम अप मतलब हमें नीचे से ऊपर जाना है। ओके, तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि इट स्टार्ट्स विथ ईच ऑब्जर्वेशन एज क्लस्टर। ओके, पहले तो सारे ऑब्जर्वेशन को एज अ क्लस्टर लेता है। ओके, इट स्टार्ट्स विथ ईच ऑब्जर्वेशन as individual clusters। ओके,
तो हर एक डेटा पॉइंट को ये एज अ क्लस्टर लेता है, फिर क्या करता है कि जो भी डेटा पॉइंट इसको लगते हैं कि सिमिलर हैं उसको ग्रुप करके एक पेरेंट क्लस्टर बनाता है. ओके, सो इट मर्जेस सिमिलर डेटा पॉइंट और सिमिलर क्लस्टर्स जो एज ए इंडिविजुअल क्लस्टर्स हैं इनटू पेरेंट क्लस्टर. और ये तब तक करता है until it reaches k number of clusters. ओके, k number of clusters. तो इसमें हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए. अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो हमें एक सिंगल रूट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें सारे डेटा पॉइंट आ जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए. करेक्ट. तो सपोज हमारे पास 4 डेटा पॉइंट हैं. ओके, 4 डेटा पॉइंट है. अब इनमें से हमें समझ में आया कि ये जो 2 डेटा पॉइंट हैं ये एक क्लस्टर में बन सकते हैं. ओके, तो ये एक क्लस्टर बन गया. इन दोनों का सपोज ये एक क्लस्टर बन गया. ओके, इसी तरीके से अब इन दोनों को हमने मैच किया, इन दोनों में भी हमें एक क्लस्टर मिल गया. तो ये क्या हुआ, ये तो सिंगल क्लस्टर बन गया. बट अगर हम अर्ली स्टॉपिंग लगा दें और हम बोल दें कि हमें सिर्फ 2 ही क्लस्टर चाहिए तो क्या मिलेगा, हमें इस तरीके के 2 क्लस्टर्स मिल जाएंगे. डिविसिव जस्ट इसका उल्टा होता है. डिविसिव में टॉप डाउन अप्रोच है. दैट मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सिंगल क्लस्टर में होते हैं. सो इट स्टार्ट्स विथ ऑल ऑब्जर्वेशन in single cluster. And then based on the similarities it splits the clusters into subclusters. तो जो चीज़ हम यहाँ पे बॉटम टू अप कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे टॉप टू बॉटम होता है. ओके, सपोज सारा क्लस्टर, सारे जितने भी डेटा पॉइंट्स है ये सिंगल एक क्लस्टर में है. देन इसने डिवाइड किया 2 क्लस्टर में. देन यहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक और क्लस्टर बन सकता है, सब क्लस्टर. तो इस तरीके से हमें 3 क्लस्टर मिल गए, C1, C2 एंड C3. बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कंप्लीट डेटा इन सिंगल क्लस्टर. अब जो डिविसिव वाला एल्गोरिदम है, एल्गोरिथमेटिक तो हम पढ़ लेंगे, डिविसिव वाला जो एल्गोरिदम है इट इज़ जस्ट कंसेप्चुअली अवेलेबल. ओके, इसकी सिर्फ थ्योरी अवेलेबल है, एंड नॉट द लाइब्रेरी. ये कहीं आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा. इसका कंसेप्ट अवेलेबल है बट इसकी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है. तो हम बॉटम अप अप्रोच लेके चलते हैं, एग्लोमरेटिव को पढ़ते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग में. नेक्स्ट लेट्स सी जो इन तीनों क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स हैं, एक्चुअल एल्गोरिदम्स लाइक के मींस क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस्ड में आपका आ जाता है डीबी स्कैन एल्गोरिदम. ओके, डीबी स्कैन एल्गोरिदम. हायरार्किकल में आपका एग्लोमरेटिव तो आ ही रहा है, इसके अलावा एक इसका हायरार्किकल बेस्ड डीबी स्कैन भी आ जाता है. सो HDB स्कैन एंड एग्लोमरेटिव. तो ये दोनों एल्गोरिदम हम इसके अंदर देखेंगे. तो ये सारे एल्गोरिदम को हम 1 बाय 1 देखेंगे एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में. इट्स पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग. दैट मीन्स इट ग्रुप्स डेटा into नॉन ओवरलैपिंग. ये सब मैंने पहले ही बता रखा है, सो जस्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स. एंड इट यूजुअली क्रिएट्स spherical clusters only. And it fails to cluster non-spherical clusters. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही ऑलरेडी पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग में बात कर रखी है कि जो भी डेटा है इसको ये नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर में पहले तो डिवाइड करता है, प्लस सिर्फ स्फेरिकल क्लस्टर ही क्रिएट कर सकता है. स्फेरिकल क्लस्टर आपका इस शेप में भी हो सकता है, एकदम कंप्लीट सर्कल, ओवल, किसी भी टाइप का रहेगा बट स्फेरिकल ही रहेगा वो. नॉन स्फेरिकल क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने में ये कम्प्लीटली फेल हो जाता है. प्लस इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स. आउटलायर्स को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता. एंड वी हैव टू गिव द प्री-डिफाइंड के नंबर. अभी के नंबर क्या है, के इज़ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स.
ओके जितना हम के वैल्यू देते हैं उतना ही क्लस्टर हमें क्रिएट होता है। ओके अगर हमने के की वैल्यू 5 रख दी तो हमें 5 क्लस्टर मिलेगा, हमने 4 रख दी तो हमें 4 क्लस्टर मिलेगा। सो अगर हम बहुत ज़्यादा हाई नंबर दे दें क्लस्टर्स की, ओके हायर के विल लीड टू स्मॉलर क्लस्टर्स विथ ग्रेटर डिटेल। ओके हमें काफ़ी स्मॉल क्लस्टर मिलता है अगर हमने नंबर ऑफ के की वैल्यू जो बहुत हाई रखी हुई है। ओके एंड इफ़ वी गिव द लो के वैल्यू देन वी हैव द बिगर क्लस्टर्स विथ लेस डिटेल। तो इसके लिए हमें एक ऑप्टिमल के की वैल्यू चाहिए होती है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाई के रखना है कि लो के रखना है? तो एग्जैक्ट कौन सी ऐसी के की वैल्यू रहेगी जहाँ पे हमें नंबर ऑफ के क्लस्टर सबसे बेस्ट मिलेंगे। ओके तो इसके लिए एक मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड एल्बो मेथड एंड दिस मेथड इज़ यूज्ड टू फाइंड ऑप्टिमल नंबर ऑफ के। वाई मतलब कैसे ये डिफाइन करता है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ के क्या होगा? इट प्लॉट्स द के वैल्यू वर्सेस इनर्शिया। इनर्शिया यहाँ पे क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट एंड इट्स सेंट्रॉइड। तो जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं उसमें एक रैंडमली सेंट्रॉइड एडजस्ट होता है। ओके रैंडमली हम सेंट्रॉइड को सेलेक्ट करते हैं और उसके आसपास के जितने भी डेटा पॉइंट हैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस होता है हर एक पॉइंट का उसके सेंट्रॉइड से, उसको कहते हैं इनर्शिया। अभी हम जब इनर्शिया को के वैल्यू पे एक हम प्लॉट क्रिएट करते हैं, के वैल्यू को रखते हैं हम ऑन एक्स एक्सिस, इनर्शिया को रखते हैं हम ऑन वाई एक्सिस। ओके तो जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है? के की वैल्यू। तो सपोज़ यहाँ पे हमारा के वैल्यूज़ आ जाती हैं, के वैल्यूज़ K1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना भी आपने के का रेंज रखा हुआ टेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे आपका आ जाता है क्या? इनर्शिया। दैट इज़ नथिंग बट आप कह सकते हो कि एरर एक तरीके से। तो कितना ज़्यादा वो मिनिमम एरर ला सकता है वो होता है, वहाँ पे आपको बेस्ट के की वैल्यू मिलती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉस फंक्शन फॉर दिस के मीन्स क्लस्टरिंग। अब जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो सपोज़ के की वैल्यू जो 1 पे थी वो यहाँ पे थी, क्योंकि K1 का मतलब कंप्लीट डेटा पॉइंट आपका सिंगल क्लस्टर में है। ओके तो इनर्शिया सबसे ज़्यादा हाई होता है इस केस में। 2 में आपका और थोड़ा सा कम हुआ आपका इनर्शिया। ओके इनर्शिया 2 पे कम हुआ क्योंकि 2 क्लस्टर में डिवाइड हुआ। 3 पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ओके 3 पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और 4 पे बहुत ग्रेजुअली थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे किस तरह का ग्राफ बनेगा? ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ओके कुछ इस तरह के ग्राफ बनता है। तो एल्बो मेथड का मतलब क्या हुआ? एल्बो क्या होती है आपकी? यहाँ से जस्ट बेंट होती है, राइट? तो जहाँ पे बेंट हो रहा है दैट इज़ द एल्बो पॉइंट, एंड दिस इज़ नथिंग बट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के, ऑप्टिमल के वैल्यू। ओके तो जो भी डेटा के लिए ये एल्बो मेथड प्लॉट हम करेंगे, अगर जहाँ पे जो बेंट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रहा है, इनर्शिया सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद आपको बहुत ही स्मॉल डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। ओके वो जो बेंडिंग पॉइंट है वो रहता है आपका ऑप्टिमल के वैल्यू। तो इस तरीके से आप के वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं वर्किंग कैसे होती है। तो जब हम इनिशलाइज करते हैं एल्गोरिदम को तो सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करता है के जो हमने पास किया है एल्गोरिदम में। ओके तो जो भी के वैल्यू सेलेक्ट हुई है उसके बेसिस पे ये रैंडमली सेलेक्ट करता है के सेंट्रॉइड्स को ये कहीं भी प्लेस कर सकता है। ओके देन कंप्यूट करता है डिस्टेंस मैट्रिक्स। जो भी सेंट्रॉइड सेलेक्टेड है, सपोज जो के है वो 4 है तो 4 सेंट्रॉइड्स बन गए। 4 सेंट्रॉइड से हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस मैट्रिक्स। देन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ये असाइन करता है ईच पॉइंट टू इट्स नियरेस्ट सेंट्रॉइड। Then update cluster centroid with mean of points। ओके या फिर आप कह सकते हो मीन पोजीशन।
and this all process repeat until जो हमारा सेंट्रॉइड है, ओके, स्टेबलाइज, दैट मीन्स मिनिमम इनर्शिया, कंप्लीट मिनिमम इनर्शिया, और जो मैक्स आइट्रेशन हमने पास किया हुआ, अगर मैक्स आइट्रेशन रीच कर जाता है, ओके, मैक्स आइट्रेशन रीच्ड, तो इन दोनों ही केस तक होने तक ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हम इसको ग्राफ से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे सेंट्रॉइड पहले सेलेक्ट होगा. सपोज सेंट्रॉइड यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, यहाँ सेलेक्ट हो गया और यहाँ सेलेक्ट हो गया. C1, C2, C3 सेंट्रॉइड है, और आपका जो डेटा पॉइंट है D1, D2, D3 एंड सो ऑन. सपोज थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है तो आपके D थाउजेंड्स, ओके. तो हर एक सेंट्रॉइड से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, हर एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, एंड जो भी नियरेस्ट रहेंगे, जो भी नियरेस्ट पॉइंट रहेंगे वो सेंट्रॉइड को लाइक असाइन हो जाएंगे, वो एक क्लस्टर बन जाते हैं. तो सपोज़ ये एक क्लस्टर बन गया, ये एक क्लस्टर बन गया, एंड ये एक क्लस्टर बन गया. अभी कुछ डेटा पॉइंट्स बच रहे हैं, सेंट्रॉइड कंप्लीट भी नहीं हुआ है. तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट जो आइट्रेशन चलेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में अगेन जो क्लस्टर है, ओके, जो क्लस्टर बने हुए हैं उसमें जो भी मीन पोजीशन, जो भी इन सबका जो क्लस्टर है इनका जो मीन निकलेगा उसके बेसिस पे ये सेंट्रॉइड अपडेट हो जाएगा. सपोज इसका कुछ मीन निकलता है यहाँ पे, ओके, तो नेक्स्ट टाइम जो क्लस्टर बनेगा, सेंट्रॉइड बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, ये हट जाएगा, ओके. और इसका सपोज एकदम बीच में ही है, इसका थोड़ा सा साइड में आ गया, इसका कम्प्लीटली बीच में आ गया. तो इस तरीके से सेंट्रॉइड क्या है, अपडेट होता जाता है सीइंग द मीन पोजीशन. और जैसे ही आपका जो सेंट्रॉइड है वो स्टेबलाइज हो गया, आपको मिनिमम इनर्शिया मिल गया, तो वहीं पे वो बंद हो जाता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है. और अगर जो मैक्सिमम आइट्रेशन है वो रीच हो जाता है. मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम से मैक्सिमम आइट्रेशन कितनी रहती है, 1000 रहती है, ओके. अगर इतना तक हो जाता है तब आपका जो एल्गोरिदम है वो कम्प्लीटली ट्रेंड हो जाता है. और इसकी एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक स्कोर होता है, सिलहॉट स्कोर, that measures how similar a point is its own cluster versus other cluster, ओके. तो ये क्या मेज़र करता है कि कितना सिमिलर है एक पॉइंट अपने खुद के क्लस्टर से वर्सेस द अदर क्लस्टर. सो इट विल गिव यू द रेंज ऑफ -1 to 1, और जितना ज़्यादा हाई रहेगा ये स्कोर उतना ही बेटर रहता है क्लस्टरिंग, ओके, उतना ही बेटर हमें क्लस्टर फॉर्म करके मिलता है, बेटर क्लस्टर्स फॉर्म्ड. सो दैट इज़ हाउ यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ द के मीन्स क्लस्टरिंग. इम्प्लीमेंटेशन जब सारे एल्गोरिदम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को, और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट आ जाते हैं डीबी स्कैन पे. सो डीबी स्कैन क्लस्टरिंग किस टाइप का क्लस्टरिंग है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है, ओके. यहाँ पे आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइज, एंड शॉर्ट फॉर्म है इसका डीबी स्कैन. सो इट्स अ डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग. और नाम से यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हो रही है, विथ नॉइज़. डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग सबसे बेस्ट है अगर आपको आउटलायर्स डिटेक्ट करने हैं तो, ओके. सो इट हैंडल्स द आउटलायर्स, ओके. इट आइडेंटिफाइज द नॉइज़, और यू कैन से आइडेंटिफाइज नॉइज़ एंड सेपरेट इट फ्रॉम मेन क्लस्टर्स. तो ये इसकी अच्छी चीज़ है. दूसरी इसकी अच्छी चीज़ है, इट कैन handle cluster of any shape, okay. It can handle cluster of any shape. K means clustering में हमने क्या देखा था, that it can handle only spherical clusters. अगर आपका जो डेटा है उसमें spherical cluster create हो रहे हैं then K means clustering is good. but अगर आपका जो क्लस्टर बनने वाला है, आप विजुअलाइजेशन में देख पा रहे हो कि वो स्फेरिकल नहीं बनेगा, उसके लिए अलग से आपको कौन सा एल्गोरिदम लगाना है, डीबी स्कैन लगाना है, बिकॉज इट कैन हैंडल क्लस्टर ऑफ एनी काइंड ऑफ शेप, स्फेरिकल हो, नॉन स्फेरिकल हो, कोई भी तरीके का हो, डीबी स्कैन विल हैंडल इट. एंड दिस एल्गोरिदम इज यूजफुल व्हेन क्लस्टर इज unknown.
जब आपको क्लस्टर के बारे में नहीं पता हो कि कितने क्लस्टर क्रिएट हो सकते हैं। करेक्ट। के मीन्स में क्या था कि हमें बताना पड़ता था कि हमें 5 क्लस्टर चाहिए, 4 क्लस्टर चाहिए, 3 क्लस्टर चाहिए, बट डीबी स्कैन में ऐसा नहीं है। इसमें जो क्लस्टर हैंडलिंग है, नंबर ऑफ क्लस्टर कितना क्रिएट करना है, ये एल्गोरिदम खुद हैंडल करता है बेस्ड ऑन 2 मैट्रिक्स, दैट इज एप्सिलॉन and the another one is minimum samples। ये क्या है कि रेडियस, ओके, कितने रेडियस में जो क्लस्टर लाइक डेटा पॉइंट रहेगा वो एक क्लस्टर का पार्ट होगा, दैट इज नोन एज द रेडियस। एंड मिनिमम सैंपल की एक क्लस्टर फॉर्म करने के लिए कितने मिनिमम सैंपल होने चाहिए। तो अगर मैंने 5 दे दिया, ओके, अगर मैंने 5 दिया है तो कोई एक ऐसा क्लस्टर भी बन सकता है, मिनिमम ऐसा क्लस्टर भी बन सकता है जिसमें एटलीस्ट 5 सैंपल हों, ओके। अगर 5 सैंपल नहीं है देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉइज। सो सपोज ये एक क्वेरी पॉइंट है, इसके आसपास कुछ इस तरीके के डेटा पॉइंट्स हैं, ओके। अभी हमने जो एप्स लाइक मिनिमम सैंपल की वैल्यू क्या रखी है, 5 रखी है। सपोज ये इसके नियरेस्ट 5, मिनिमम सैंपल का मतलब क्या, उसको इंक्लूड करके 5 सैंपल होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं हमें, 5 सैंपल मिल रहे हैं, देन इट विल फॉर्म अ क्लस्टर, इट विल फॉर्म अ क्लस्टर, दिस इज अ क्लस्टर, वैलिड क्लस्टर, वैलिड क्लस्टर। अगेन हमने कोई और पॉइंट लिया, ओके, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ से क्वेरी किया, अब इस पॉइंट से हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका बनाते हैं क्लस्टर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ 3 ही पॉइंट मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ वैलिड क्लस्टर और ये क्लस्टर नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब नॉइज़ की तरह ही क्रिएट होंगे। क्लस्टर्स किन के बीच में फॉर्म करता है, क्लस्टर्स विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द कोर पॉइंट्स, ओके, एंड बॉर्डर पॉइंट्स। इसके अलावा जो पॉइंट्स बचते हैं वो होते हैं नॉइस, बॉर्डर पॉइंट्स। बॉर्डर पॉइंट्स, कोर पॉइंट्स तो समझ में आ रहा है जो अंदर आ रहे हैं क्लस्टर के, ओके। बॉर्डर पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो एकदम एज पे हैं, ओके, जो एकदम एज पे हैं क्लस्टर के, तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं हम क्लस्टर्स के अंदर। बट अगर वो बॉर्डर पे भी नहीं है, वो अंदर भी नहीं है क्लस्टर के, देन दैट विल बी कम्प्लीटली कंसिडर्ड एज अ नॉइज। नाउ लेट्स सी इट्स वर्किंग, कि किस तरीके से वर्क करता है। ऑलरेडी मैंने आइडिया दे रखा है, जस्ट स्टेप देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो इट विल स्टार्ट विथ अ रैंडम पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट ही सेलेक्ट करेगा, ओके। Then it will check how many nearest point fall under the epsilon distance, ओके। जो हमने रेडियस रखा हुआ है उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं जो फॉल कर रहे हैं। इफ इनफ पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम सैंपल, then a cluster will be formed, then a cluster will be formed. Clusters will grow by expanding from core points, ओके। जितने भी अंदर के कोर पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे लाइक जैसे पहले स्टार्ट किया इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसको 5 क्लस्टर में लाइक 5 पॉइंट मिल गए तो एक क्लस्टर बन गया। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा, अब इसके 5 मिलेंगे तो वो उस क्लस्टर के अंदर आते जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से वो क्लस्टर क्रिएट करता है। सपोज ये इस तरीके का आपको पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, तो सपोज ये सबसे पहले स्टार्ट किया इस पॉइंट से, यहाँ पे इसको 4 क्लस्टर मिले, ये अंदर आ गया, ओके। नेक्स्ट इस पॉइंट पे आया, अब इसको अगेन 4 मिले तो ये भी पॉइंट इसके अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये इस पॉइंट पे गया, अब इसको यहाँ से 4 मिले तो ये जो पॉइंट है ये भी इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट डेंसिटी के बेसिस पे इस कंप्लीट डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर क्रिएट कर देगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं HDB स्कैन, ओके। HDB स्कैन क्या है, हायरार्किकल DB scan, okay. This is a improved version of DB scan. HDB scan handles clusters of varying density,
okay, varying density, and creates a hierarchy of clusters. Then selects the best based on stability. ओके तो डीबी स्कैन में क्या था, डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम तो ये भी है. सो व्हाई वी नीड द एच डी बी स्कैन. अभी यहाँ पे आपको जो क्लस्टरिंग देखने को मिल रहा है, अगर हम डीबी स्कैन की बात करें, ओके तो सपोज़ इस तरीके का आपको कुछ क्लस्टर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगेन आपको थोड़ी सी वेरिंग डेंसिटी देखने को मिल जाती है. कुछ ऐसे क्लस्टर रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पास पास रहते हैं, ओके, और कुछ ऐसे क्लस्टर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं. तो अभी यहाँ पे जो डीबी स्कैन एल्गोरिदम है वो फेल हो जाएगा. वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि ये जितने भी बाहर के पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर दूर है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉइज़ हैं. तो यहाँ पे डीबी स्कैन एल्गोरिदम फेल हो जाता है अगर जो क्लस्टर्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, लाइक जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है. तो उसको हैंडल करने के लिए हायरार्किकल एचडीबी स्कैन आया है. इसमें सबसे बेस्ट चीज़ हो जाती है कि इसमें आपको एप्सिलॉन सेट नहीं करना होता. डीबी स्कैन में हमें एप्सिलॉन सेट करना पड़ता था. उसी के बेसिस पे बताता था कि ओके दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ सैम्पल, एंड बेस्ड ऑन दीज टू इट विल क्रिएट द क्लस्टर. ठीक है, बट एच डी बी स्कैन में हमको एप्सिलॉन नहीं सेट करना पड़ता. ये खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से क्लस्टर क्रिएट हो सकते हैं, क्या रहेगा एप्सिलॉन वैल्यू, ये खुद से सेट करता है अपने से, हमें कुछ डिफाइन नहीं करना. डीबी स्कैन एल्गोरिथम पहले तो आप ट्राई करके देखो कि वर्क कर रहा है या फिर नहीं, उसके एप्सिलॉन को सेट करके देखो. नहीं वर्क कर रहा है तो एच डी बी स्कैन पे डायरेक्टली चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे एप्सिलॉन आपको सेट करना ही नहीं पड़ेगा. वो खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि क्या राइट स्केल रहेगा एक क्लस्टर क्रिएट करने में. So that is the very good advantage of HDB scan over DB scan. So here no need to set epsilon value and good for real world complex data. That is all for the DB scan and HDB scan. अब देखते हैं हमने जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, एग्लोमरेटिव, DB स्कैन, HDB स्कैन, के मीन्स, इसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में. ओके और इसके बाद हम देखेंगे PCA, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. सो लेट्स सी द क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन. तो यहाँ sklearn.cluster से हमने इंपोर्ट किया है जो हमारे मेन एल्गोरिदम्स थे वो के मीन्स, DB स्कैन, एल्गोमेटिव, क्लस्टरिंग. ओके एंड HDB स्कैन का अलग से एक लाइब्रेरी होता है, तो उसको हमने इंपोर्ट किया है HDB स्कैन. पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो. मॉल कस्टमर डॉट CSV करके एक डेटा है, उसको यूज़ किया है. कस्टमर आईडी दी हुई है डिफरेंट कस्टमर्स की, जेंडर क्या है उसका, एज क्या है, एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर क्या है 1 आउट ऑफ 100. तो इसके बेसिस पे हमें जो सिमिलर टाइप के जो कस्टमर हैं, बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम, एज या फिर स्पेंडिंग स्कोर, इनमें से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं फीचर. उसके बेसिस पे हमें सिमिलर लाइक कस्टमर्स को ग्रुप करना है. ओके तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक स्कैटर मैट्रिक्स बनाया है फॉर एवरी न्यूमेरिकल कॉलम. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम है, एनुअल इनकम हो जाता है आपका, ओके एंड एनुअल इनकम है, एज है एंड स्पेंडिंग स्कोर है. ओके तो स्पेंडिंग स्कोर और एनुअल इनकम, इनमें हमें कुछ जो डेटा दिख रहा है वो थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये 5 अलग अलग क्लस्टर बन सकते हैं. ओके तो हम इन्हीं दोनों फीचर्स को यूज़ करेंगे. इसके अलावा आपका कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे हमें करना नहीं है, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं. एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर, तो इन दोनों को ही हम यूज़ करते हैं फॉर द क्लस्टरिंग पर्पस. 2 फीचर्स ले रहे हैं सिंपली, हम एक्स पे आ जाएगा एक और एक वाई पे आ जाएगा. के मीन्स क्लस्टरिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि एल्बो मेथड से हम एक ऑप्टिमल के वैल्यू निकालते हैं. ओके विजुअलाइजेशन से तो हमें समझ में आ रहा है कि 5 क्लस्टर बनेंगे, बट लेट्स सी कि एल्बो मेथड क्या कहता है. अब एल्बो मेथड के लिए सबसे पहले तो हम के मीन्स को फिट करते हैं. ओके के मीन्स को हम फिट करते हैं एक्चुअल डेटा पे, जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर, और नंबर ऑफ क्लस्टर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक. ओके तो ये क्या है, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉर एवरी क्लस्टर. हम यहाँ पे के मीन्स को फिट कर रहे हैं और देखेंगे कि सबसे कम इनर्शिया हमें किस में मिलता है. तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, हर एक एल्गोरिदम को, हर एक क्लस्टर के एल्गोरिदम को हम फिट करेंगे और जो भी इनर्शिया निकलेगा उसको इस लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे और फिर प्लॉट करेंगे. एक्स लेवल पे आ जाएगा नंबर ऑफ क्लस्टर और वाई लेवल पे आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर. ओके दैट इज़ इनर्शिया. अभी आप देखो तो ये एक तरीके से एल्बो की तरह ही दिख रहा है. सिग्निफिकेंट डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, उसके बाद बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. तो 5 क्या है हमारा ऑप्टिमल
के पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर 5 रखा है, रैंडम स्टेट यहाँ पे 42। सिंपली हम यहाँ पे फिट प्रिडिक्ट करते हैं डायरेक्टली, फिट प्रिडिक्ट एक्स। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई टारगेट वेरिएबल नहीं है, तो हम सिर्फ फीचर्स को ही पास करते हैं और यहाँ पे हमने सिंपली स्कैटर प्लॉट को प्लॉट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से इसने क्लस्टर बनाए कि यहाँ पे जो डेटा आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो एक क्लस्टर के हैं, यहाँ पे जो आ रहे हैं वो एक क्लस्टर के हैं, एंड द हियर थर्ड क्लस्टर, फोर्थ क्लस्टर एंड फिफ्थ क्लस्टर। तो ये हो गया के मीन्स क्लस्टरिंग। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में भी हम नंबर ऑफ क्लस्टर पास करते हैं। तो हमें ऑप्टिमल वैल्यू पता है क्लस्टर की, तो हमने 5 पास कर दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ क्लस्टर 5। सेम कोड ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। इसने भी के मीन्स की तरह ही क्लस्टरिंग क्रिएट किया है, बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अगर आप इन पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आपके इस ब्लू रीजन को बिलोंग करते हैं और कुछ पॉइंट्स आपके पर्पल रीजन को बिलोंग करते हैं। बट यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसने सारे ही ग्रीन जितने भी थे, ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हो, ये सारे इसने इसी क्लस्टर में रख दिया, ग्रीन वाले क्लस्टर में। ओके, तो इस तरीके से इसने थोड़ा सा डिफरेंट क्लस्टरिंग करने का ट्राई किया है। देन आ जाते हैं डीबी स्कैन क्लस्टरिंग पे। डीबी स्कैन क्लस्टरिंग पे हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू रखी है 9, मिनिमम सैंपल रखा है 5, कि एटलीस्ट 5 पॉइंट तो एक क्लस्टर में होने ही चाहिए। तो इसने काफ़ी सारे क्लस्टर क्रिएट कर दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू भी हैं, पिंक भी हैं, एंड देन आपकी ये जो येलो आ जाते हैं, लाइट ब्लू आ जाते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ब्लू वाले हैं, ये क्या है, ये एक तरीके से इसने आउटलायर्स क्रिएट किया है कि ये एज अ आउटलायर प्रेजेंट है डेटा में। HDB स्कैन में भी सेम है, हमने यहाँ पे मिनिमम क्लस्टर साइज पास कर रखी है 5। तो यहाँ पे इसने 5 क्लस्टर बना रखे हैं ऑलमोस्ट, और उसके अलावा जितने भी डेटा पॉइंट हैं उसको एज अ आउटलायर क्रिएट किया है। तो हमने यहाँ पे सिलहॉट स्कोर से ये देखा कि कितना एक्यूरेटली हमारा क्लस्टरिंग हो रहा है। सो यू कैन सी के मीन्स का कितना है 55%, लाइक 55.4%। एग्लोमरेटिव का भी सेम 55.3, डीबी स्कैन का बहुत कम है 43.6, एंड HDB स्कैन का अगेन 38.5। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है, के मीन्स क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहा है। तो अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिदम्स देखे, HDB स्कैन, DB स्कैन, के मीन्स, ये सब क्या है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं। और मोस्टली हमने किस पे बात किया है, जैसे कि 2 फीचर्स हो गए और उसको हमने प्लॉट कर दिया स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में, और फिर हमने उस पर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाया और हमें क्लस्टर्स बन के मिल गए। ओके, कि किस डेटा पॉइंट, लाइक जो फीचर्स हैं वो किस क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। बट व्हाट इफ़ आपके जो डेटा है उसमें बहुत सारे फीचर हो, क्योंकि रियल टाइम में तो ऐसा होता नहीं कि आपके पास सिर्फ 2 ही फीचर होते हैं, आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा होता है, हाई डायमेंशनल स्पेस का डेटा होता है। ओके, सो इफ़ यू हैव मोर देन 2 फीचर्स, 3 फीचर हो गए, 4 फीचर हो गए। फीचर क्या है, एक तरीके से कॉलम जो आपका इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आपको कुछ प्रिडिक्शन करना होता है, करेक्ट। अगर आपके पास ऐसे 2 फीचर से ज़्यादा हैं तो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स बिकम्स स्पार्स एज दे एक्सपेंड्स रैपिडली। ओके, तो पहला तो ये कि जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा, जब आपके पास फीचर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि अगर आप उसको प्लॉट करो मल्टी डायमेंशनल स्पेस में तो आपके डेटा पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा स्पार्स हो जाएं। तो क्लस्टर फॉर्म करना, जो डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं या फिर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, उस पर तो उनको यूज़ करना क्लस्टर्स फॉर्म करने के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एट द एंड आपको क्लस्टर सही से नहीं मिलते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ मिलता है अपने डेटा में। इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास एल्गोरिदम्स आ जाते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के। ओके, डायमेंशन रिडक्शन एल्गोरिदम्स, इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ डिमेंशंस, या फिर आप कह लो फीचर्स को हम यहाँ पे डायमेंशंस कह रहे हैं। ओके, क्योंकि वो हर एक डिमेंशन में हम उसको लाइक प्लॉट करते हैं, करेक्ट। अगर 2 फीचर होता है तो हम सिंपली 2D प्लॉट करते हैं, 3 फीचर है तो 3D प्लॉट करते हैं, 4 फीचर है तो 4D। ओके, तो वो हम ऐसे डायरेक्टली ग्राफ पे बना नहीं सकते, बट एक्चुअली में वो होता है, मल्टी डायमेंशनल स्पेस में प्लॉटिंग की जाती है। बट अगर हम प्लॉटिंग करते हैं उसके ऊपर हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि स्मॉल क्लस्टर्स मिलते हैं। ओके, जो कि हमें नहीं चाहिए, स्मॉलर क्लस्टर मिलते हैं, प्लस हमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इस चीज़ से बचने के लिए डायमेंशन रिडक्शन एल्गोरिदम्स आते हैं, दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशंस एंड टर्न
any data into 2 or 3 dimension. ओके, चाहे कितने भी फीचर आपके डेटा में अवेलेबल हो, अगर आपने डिमेंशन रिडक्शन एल्गोरिदम को यूज़ किया है तो उसको वो कन्वर्ट करके उसको वो कन्वर्ट करके 2 से 3 ही डिमेंशन के अंदर ला के रख देगा. आपको लग रहा होगा कि जैसे डिमेंशन रिड्यूस हो रहा है, डेटा को ये टर्न कर रहा है 2 से 3 डायमेंशन में. अगर आपके पास सपोज 10 फीचर्स हैं, उसको ये कन्वर्ट कर दिया 2 से 3 फीचर में, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाए. करेक्ट, आपको ये लग रहा होगा. लेकिन इन एल्गोरिदम्स में कंप्लीटली जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है डेटा की, वो स्टोर्ड रहती है, उसका लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है. सो इट प्रिजर्व्स critical information while reducing dimensions. तो जो डेटा में से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसका लॉस नहीं होगा. प्लस इट मिनिमाइजेस द कंप्यूटेशन लोड. हाउ इट मिनिमाइजेस द कंप्यूटेशन लोड? अब अगर आप पहले क्लस्टरिंग लगा रहे थे 10 फीचर पे, आपने डिमेंशन रिडक्शन एल्गोरिदम का यूज़ किया, अब वो रिड्यूस हो गया है 2 से 3 फीचर पे, तो वो जल्दी ट्रेन होगा, जल्दी उसकी फिटिंग होगी. दैट इज़ वाई जो कंप्यूटेशनल लोड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. ओके, वो रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज़ करता है. जितना कम फीचर रहेगा उतनी जल्दी ट्रेनिंग होती है, और जितनी जल्दी ट्रेनिंग होती है उतना कम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं. तो डायमेंशन रिडक्शन में 3 एल्गोरिदम्स आ जाते हैं. सबसे पहला तो है जो PCA, दूसरा है TSNE एंड द थर्ड वन इज़ UMAP. सबसे ज़्यादा पॉपुलर है PCA. ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. TSNE भी आप यूज़ कर सकते हो और UMAP भी यूज़ कर सकते हो. PC के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस TSNE और UMAP को भी देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किसको कब हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो TSNE का फुल फॉर्म क्या है? T डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर embedding. ओके, एंड UMAP का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म मैनिफोल्ड अप्रॉक्सीमेशन एंड प्रोजेक्शन. So this is UMAP. Okay, so let's start with PCA. सेम डिमेंशन रिडक्शन एल्गोरिदम है, तो इसकी जो वर्किंग है वो भी वही है कि ये मल्टीपल हाई डायमेंशनल फीचर्स को रिड्यूस करके लेते आएगा 2 या 3 फीचर्स में. ओके, यहाँ पे आप दे सकते हो कि कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आपको बनाने हैं. जो फीचर्स बनते हैं इसके, दैट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल कंपोनेंट. लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिदम. ओके, दैट्स वाई इट्स assumes data are linearly correlated. ओके, ये एज्यूम करता है कि जो भी डेटा है डिफरेंट फीचर्स में प्रेजेंट है, ओके, मोर देन 3 फीचर्स में प्रेजेंट है, वो लीनियरली कोरिलेटेड है. इट विल रिड्यूस द लीनियरली कोरिलेटेड डेटा इनटू 2 और 3 डायमेंशंस. सो इट ट्रांसफॉर्म्स फीचर्स इनटू principal components while retaining variance information and key features. तो जब ये कन्वर्ट करता है मल्टीपल डायमेंशनल फीचर्स को 2 और 3 डायमेंशन में, तो उसमें वेरिएंस चेंज नहीं होता है, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है, और की फीचर्स को रिड्यूस नहीं करता है. ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ? ऑर्थोगोनल मीन्स द फीचर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, दैट मीन्स कि जो भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं एवरी प्रिंसिपल कंपोनेंट. ओके, सो अगर ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ओके, दिस इज PC1, देन दिस विल बी PC2. इस तरीके से होता है. ओके, और द थर्ड डायमेंशन अगर आ गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका PC3. तो इस तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, दोज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर
और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। पीसीए क्या करता है कि एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है, इट डिफाइंस अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। फीचर्स को चेंज करके एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लेके आता है, एंड इट इज़ वेरी गुड। जब आप जैसे बहुत सारे फीचर्स यूज़ करते हो, तो जब आपको क्लस्टर का विजुअलाइजेशन बनाना होता है, किसी को दिखाने के लिए किस तरीके से क्लस्टर बन रहा है, या फिर खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे क्लस्टर्स डिवाइडेड हैं, तो वहाँ पे भी पीसीए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है टू विजुअलाइज द क्लस्टर्स इन 2 और 3 डायमेंशंस। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, in decreasing order of importance, how much feature space variance they explain। ओके, तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले तो ये लाइक ऑर्गेनाइज करता है, और फिर जो स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो जब हम एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पास कर सकते हैं। सो फर्स्ट फ्यू कंपोनेंट्स कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एकदम टॉप के जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होती हैं उन्हीं में होती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो फास्ट एंड स्केलेबल, राइट। जितना ज़्यादा हम फीचर्स ऐड करते जाएं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस उसको क्या करेगा, 2 या 3 फीचर्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। एंड ऑल्सो जो मॉडल हम उसके बाद ट्रेन करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पे, पहले तो हमने फीचर को कन्वर्ट किया प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पे, प्रिंसिपल कंपोनेंट पे ही हम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को फिट करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, फास्टर हमको रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो स्केलेबल भी रहता है ये एल्गोरिदम, प्लस फास्टर भी रहता है। ये तो रहा कि पीसीए। अब ये हमने जो 2 और एल्गोरिदम देखे थे, टीसनी एंड यूमैप, ये कैसे पीसीए से डिफरेंट है वो देख लेते हैं। सो ये दोनों ही एल्गोरिदम नॉन लीनियर डेटा पे वर्क करते हैं। ओके, नॉन लीनियर, बहुत ही ऐसे कम डेटा होते हैं जिसपे पीसीए भी वर्क नहीं करता, तो वहाँ पे हम टीसनी या फिर यूमैप जो एल्गोरिदम है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो प्रिजर्वेशन होता है, इसमें सिर्फ लोकल नेबरहुड का प्रिजर्वेशन होता है। ओके, नेबरहुड प्रिजर्वेशन, एंड हियर लोकल के साथ साथ ये ग्लोबल स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व करता है, ग्लोबल स्ट्रक्चर प्रिजर्व। पीसीए में क्या हो रहा था कि जो नेबरहुड है वो तो प्रिजर्व हो रहा था, स्टार्टिंग के कुछ कंपोनेंट्स हम ले रहे थे, उसी में इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन थी, बट ग्लोबल क्या स्ट्रक्चर था, लोकल नेबरहुड क्या था, ये सब की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो लोकल नेबरहुड की प्रिजर्वेशन आपको टीसनी में मिल जाती है देखने को, और यू मैप में आपको दोनों ही प्रिजर्व मिल जाते हैं। टीसनी क्या है, दिस विल बी स्लो, लेस स्केलेबल, वेयर एज यू मैप फास्टर देन टीसनी एंड स्केलेबल। तो ये टीसनी से तो फास्टर है बट पीसीए से फास्टर नहीं है, इसीलिए बेस्ट एल्गोरिदम क्या है, पीसीए। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको टीसनी और यूमैप भी बता दिया, मोस्टली इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। सो लेट्स सी कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। तो अब हम देखते हैं कि पीसीए को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। इससे पहले जो हमने क्लस्टरिंग देखी थी वो किस पे देखी थी, 2 फीचर्स पे देखी थी। ओके, बट अभी अगर हम इसमें 3 फीचर और ऐड कर दें और हमको इसको कन्वर्ट करना हो 2 डायमेंशन में, तो हमने 2 से ज़्यादा फीचर्स ले लिए, 3 फीचर्स यहाँ पे ले लिया। ओके, स्टैंडर्ड स्केलर से डेटा को स्केल किया है, देन हमने यहाँ पे पीसीए को फिट किया है। एसक्यूएल ऑन डीकम्पोजिशन से आप पीसीए को इंपोर्ट करोगे, पीसीए में आप नंबर ऑफ कंपोनेंट पास करोगे, कितने आपको कंपोनेंट्स चाहिए, 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए। ओके, अगर आपके पास इससे ज़्यादा डेटा हो, लाइक 3 से ज़्यादा फीचर्स हो, तो आप उसको भी रख सकते हो और चेंज कर सकते हो 2 कंपोनेंट्स में। ओके, देन हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया एक्स स्केल्ड, एक्स पीसीए करके हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, और उसका वेरिएंस आप देख सकते हो 0.44 एंड 0.33। ओके, इसको हमने पहले प्लॉट किया है, PC1 हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाता है, PC2 हमारा वाई एक्सिस पे आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ द डेटा आफ्टर पीसीए। 3D डेटा को इसने 2D डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अब हम जो ये एक्स पीसीए था, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, इसी पे हमने डेटा को फिट किया है। ओके, के मीन्स को इस पे हमने फिट किया एक्स पीसीए पे, और हमें कुछ इस तरीके का क्लस्टर्स देखने को मिल जाते हैं, 5 क्लस्टर्स देखने को मिल जा रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ पीसीए टू कन्वर्ट हाई डायमेंशनल फीचर्स इनटू लो डायमेंशनल अराउंड 2 और 3 पीसीए कंपोनेंट्स। अभी तो हमारे पास सिर्फ 3 डेटा था, तो इसने बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट किया है। रियल टाइम में हमें इससे भी और
कॉम्प्लेक्स डेटा मिलता है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और लगता है कि सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके बेसिस पे पीसी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा. फीचर सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट रेलिवेंट फीचर्स टू यूज इन द मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल ट्रेनिंग. ओके, तो फीचर सिलेक्शन में सिंपली हम क्या करते हैं, फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं. ओके, जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू प्रिडिक्ट द टारगेट वेरिएबल. ओके, टारगेट वेरिएबल कैन बी इन कैटेगोरिकल, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी, एंड कैन बी फॉर रिग्रेशन एल्गोरिदम. क्लस्टरिंग के लिए हमने ऑलरेडी बात कर रखी है. क्लस्टरिंग के लिए फीचर सिलेक्शन कौन करता है, पीसीए जैसे एल्गोरिदम करते हैं. ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो बहुत सारे फीचर्स को रिड्यूस कर देते हैं 2 या फिर 3 फीचर्स में. ओके, सो फीचर सिलेक्शन जो मेथड्स होते हैं ये मोस्टली हम किसके लिए करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के लिए. सो इट्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. So it's the process of selecting relevant features for use in model training. सो फीचर सेलेक्ट तो हम करते हैं, बट हम एक्चुअली में फीचर सेलेक्शन क्यों करते हैं. अगर हमारे पास डेटा है, उसमें काफ़ी सारे फीचर है, तो हो सकता है कि उन सारे फीचर को अगर हम मॉडल में डालें तो मॉडल अच्छे से ट्रेन हो जाए, सारे पैटर्न लर्न कर ले और हमें बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिले. बट रियल टाइम में क्या होता है कि अगर आप कंप्लीट फीचर्स डाल दो डेटा में, हो सकता है कि किसी डेटा में आपको फीचर सेलेक्शन करने की ज़रूरत पड़े और किसी डेटा में आपको फीचर सेलेक्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़े. तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसको आपको देखना होता है कि ओके कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे मुझे फीचर सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ. सारे जितने भी फीचर्स मेरे डेटा में अवेलेबल हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. सो फीचर इंजीनियरिंग के टाइम पे भी हमने ऑलरेडी बात कर रखी है. ये हमारा क्या है, मॉडल. अगर हम इसमें गार्बेज फीचर्स भेजते हैं, ओके, इररेलेवेंट फीचर्स भेजते हैं, तो हमें आउटकम में भी गार्बेज वैल्यूज़ ही मिलती हैं. गार्बेज वैल्यूज़ या फिर इररेलेवेंट प्रेडिक्शन या फिर रॉन्ग प्रेडिक्शंस. ओके, रॉन्ग प्रेडिक्शंस. तो जैसा हम फीचर्स इंसर्ट करेंगे अपने मॉडल ट्रेनिंग में उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है. करेक्ट. तो पहला तो पॉइंट ये हो गया. ओके, टू मेनी फीचर्स कॉज ओवरफिटिंग. ओके, कॉज ओवरफिटिंग. बहुत सारे फीचर्स हैं आपके डेटा में. ओके, आपने वो मॉडल को दे दिया, सपोज 30-40 फीचर्स हैं आपके डेटा में और आपने उसको मॉडल में दे दिया. अभी मॉडल क्या करेगा, सारे फीचर्स को लर्न करने का ट्राई करेगा. उसमें हो सकता है कुछ नॉइज़ हो, कुछ इररेलेवेंट फीचर हो जो कि टारगेट वेरिएबल के लिए बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करे, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है उसका टारगेट वेरिएबल पे, फिर भी मॉडल उसको लर्न कर रहा है. रियल टाइम में जब हमारे पास अनसीन डेटा आएगा तो वो उस पर अच्छे से प्रेडिक्शन हमें नहीं परफॉर्म करके देगा. तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है ओवरफिटिंग की, कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है बट टेस्टिंग डेटा पे गलत परफॉर्म कर रहा है. ओके, लेस डेटा लेस कंप्यूटेशन. अभी इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपके पास 20-30 फीचर्स हैं. ठीक है, आपके डेटा में 20-30 फीचर्स हैं, आपने मॉडल को दिया, आपको सपोज 90% एक्यूरेसी मिल गई. अब आपने सोचा कि पहले फीचर सेलेक्ट करके भी देख लेते, क्या पता एक्यूरेसी बढ़ जाए या क्या पता डिक्रीज भी हो सकती है. ओके, दोनों ही केस हो सकता है. तो रियल टाइम में कुछ भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि फीचर सेलेक्शन आपने लगा दिया तो आपका मॉडल एक्यूरेसी इंक्रीज ही होगा. ओके, तो लेस डेटा का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा है, ट्रेनिंग में आपको टाइम लग रहा है, सपोज हाफ एन आवर लग गया आपको ट्रेनिंग में. ओके, तो ऐसा हो सकता है कि इतने सारे फीचर्स हैं, इतना सारा डेटा है, दैट इज़ वाई आपका जो कंप्यूटेशन है वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है. तो उस केस में भी आप फीचर सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हो. जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिर्फ उनको निकालो और देखो कि एक्यूरेसी चेंज हो रही है या फिर नहीं. अगर नहीं हो रही है तो कम फीचर से भी तो उतनी ही एक्यूरेसी मिल रही है. सो व्हाई नॉट ट्रेन ऑन द लेस फीचर, राइट. सो इसलिए भी हम फीचर सिलेक्शन का यूज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ टेक्निक्स में पहला तो आ जाता है फिल्टर मेथड. नेक्स्ट आ जाता है रैपर मेथड. एंड द लास्ट वन इज एम्बेडेड. तो ये 3 तरह के टेक्निक्स अवेलेबल हैं फॉर फीचर सिलेक्शन. सबसे चीपर, सबसे आसान फिल्टर मेथड होता है जिसमें जस्ट हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम फिल्टर कर देते हैं कि फीचर कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है. तो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स
we choose best feature. It's a faster method, computationally inexpensive. जब हम कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं तब मेनली हम रियल टाइम में बात करते हैं. रियल टाइम में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डेटा जनरेट होता है एवरी मिनट. ओके, तो उस डेटा पे ट्रेन करना, फीचर सेलेक्ट करना, वहाँ पे कंप्यूटेशन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. करेक्ट, सर्वर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. अगर आपने मेरा कुछ पहले का प्रोजेक्ट देखा होगा जहाँ पे मैंने बहुत बड़े बड़े सीक्वल डेटाबेस पे प्रोजेक्ट्स बनाया है, तो वहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनका डेटाबेस स्टोरेज फुल हो जाता है या फिर उनका सिस्टम स्टोरेज फुल हो जाता है, उनको मेमोरी एरर आता है. क्यों आता है? बिकॉज दैट डेटा इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव. एंड इसमें मेन टेक्निक्स क्या आ जाते हैं? पहला तो है कोरिलेशन मैट्रिक्स. ओके, कोरिलेशन के बेसिस पे हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, टारगेट से कौन सा फीचर ऐसा है जो हाईली कोरिलेटेड है, और कौन कौन से ऐसे फीचर है जिनके बीच में मल्टी कोलिनियरिटी है, तो उसको भी हमें रिमूव करना पड़ता है. ओके, सो दैट इज द कोरिलेशन. सेकेंड टेक्निक इज काई स्क्वायर. काई स्क्वायर टेस्ट हमने देख रखा है. काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए होता है. सो काई स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पे भी हम फीचर की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं, दैट इफ इट इज अफेक्टिंग द टारगेट वेरिएबल और नॉट. एंड देर इज ऑल्सो थर्ड मेथड दैट इज अनोवा टेस्ट. ये सारे टेस्ट, कोरिलेशन, काई स्क्वायर, अनोवा टेस्ट, ये सब मैंने स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है. तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए. स्टैटिस्टिक्स क्रैश कोर्स की एक सिंगल वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स की आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे. बहुत ही ईजी वे में समझाया है, उसको अभी जाके पहले देखिए, तभी आपको मशीन लर्निंग की चीज़ें समझ में आएंगी. Okay, so these are the three techniques that comes under the filter method. Now comes the wrapper method. It trains a ML model. Okay, जितनी भी हमने मॉडल्स की बात की, उसको एक्चुअली में ट्रेन करता है on subset of features. Okay, then selects the best set of features with high model performance. Okay, with high model performance. अभी ये वर्क कैसे करता है? सपोज आपके पास 10 फीचर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके पास, 10 फीचर्स है. अभी इसमें मॉडल को इसको ट्रेन करना है ऑन एवरी सबसेट ऑफ फीचर. तो अभी इसने क्या किया? पहले इस पे ट्रेन करके देखा, एक सिंगल सिंपल मॉडल इसने फिट किया, एक फीचर एक टारगेट. ओके, तो इसको कुछ मॉडल की परफॉर्मेंस मिल गई. सपोज इसको बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज मिला है, 0.3. ओके, फिर इसने क्या किया? 1 और 2 को ले लिया. ओके, फिर इसको कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी मॉडल परफॉर्मेंस, देन 1 2 एंड 3 को लिया. ओके, तो इसको फिर से कुछ मॉडल परफॉर्मेंस मिल जाएगी. इसी तरीके से ये 1 से लेके 4, 1 से लेके 5, इस तरीके से अलग अलग सबसेट में मॉडल को ट्रेन करेगा. ओके, सेम मॉडल है बट सबसेट ऑफ फीचर्स डिफरेंट हैं, उनका मॉडल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता है, और फिर जिसका सबसे बेस्ट मॉडल परफॉर्मेंस आता है जिस सबसेट ऑफ फीचर्स का, उसको ये रिटर्न कर देता है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मॉडल जो ट्रेन हो रहा है वो कर्सिवली सारे फीचर्स पे हो रहा है, और ये इतनी बार ट्रेन हो रहा है कि ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है. ओके, एक बार तो मॉडल ट्रेन होने में इतना टाइम लगता है, बार बार हम उसको सबसेट ऑफ फीचर पे अगर ट्राई करेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके, कितना ज़्यादा ट्रेनिंग स्लो हो जाएगी, फीचर सेलेक्शन में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ट्रेनिंग हम कम करेंगे. ओके, तो ये जो मेथड है ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है. जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मेथड का यूज़ करने की, तभी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, सो इसमें एक टेक्निक आ जाती है जो सबसे फेमस है, दैट इज़ द रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन. नाउ कम्स द लीस्ट कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव मेथड, दैट इज़ द एम्बेडेड मेथड. एम्बेडेड मेथड में क्या होता है? फीचर सेलेक्शन is done in the model training by model itself. Okay, by model itself. यहाँ क्या हो रहा है? फीचर सेलेक्शन
मॉडल के ही अंदर होता है। तो कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं, कुछ ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल आते हैं जिसमें फीचर सेलेक्शन इन बिल्ट आता है। ओके, तो ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं जहाँ पे फीचर सेलेक्शन एज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस ऑलरेडी होता है। ओके, तो ये क्या है, ये इट्स बेटर देन रैपर मेथड। ओके, इट्स एटलीस्ट बेटर देन रैपर मेथड। रैपर मेथड में अगर वो लार्ज डेटा सेट के लिए हम कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्मॉल डेटा पे तो तुरंत हो जाएगा, वो सबसेट ऑफ फीचर बता देगा। बट अगर इन केस आपके पास रियल टाइम में बहुत ह्यूज डेटा है तो उस केस में आप एम्बेडेड मेथड का यूज़ कर सकते हो। और एम्बेडेड मेथड मतलब कि इनबिल्ट ही मॉडल में ऐसा टेक्निक हो जिससे फीचर सेलेक्ट वो खुद कर पाए। तो ऐसे मॉडल हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, जैसे कि हो गया रैंडम फॉरेस्ट। ओके, रैंडम फॉरेस्ट एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें फीचर सिलेक्शन होता है। L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, ये भी हमने ऑलरेडी देख रखा है। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मॉडल के ही अंदर वो जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको पेनल्टीज असाइन करता है, कोफिशिएंट असाइन करता है। ओके, तो जिस फीचर का इंपॉर्टेंस कम रहता है उसकी कोफिशिएंट बहुत कम रहती है, तो उसका इन्फ्लुएंस टारगेट वेरिएबल पे बिल्कुल ना के बराबर होता है या तो फिर बहुत ही थोड़ा होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द एम्बेडेड मेथड। तो ये डेटा हमने रीड किया है एम्प्लॉय इंटरव्यू डॉट CSV, जिसमें 21 कॉलम्स देखने को मिल जाते हैं। इसको मैं कॉलम्स आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से कॉलम्स हैं इसमें। सो दीज आर द कॉलम्स लाइक एज, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन लेवल और यहाँ पे जॉब चेंजेस काउंट। तो एक तरीके से ये डेटा क्या है कि बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय वो लाइक हायर होगा या फिर नहीं, या फिर शॉर्ट लिस्ट होगा या फिर नहीं। सो दैट इज़ द टारगेट। जो हमने फीचर सेलेक्शन में 3 मेथड्स की बात की थी उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फिल्टर मेथड्स में सबसे पहले हमने देखा था कोरिलेशन। ओके, तो कोरिलेशन के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मॉडल को फिट किया है कंप्लीट डेटा पे, यहाँ टारगेट और एक्सपेक्टेड CTC को छोड़ के, क्योंकि टारगेट क्या है, टारगेट हमारा कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल है तो उसको हमने रिमूव किया है। एंड एक्सपेक्टेड CTC को एज अ टारगेट लिया है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे रिग्रेशन एल्गोरिदम फिट कर रहे हैं। ओके, कोरिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा टारगेट वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू। सो ओके, तो यहाँ पे हमने फीचर्स बना लिया है। देन हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके टेस्ट साइज रखी है 20%, तो हमें ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा मिल गया। नेक्स्ट हमने लीनियर रिग्रेशन फिट किया है कंप्लीट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। ओके, एंड देन प्रिडिक्ट किया है और उसकी एक्यूरेसी आ गई, कितनी आई है 79%। ओके, 79.2%। तो अभी हमने क्या किया कि कंप्लीट डेटा पे हमने ट्रेन किया तो हमें 79% एक्यूरेसी मिल रही है। सो लेट्स सी कि अगर हम फीचर सेलेक्ट करते हैं तो क्या एक्यूरेसी में चेंज आता है कि नहीं, क्या कुछ ही फीचर से हमें इतनी एक्यूरेसी मिल सकती है। तो वाई वी आर ट्रेनिंग ऑन 19 फीचर्स, करेक्ट। हमने यहाँ पे क्या किया है कि पहले तो कोरिलेशन निकाला है। ओके, सो फॉर आई इन DF डॉट कॉलम्स, हर एक कॉलम पे हम आइट्रेट करेंगे। देन इंडेक्स एंड वैल्यू ऑफ DF कोरिलेशन ऑफ आई, एंड इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है डिक्ट में। ओके, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये आपको मिल जाएगा इसका रिस्पॉन्स। लेट्स सी कि इसमें क्या हमें मिल रहा है लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे आप देखो जो लास्ट कॉलम रहेगा आई, किस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है मैं आपको शो कर दे रही हूँ। टारगेट कॉलम का हर एक कॉलम से कितना कोरिलेशन है ये वो बता रहा है। तो ये इंडेक्स हो जा रहा है यहाँ पे, जो इंडेक्स है ये इंडेक्स एंड देन वैल्यू। तो और ये कंप्लीट लिस्ट है, करेक्ट, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया है तो उसी से ये आइट्रेट कर रहा है फॉर एवरी कॉलम, उस कॉलम का हर एक कॉलम के साथ कोरिलेशन कितना है। तो ये हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लीनियर रिग्रेशन क्या एज्यूम करता है, अगर हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फिट करते हैं तो वो एज्यूम करता है कि किसी भी दो फीचर के बीच में ज़्यादा कोरिलेशन ना हो, लाइक दे आर नॉट मल्टी कोलिनियर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू 0.53 रखी है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रखी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव में भी कोरिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव में भी कोरिलेशन हो सकता है। ओके, अगर नेगेटिव -5 से ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे ली है। ओके, तो मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी है, अगर 53% से ज़्यादा कोरिलेशन होता है तो हम उसको रिटर्न करेंगे। ओके, कि वो किस कॉलम के साथ इतना कोरिलेशन है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि सर्टिफिकेशन काउंट और प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, इन दोनों का कोरिलेशन है विथ कोफिशिएंट -0.54। ओके, प्रीवियस एम्प्लॉयर और जॉब चेंजेस काउंट का भी हायर कोरिलेशन है -0.61। अगेन एक्सपेक्टेड CTC, क्लाइंट इंटरेक्शन स्कोर 0.57, जॉब चेंजेस का और प्रीवियस एम्प्लॉय, ये अगेन ये रिपीट हो रहा है। ओके, ये स्टार्टिंग के जो 3 है यही हमारे मेन है। अब इन ये तो हमारा आ गया कि किन के बीच में
कोरिलेशन 0.53 से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि हर एक कॉलम का जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उससे कितना कोरिलेशन है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, df.core, और हमने जो हमारा टारगेट वेरिएबल था उसको निकाल लिया उसमें से। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जो हर एक कॉलम का टारगेट कॉलम से कोरिलेशन बताती है। इसको हमने सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। पता चलेगा कि कौन कौन से जो हमें वेरिएबल है उसको रिमूव करना है। तो अगर हम देखें सर्टिफिकेशन काउंट और प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, इन दोनों का कहाँ पे आ रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड यहाँ पे आ रहा है और सर्टिफिकेशन काउंट यहाँ आ रहा है। दैट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है ये ज़्यादा कोरिलेटेड है टारगेट वेरिएबल से, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला है सर्टिफिकेशन काउंट ये कम कोरिलेटेड है तो इसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो इसी तरीके से कोरिलेशन में हम रिमूव करते हैं। पहले तो हम निकालते हैं कि कौन से दो फीचर आपस में कोरिलेटेड है। अब उन दोनों में से कौन सा कम कोरिलेटेड है टारगेट वेरिएबल से उसको हम रिमूव कर देंगे सिंपली। प्रीवियस एम्प्लॉयर, जॉब चेंजेस काउंट, इसमें भी हमने यहाँ पे देखा प्रीवियस एम्प्लॉयर्स कहाँ पे आ रहा है, प्रीवियस एम्प्लॉयर ये रहा प्रीवियस एम्प्लॉयर, और जॉब चेंजेस काउंट यहाँ पर है तो इसका 0.01 है और जॉब चेंजेस काउंट का 0.02 है। तो हम क्या किसको रिमूव करेंगे, कम किसका है, प्रीवियस एम्प्लॉयर का। ओके, तो एंड देन एक्सपेक्टेड सीटीसी, तो इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया, टारगेट और एक्सपेक्टेड सीटीसी। अगेन हमने रिमूव करने के बाद वापस से फीचर और टारगेट बनाया, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, मॉडल ट्रेन किया है और रन किया है मॉडल। तो अब देखो एक्यूरेसी हमें अगेन 79.2 ही % मिल रही है, जबकि हमने दो फीचर्स को रिमूव भी कर दिया। दैट मीन्स उन दोनों फीचर्स का कोई भी रिलेशन नहीं था टारगेट वेरिएबल में, वो इररेलेवेंट फीचर थे हमारे डेटा में। तो हमने क्या किया है कि फीचर को सेलेक्ट किया है जो मेन फीचर्स थे, मेन फीचर के बेसिस पे भी हमें सेम प्रेडिक्शन मिल रही है और हमने जो इररेलेवेंट फीचर थे उसको रिमूव करने के बाद भी सेम फीचर मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं काई स्क्वायर पे। अभी काई स्क्वायर के लिए हमने एक अलग डेटा सेट लिया है टाइटैनिक का। ओके, टाइटैनिक का आपने डेटा सेट का नाम भी सुना होगा। इसमें हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल काफ़ी सारे मिल जाते हैं, इसलिए मैंने काई स्क्वायर के लिए इसको लिया है एज एन एग्जाम्पल। तो हमने पहले तो कैटेगोरिकल डीएफ बनाया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स न्यूमेरिक में नहीं है उसके लिए हमने लेबल इनकोडर को कॉल किया है, उसको इनिशलाइज किया एंड देन फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो इसके बाद हमें जो डेटा मिलेगा कैट डीएफ, वो हम चेक कर लेते हैं, कैट डीएफ। नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ हमारे पास जितना भी वेरिएबल है वो सब न्यूमेरिकल हो चुका है। ओके, अलोन पे हमने किया है, एम्बार्क्ड पे किया है, क्लास पे किया है, सेक्स पे किया है, तो उन सब का हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, सर्वाइव्ड। ओके, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट सेम चीज़ एंड देन हमने यहाँ पे मॉडल ट्रेन किया, एक्यूरेसी इसकी कितनी आई है, 65% आई है। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट के बेस्ट को यूज़ किया है, इसमें हमने स्कोर फंक्शन पास किया है काई2, यहाँ से हमने ये भी इंपोर्ट किया है और के इक्वल्स टू हमने रख दिया है 2। एफ क्लासीफाई हमने अनोवा के लिए किया है तो यहाँ पे जस्ट हमने इंपोर्ट कर लिया है इसको। ओके, सो के हियर इज़ द नंबर ऑफ बेस्ट फीचर्स लाइक द टॉप फीचर्स। ओके, अगर हम 2 दे रहे हैं तो टॉप के 2 फीचर्स कौन कौन से रहेंगे। सो हमने यहाँ पे इसको इनिशलाइज किया है और वेरिएबल में सेव कर दिया है काई2 सेलेक्टर एंड देन इसको फिट किया है ऑन एवरी कैटेगोरिकल डेटा। और वाई क्या था हमारा, जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम था। देन हमने बोला कि शो करो सेलेक्टेड फीचर। सो हमने जिस सीरीज़ बनाया है यहाँ पे प्रिंट करने के लिए उसके स्कोर को और इंडेक्स दे दिया है जो हमारा एक्चुअल कॉलम था ये वाला, ठीक है, उसको लिस्ट हमने पास कर दिया है। तो हमें यहाँ पे मिल गया है कि टॉप 2 फीचर्स क्या हैं, 92। टॉप 2 फीचर्स क्या हैं, सेक्स एंड क्लास। यही 2 फीचर्स टॉप के हैं। इसके बाद का जो अगर आप स्कोर देखो तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। 54 के बाद तुरंत 14, 10, 9 एंड 2। तो अब हम जो सेलेक्ट के बेस्ट है इसको फिट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जो हमें फीचर मिलेगा उस पर हम पास कर देंगे इसको। ओके, तो सेलेक्ट के बेस्ट हमारे यहाँ से मिल जा रहा है। सो लेट्स पास दिस। नाउ यू कैन सी कि सिर्फ 2 ही फीचर से सेक्स और क्लास हमें 78% मिल गया। लॉजिस्टिकेशन जब मैं ट्राई कर रही थी तब मैंने लिख रखा था, यहाँ पे हमने सपोर्ट वेक्टर से चेंज कर दिया इसको। सो लेट्स से कि ये सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर रैंडम स्टेट 2। यू कैन सी कि हमें 76% एक्यूरेसी मिल रही है। एंड पहले जब हम सारे डेटा पे ट्रेन कर रहे थे, सारे फीचर्स पे ट्रेन कर रहे थे, तब हमें 65% एक्यूरेसी मिल रही थी। तो ही हमने यहाँ पे फीचर लिया। अगर मैं आपको शो करूँ कि इसमें कितने फीचर हैं, सो यू कैन सी कि सिर्फ 2 ही फीचर हैं और उसके बेसिस पे ही हमें 76.5% एक्यूरेसी मिल रही है। अनोवा के केस में भी सेलेक्ट के बेस्ट हम यूज़ करेंगे, बस स्कोर फंक्शन चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, काई2 था, अभी क्या है f_क्लासीफाई। एफ क्यों, क्योंकि एफ स्टैटिस्टिक्स होता है अनोवा टेस्ट। ओके, एफ टेस्ट भी हम उसको कहते हैं।
तो अगेन हमने यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म किया है और हमने सेलेक्ट किया है टॉप के 2 फीचर्स को, और इसको भी ट्रेन करने के बाद हमें सेम ही एक्यूरेसी मिल रही है 76.5%, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गिविंग द सेम टॉप 2 फीचर दैट इज सेक्स एंड क्लास। नेक्स्ट आ जाते हैं रैपर मेथड पे। रैपर मेथड में हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्पोर्ट किया है। फीचर सेलेक्शन से हमने रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन इस मॉडल को इम्पोर्ट किया है, जिसमें हम यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल मॉडल है उसको पास करेंगे, एंड नंबर ऑफ फीचर्स टू सेलेक्ट, कितने फीचर सेलेक्ट करने हैं वो, तो हमने यहाँ पे इसको 2 पास कर दिया। फिट करेंगे तो हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा टॉप के फीचर्स कौन कौन से हैं, सेक्स एंड क्लास। देखिए अभी डेटा तो सेम ही है, तो सारे जो एल्गोरिदम है वो सेम ही फीचर बताएंगे कि कौन से टॉप के हैं, राइट। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिट करने के बाद यहाँ पे हमें 78.2% मिल गया। अगर हमने एसवीसी किया होता तो सेम हमें 76.5% मिलता। नाउ कम्स द एम्बेडेड मेथड। एम्बेडेड मेथड में हम कोई भी फीचर सेलेक्ट करके उसको नहीं भेजेंगे, वो मॉडल के अंदर ही पता चल जाएगा उसको कि कौन सा फीचर बेस्ट है उसके लिए। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पे मॉडल को इनिशियलाइज किया है, देन फिट किया है फीचर और टारगेट पे, ओके। सो यहाँ पे हमें जो फिटेड मॉडल था उससे फीचर इंपॉर्टेंस मिल जाएगा और हम जस्ट उसका इंडेक्स का नाम रख देंगे, ओके। तो ये हमें फीचर इंपॉर्टेंस मिल गया। इसमें भी ये बता रहा है कि फेयर का सबसे टॉप फीचर इंपॉर्टेंस है, देन सेक्स है, देन क्लास है, ओके। और जब हम इसको ट्रेन करते हैं तो हमें 81% एक्यूरेसी मिल रही है। इसका एसवीसी लिखा हुआ है, ये रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ओके। सो इट्स एक्यूरेसी इज़ 81%। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा टेबल बना दिया है जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, जस्ट क्विक ग्लैंस। कोरिलेशन फिल्टर मेथड है, काई स्क्वायर फिल्टर मेथड है, अनोवा फिल्टर मेथड है, एंड दीज आर रैपर एंड एम्बेडेड। कब यूज़ करना है, जब आपको मल्टीकोलिनियरिटी रिमूव करनी हो, ओके, या फिर आपको क्विक एक्सेस चाहिए रिलेशनशिप का कि क्या क्या रिलेशनशिप है हर एक फीचर के बीच में। काई स्क्वायर कब यूज़ करते हैं, जब हमारा टारगेट कैटेगोरिकल हो और फीचर्स नॉन नेगेटिव हो और कैटेगोरिकल हो। अनोवा टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा टारगेट कैटेगोरिकल हो बट फीचर्स कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, राइट। आरएफई फीचर एलिमिनेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए बट आपको लाइक स्लोअर ट्रेनिंग आप माइंड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आपको। ट्री बेस्ड जो रैंडम फॉरेस्ट है या फिर एक्जी बूस्ट है, जब आपको फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए उस केस में हम रैंडम फॉरेस्ट एज अ फीचर सेलेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ फॉर द फीचर सेलेक्शन। लेट्स सी द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर का पहले मतलब क्या होता है, पहले हम वो जानते हैं, ओके। सो हाइपर पैरामीटर, जैसे कि हमने इतने सारे डिफरेंट मॉडल्स देखे हैं, उसमें हमने बात की थी कुछ पैरामीटर्स की, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमने कर्नल की बात की थी, रैंडम फॉरेस्ट में हमने मैक्स डेप्थ की बात की थी, मिनिमम सैम्पल्स की बात की थी, के नियरेस्ट नेबर में हमने नंबर ऑफ नेबर्स की बात की थी। तो ये सब जो पैरामीटर हैं ये मॉडल्स के हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। तो दीज आर द सेटिंग्स ऑफ अ मॉडल that is chosen before training। तो मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे फिट करने से पहले जो सेट ऑफ पैरामीटर्स हम चूज करते हैं वो होते हैं हाइपर पैरामीटर। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब क्या हो गया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इज द process of finding the best set of these hyperparameters। तो जो बेस्ट सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर होता है किसी भी मॉडल के लिए, ओके, जो कि मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, दैट इज द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। टू ऑप्टिमाइज models performance, okay।
तो जैसा हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन को जब फिट किया था अपने डेटा पे, तो हमने कर्नल सेलेक्ट किया था लीनियर, तो हमें कितना ज़्यादा कम एक्यूरेसी आ रही थी, और जैसे ही हमने कर्नल को आरबीएफ किया तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई। तो यही सेट ऑफ फीचर्स को किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जिससे हमारा जो मॉडल का एक्यूरेसी रहेगा वो हमें सबसे ज़्यादा मिले। तो ये आप या तो रैंडमली कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से, या फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का एक एल्गोरिदम होता है ग्रिड सर्च सीवी, उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, सब हम आगे वीडियो में देखते हैं। नाउ लेट्स सी कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्रॉस वैलिडेशन कैसे वर्क करता है। क्रॉस वैलिडेशन, जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं वहाँ पे हमें क्रॉस वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या हुआ, सपोज 4 आपके पैरामीटर्स है जिसको आपको टेस्ट करना है। 4 पैरामीटर्स के आपने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है जिसकी कॉम्बिनेशन को आपको टेस्ट करना है। ओके, अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से आपने क्या किया, ट्रेनिंग डेटा में कन्वर्ट कर दिया और टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट कर दिया जो आपका एक्चुअल डेटा था। अब सेम ही ट्रेनिंग डेटा पे बार बार वो मॉडल लाइक डिफरेंट पैरामीटर के साथ फिट हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, फिट हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। इससे क्या होता है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि किसी सेट ऑफ फीचर के लिए आपको लगता है कि हाँ आपका मॉडल परफॉर्मेंस आपको सही देता है, बट जब आप रियल टाइम में उसको टेस्ट करते हो तो आपके मॉडल की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। दैट इज़ वेयर क्रॉस वैलिडेशन कम्स। मॉडल की परफॉर्मेंस जो कि अनसीन डेटा पे होने वाली थी उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इनेबल करके देता है ताकि आपको बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स मिल सके। दैट इज़ वाई कि क्रॉस वैलिडेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो जब भी आप ट्यून करना चाहते हो किसी भी मॉडल को, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होता है उसको डिफरेंट के फोल्ड्स में, एंड देन आपको उसको ग्रिड सर्च सीवी में पास करना होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वैलिडेशन सेट क्या होता है। वैलिडेशन सेट, इट्स द सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। ये ट्रेनिंग डेटा का ही सबसेट होता है। सपोज आपका ये एक्चुअल डेटा है, ओके, ये आपका एक्चुअल डेटा है, इसको हमने पहले स्प्लिट किया ट्रेनिंग डेटा में। ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की हेल्प से हमने इसको ट्रेनिंग डेटा में कन्वर्ट किया एंड इसको हमने टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट किया। ओके, दोनों में ही हमने स्प्लिट कर दिया तो हमें 2 सेट ऑफ फीचर मिल गए, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। सपोज ये 20% डेटा है, आपका 20% डेटा है और ये आपका 80% ऑफ द एक्चुअल डेटा है, एंड दिस इज द 100% डेटा। ओके, अभी ट्रेनिंग डेटा में से आपने ट्रेनिंग सेट निकाला, अगेन इट्स द ट्रेनिंग डेटा ओनली। ओके, ट्रेनिंग डेटा एंड वैलिडेशन डेटा और वैलिडेशन सेट, वैलिडेशन सेट। तो इस 80% में से यहाँ पे आपका आ गया 20% और यहाँ पे आ गया आपका 60%। अब 60% ऑफ द एक्चुअल डेटा यूज़ हो रहा है मॉडल ट्रेनिंग के लिए, और जो ट्रेनिंग में से ही 20% रखा गया है वो इवेल्युएशन के लिए यूज़ होगा, मॉडल की परफॉर्मेंस। तो यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है, ये जो ट्रेनिंग डेटा है, ओके, ये ट्रेनिंग डेटा आपका मॉडल ट्यूनिंग में जाता है। ओके, जो हम मॉडल ट्यूनिंग कर रहे हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हैं, उसमें जाता है, और जो मॉडल ट्यून हुआ है फिर वो टेस्ट होता है वैलिडेशन सेट पे, उसके अकॉर्डिंग जो भी परफॉर्मेंस निकलता है, ओके, जो भी एक्यूरेसी निकलती है, देन फिर से वो वापस से ट्रेनिंग डेटा पे, डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा पे वो अगेन ट्रेन होता है और डिफरेंट सेट ऑफ वैलिडेशन पे वो फिर से टेस्ट होता है। डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन पे टेस्ट होता है और हमें एक्चुअल बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स मिलते हैं। क्रॉस वैलिडेशन में मेथड आपका आ जाता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। जो मैं डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग सेट कह रही हूँ एंड वैलिडेशन सेट कह रही हूँ, उसका क्या मतलब हुआ कि इट डिवाइड्स डेटा इनटू के इक्वल साइज्ड फोल्ड्स। ओके, इस मेथड को अप्लाई करके हम क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करते हैं और हमारा जो एक्चुअल डेटा है उसको वो के इक्वल साइज्ड फोल्ड्स में पहले तो ये डिवाइड करता है, इक्वल्स टू 4 रखा है। ओके, तो हम डेटा सेलेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, सपोज़ ये आपका कुछ डेटा है। ओके, तो के इक्वल्स टू 4 क्या करेगा, ये इक्वल साइज़ के फोल्ड्स में इसको डिवाइड कर देगा। ओके, सो ये इक्वल साइज़ के इसको फोल्ड्स में डिवाइड कर देगा। तो सपोज़ ये आपका डेटा बन गया फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट। अब वर्किंग कैसे होती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर, वो हम देख लेते हैं। ओके,
सो वर्किंग की हम बात करते हैं, वर्किंग ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो सबसे पहले क्या करता है, फॉर ईच ट्रायल मॉडल। अभी मैंने यहाँ पे ट्रायल मॉडल क्यों कहा, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं मॉडल्स को। ओके, सेम मॉडल है, डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर हैं और डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग सबसेट पे भी हम उसको ट्रेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ट्रायल मॉडल लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स डालते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स। इसी के बेसिस पे तो हमें बेस्ट मॉडल मिलता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्रायल मॉडल। हर एक ट्रायल मॉडल के लिए एंड फॉर ईच फोल्ड, ओके, फॉर ईच फोल्ड ट्रेन ऑन k-1 फोल्ड। अभी इसका क्या मतलब हुआ, सपोज एक फोल्ड हमने सेलेक्ट किया है 1, अभी 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, बचे कितने, ये 3 बचे हैं, 2 3 4। तो क्या होगा, 2 3 4 पे ये लर्न करेगा। मॉडल ने पहले सेलेक्ट किया, इट सेलेक्टेड k=1, देन इट विल ट्रेन ऑन 2 3 4 एंड टेस्ट ऑन k=1। तो ये जो टेस्ट हो रहा है ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एक तरीके से वैलिडेशन सेट हो जाएगा, वैलिडेशन सेट। और जो भी इसकी मॉडल की एक्यूरेसी आएगी, मॉडल की स्कोर आएगी, ये इसको स्टोर कर लेगा। ओके, इट विल स्टोर द मॉडल स्कोर। ये तो फर्स्ट आइट्रेशन हो गया। ओके, फर्स्ट आइट्रेशन हो गया। सपोज सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, सेकेंड आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन में इसने सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड k=2, देन ट्रेन किस पे होगा, जो रिमेनिंग है 1 3 एंड 4, और टेस्ट किस पे होगा, जो हमने सेलेक्ट किया था, k=2 पे सेलेक्ट होगा, वैलिडेशन सेट है। और अगेन कुछ मॉडल का स्कोर आएगा, सपोज ये मॉडल का स्कोर 1 आ रहा है, मॉडल का स्कोर 2 आ रहा है। ओके, मॉडल का स्कोर 2। तो सपोज ये चीज़ इसने 4 बार कर ली, तो 4 स्कोर मिल गए इसको। ओके, 1 2 3 4 करके इसको मॉडल के स्कोर मिल गए। सपोज पहले वाले वैलिडेशन से इसको 0.7 रिजल्ट मिला, सेकंड वाले से इसको 0.8 मिला, थर्ड वाले से इसको 0.72 मिला एंड फोर्थ वाले से इसको 0.9 मिल गया। अब इसके बेसिस पे ये एक एग्रीगेटेड स्कोर निकालेगा। ओके, एग्रीगेटेड, इसका मीन हो सकता है। ओके, इसका एग्रीगेटेड स्कोर निकालेगा और उसके बेसिस पे ये इसका एग्रीगेटेड स्कोर निकल गया। अब ये जितने भी स्टेप्स इसने किए हैं ये करेगा ये सेकेंड ट्रायल मॉडल के लिए, जो सेकेंड सेट ऑफ फीचर्स रहेंगे, सॉरी पैरामीटर्स रहेंगे, सेकेंड ट्रायल मॉडल सेम करेगा। फिर अगेन उसको कुछ एग्रीगेटेड स्कोर मिलेगा हर एक क्रॉस वैलिडेशन से, के एग्रीगेटेड स्कोर। सो लास्टली जब सारे क्रॉस वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सेट ऑफ फीचर्स में मॉडल जब ट्रेन हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट एग्रीगेटेड स्कोर मिलेगा, डिफरेंट एग्रीगेटेड स्कोर मिलेगा। जिसका बेस्ट आएगा, जिसका सबसे हाई होगा, वो कौन से सेट ऑफ फीचर से बनता है वो हमें रिटर्न कर देगा। सो दैट इज हाउ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड क्रॉस वैलिडेशन वर्क्स टुगेदर। के फोल्ड में ही एक मेथड आ जाता है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, एंड इट इज यूज्ड फॉर imbalanced data set, imbalanced data set, imbalanced around the categories जो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो सपोज आपकी जो कैटेगरी 1 है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप कह रहे हो वैल्यू काउंट कंप्लीट डेटा में उस कैटेगरी के जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं सपोज 20,000 है। ओके, और वहीं कैटेगरी 2 के ओनली 1,000 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईली इम्बैलेंस डेटा है। तो इसके लिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप कह लो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन, this method is used, the stratified k-fold method. Okay, so that is how you can use the cross validation and hyper parameter tuning. अब इसको पाइथन में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स, स्टैंडर्ड स्केलर एंड एक्यूरेसी स्कोर और पांडास को। तो पांडास से हमने सिंपली रीड कर लिया है एम्प्लॉय shortlisting.csv, जिस पे हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को फिट भी किया था। ओके, सो यहाँ पे हमने फीचर्स एंड टारगेट ले लिए हैं। फीचर्स क्या था हमारा, इंटरव्यू स्कोर एंड स्किल्स मैचिंग, इन दोनों के बेसिस पे क्या वो शॉर्टलिस्ट होगा या फिर नहीं। तो ये हो गया हमारा फीचर एंड टारगेट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, स्टैंडर्ड स्केलर से हमने उसको स्केल किया है, ट्रेन और टेस्ट स्केल बना दिया हमने एक अलग से वेरिएबल, और इस पे मॉडल को ट्रेन किया, हमें मिल गई एक्यूरेसी 92%। और ये क्या है, ये है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, सिर्फ हमने रैंडम स्टेट को सेट किया है 42। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स पास होंगे वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पास होंगे। ओके, सो ये सारे इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। नाउ हमने क्या किया कि हमने
अब हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लगाना है कि क्या डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स को पास करने से क्या इसकी एक्यूरेसी चेंज हो सकती है या फिर नहीं। सो हमने एस्केलर मॉडल सेलेक्शन से इंपोर्ट किया है ग्रिड सर्च CV। ओके, दिस इज द एल्गोरिदम दैट इज यूज्ड फॉर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। मॉडल हमारा सिंपल जो हमारा बेसिक मॉडल था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ उसको लिया है मॉडल। पैरामीटर ग्रिड बना है। पैरामीटर ग्रिड कैसे बनता है कि एक डिक्शनरी बना दिया हमने। डिक्शनरी में जो की रहेगा वो रहेगा पैरामीटर का नेम, और जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो आपको पास करना है, जो आपको टेस्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए लगा दिया कि मैक्स डेप्थ 2, 3, 4, 5 और 10 इन सब पे एक्सपेरिमेंट हो, प्लस मिनिमम सैंपल स्प्लिट भी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रखी है 2, 4, 6, 10, 20। अभी ग्रिड सर्च CV क्या करेगा, पहले मैक्स डेप्थ 2 लेगा एंड मिनिमम सैंपल 2, इन दोनों पे देखेगा कि इनका एक्यूरेसी क्या आ रहा है, फिर 2 को लेगा 4 से, फिर 2, 6 एंड देन 2 मैक्स डेप्थ एंड मिनिमम सैंपल स्प्लिट 10। इस तरीके से ये ग्रिड सर्च करके क्रॉस वैलिडेशन करके हमें एक ट्यून पैरामीटर देगा। ओके, सो यहाँ पे हमने CV पास किया है 3, तो हमने यहाँ पे CV पास किया है 3, क्रॉस वैलिडेशन हमने K फोल्ड, जो K फोल्ड है हमारा वो 3 रखा है। एस्टिमेटर हमारा जो मॉडल है डिफ़ॉल्ट मॉडल वो चला जाएगा। पैरामीटर ग्रिड हमने यहाँ पे सेट कर रखा ऑलरेडी। ओके, नंबर ऑफ जॉब्स -1 एंड वर्बोस इक्वल्स टू 1। इसके बाद हमने फिट किया है ट्रेनिंग डेटा पे और बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट स्कोर निकाल के लेके आए हैं। तो बेस्ट पैरामीटर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्स डेप्थ 3 एंड मिनिमम सैंपल स्प्लिट 20। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल रही है जो कि है 93.9%। तो इसी पे हमने मॉडल को फिट किया अगेन। ओके, तो बेस्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट से हमने टेस्ट डेटा को प्रिडिक्ट किया है और हमें 94% एक्यूरेसी मिल रही है। तो पहले क्या थी, 92% एक्यूरेसी मिल रही थी, अब हमारी 2% एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई है just by tuning the parameter. So that is how you can tune different set of parameters using grid search CV.